लोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 401 विशाल गड्ढे की तलहटी। ये क्या हो रहा है? तीनों निगरानी चौकी से बाहर भागे और अगले ही पल पूरा विशाल गड्ढा कांप उठा। एक शक्तिशाली ड्रैगन की शक्ति, तेज धाराओं, ज्वालाओं, बिजली, वनस्पति ऊर्जा की अवशिष्ट शक्ति, बहती चट्टानों और यांत्रिक विस्फोटों के मिश्रण से गुफा में मौजूद ऊर्जा क्रिस्टल पूरी तरह चूर चूर हो गए। नीचे मंडरा रहा हल्का कोहरा भी उसी क्षण पूरी तरह से छट गया। तीनों की नजर में दो बुरी तरह घायल आकृतियां दिखाई दी, एक लाल और एक नीली, जो 8 अन्य जीवों से घिरी हुई थीं, और उनमें से प्रत्येक में कम से कम एक चैंपियन की आभा थी। केंद्र में मौजूद 4 तो चैंपियनों से भी अधिक शक्तिशाली थे। ये कौन है? पंख वाला राजा और लॉसर, और उनमें से प्रत्येक के दो दो। मूशियाओं की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये वही 3 पौराणिक पोकेमोन है जो उस पंख वाले राजा का पीछा कर रहे हैं? लेकिन ये अलग दिख रहे हैं, और लोहे के सर्प के पीछे क्या वो तलवारबाज है? पियोनी को पौराणिक पोकेमोन के बारे में अच्छी जानकारी थी। उसने तुरंत ही बाहरी घेरे पर मौजूद 6 पोकेमोन की असाधारण प्रकृति को पहचान लिया। नहीं, ये शायद प्राचीन सुइक्यून, एंटेई और रायकू हैं, और भविष्य के कोबालियन, टेराकियोन और विरिजियन। यानशियाओ ने भौहें चढ़ाईं और उसकी नज़र में मौजूद 10 पोकेमोन की स्थिति स्पष्ट हो गई। केंद्र में फंसे 2 मिलाडन लव 85 मध्यम स्तर का पौराणिक, गंभीर रूप से घायल प्रकार, लड़ाकू जो ड्रैगन। मिलाडन लव 85 मध्यम स्तर का पौराणिक, गंभीर रूप से घायल प्रकार, विद्युत जो ड्रैगन। विवरण: प्राचीन और भविष्य से वर्तमान में स्थानांतरित किए गए पहले विरोधाभासी पोकेमोन, जिन्हें प्रोफेसर ओली और फोटुइट के नाम से जाना जाता है, प्राचीन संख्या 1 और भविष्य संख्या 1 हैं। ये अरबों साल पहले के मोटोलिजार्ड के रूप हैं। किंवदंती है कि गुलेटन ने एक बार अपनी मूर्ति से पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया था, जबकि मिलिटन ने बिजली से इसे 2 भागों में काट दिया था। उनका सामना करने वाले 2: गुलेटन लव 84 मध्यम स्तर का द्वितीय देवता, मिलिटन लव 84 मध्यम स्तर का द्वितीय देवता। विवरण: आधुनिक युग में स्थानांतरित हुए विरोधाभासी दिव्य प्राणियों का दूसरा समूह, जिन्हें प्राचीन संख्या 2 और भविष्य की संख्या 2 के नाम से जाना जाता है। हालांकि उन 2 संख्या 1 के विपरीत, जो लंबे समय से 2 चिकित्सकों के साथ रह रहे थे, ये 2 संख्या 2 अत्यंत हिंसक और क्रिस्टल ऊर्जा के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए ग्रस्त थे। इसलिए उन्होंने 2 संख्या 1 को निष्कासित करने के लिए अन्य विरोधाभासी प्रजातियों के साथ गठबंधन किया। वेव रिपल लेवल 77 चैंपियन एडवांस प्रकार, जल ड्रैगन। स्काईफायर लेवल 77 चैंपियन एडवांस प्रकार, अग्नि ड्रैगन। थंडर ड्रम लेवल 77 चैंपियन एडवांस प्रकार, विद्युत ड्रैगन। आयरन लीफ लेवल 77 चैंपियन एडवांस प्रकार, घास साइचिक। आयरन रॉक लेवल 77 चैंपियन एडवांस प्रकार, चट्टान साइचिक। आयरन शेल लेवल 77 चैंपियन एडवांस प्रकार, इस्पात साइचिक। विवरण: प्राचीन और भविष्य के समय की एक पौराणिक पोकेमोन प्रजाति। इनकी अपार शक्ति इन्हें जोन 0 के तल में मौजूद प्रचुर ऊर्जा पर आसानी से प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम बनाती है। 2 नंबर 2 पोकेमोन के आह्वान के कारण इन्होंने 2 नंबर 1 पोकेमोन को बाहर करने के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। बाहरी घेरे पर मौजूद 8 पोकेमोन ने एक साथ अपनी ऊर्जा एकत्रित की, जबकि केंद्र में मौजूद 2 नंबर 1 पोकेमोन, जो बुरी तरह घायल थे, हमले की प्रतीक्षा में एक साथ दुबके रहे। बस अत्यधिक ऊर्जा के कारण हवा में तैरते क्रिस्टल तेजी से एक दूसरे के करीब आ गए और ऊर्जा के शक्तिशाली उतार चढ़ाव से रोंदे खड़े हो गए। नहीं, हमें उन्हें बचाना होगा। यानशियाओ ने तेजी से इशारा किया और रेंगता हुआ रोबोट चट्टान की दीवार से नीचे उतर गया। तीनों के हिलने से पहले ही सफेद लैब कोट पहने 2 आकृतियां चट्टान की दीवार के पीछे से निकलीं। नंबर 2, रुको, तुमने ओलिन और फोटू को मार डाला है, क्या तुम आगे भी मारना चाहते हो? लेकिन उनकी प्रतिक्रिया एक जोरदार दहाड़ थी। आओ। दोनों नंबर 2 के आदेश पर 6 सेवकों ने अपने हथियार घुमाए और अपने मुंह से ऊर्जा के विस्फोट करते हुए सीधे उन दोनों पर निशाना साधा। बूम बूम बूम। ठीक उसी नाजुक क्षण में दोनों आदमियों की कमर पर बंदी पोके बॉल खुल गईं, जिनमें से 6 प्राचीन और 6 भविष्य के पोकेमोन निकले, जो मिलकर एक सुरक्षात्मक घेरा बना रहे थे। बूम, एक तेज रोशनी फैली और सभी बाधाओं को हटा दिया। यानशियाओ उस रोशनी में अंततः उन दोनों आकृतियों को स्पष्ट रूप से देख सका। वे कोई और नहीं बल्कि लापता प्रोफेसर ओलिन और फोटू थे। दोनों व्यक्तियों के विवरण उसके पिछले गेमिंग अनुभवों और अभी अभी देखे गए नोट्स के आधार पर ऐसा लग रहा था कि उसके सामने मौजूद ये दोनों शायद ओलिन और फोटू द्वारा बनाए गए एआई रोबोट थे। चलो जल्दी करें, यानशियाओ चिल्लाए और रोबोट से कूदकर पिटजियोर की पीठ पर सवार होकर युद्ध के मैदान की ओर चल पड़ी। पियोनी और मूशियाओ ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से अपने रोबोटों को गति देते हुए उसके पीछे चल दिए। डिंग, वर्तमान वातावरण की ऊर्जा घनत्व बहुत अधिक है। ब्लिंक कौशल की सीमा 5 मीटर तक संकुचित हो गई है। धिक्कार है। यानशियाओ ने ब्लिंक कौशल पत्थर को चिंता से पकड़ लिया, क्योंकि जब 6 सेवक 2 डॉक्टर एआई को रोके हुए थे, तब तक 2 नंबर 2 रोबोट अपना चार्ज पूरा कर चुके थे और उनके अंतिम हमले किसी भी क्षण होने के लिए तैयार थे। पलक झपकते ही नंबर 2 गुलेटन अचानक अपने पंख फैलाकर एक विशाल पक्षी की तरह ऊपर की ओर फड़फड़ाया, फिर तेजी से घूमते हुए आग के पहिए में सिमटकर नीचे गिर पड़ा। तारांकन फुल थ्रैश। तारांकन मिल्टन का सिग्नेचर मूव, फाइटिंग टाइप का फिजिकल अटैक जिसकी पावर 100 है। टाइप एडवांटेज होने पर इसकी पावर बढ़ जाती है। इसके सामने मिल्टन नंबर 2 बिजली से नहाया हुआ तेजी से घूमते हुए बिजली के विशाल पहिए में सिमट गया और बिजली की गति से आगे बढ़ा। तारांकन लाइटनिंग रश। तारांकन मिल्टन का सिग्नेचर मूव, इलेक्ट्रिक टाइप का स्पेशल अटैक जिसकी पावर 100 है। टाइप एडवांटेज होने पर इसकी पावर बढ़ जाती है। तारांकन बूम, चटकने की आवाज। तारांकन एक भयानक विस्फोट ऊपर उठती नीली सफेद बिजली के साथ प्रोफेसर के दोनों एआई पोकेमोन को हवा में उड़ा ले गया। तेज रोशनी की एक चमक के साथ स्क्रीन खाली हो गई। ईश्वरीय शक्ति के इस संयुक्त हमले ने क्षण भर के लिए सभी को अंधा कर दिया। काफी देर बाद धुआं छटा और यानशियाओ और उसके साथी आखिरकार वहां पहुंचे। हमले का शिकार हुए दोनों मिल्टन नंबर 1 पोकेमोन मृत्यु के कगार पर थे। गर्जना। दोनों नंबर 2 पोकेमोन ने एक साथ आकाश की ओर दहाड़ लगाई, मानो क्षेत्रीय लड़ाई में अपनी जीत का जश्न मना रहे हों। हालांकि उनकी खुशी क्षणिक थी, क्योंकि लाल रोशनी की 2 किरणें उनकी ओर आईं। 2 प्रोफेसर एआई पोके बॉल लिए हुए थे, जो सीधे उनकी ओर निशाना साधे हुए थे। गर्जना। दोनों नंबर 2 पोकेमोन ने अपनी गति का इस्तेमाल करते हुए तुरंत चकमा दिया और वापस बुलाए जाने से बच गए। हालांकि इस कार्रवाई से दोनों नंबर 1 पोकेमोन पर नियंत्रण में एक दरार आ गई, जिससे उन्हें पास की एक गुफा में भागने का मौका मिल गया। गर्जना। 2 युद्धबंदियों को भागते देख मिल्टन और गुल्टन एक साथ दहाड़ते हुए उनकी ओर दौड़े। संयोगवश यानशियाओ भी उसी दिशा से आ रहा था। अरे, जब अन्याय दिखे तो दहाड़ना ही चाहिए। रैगिंग गीग्स, बेवेयर, इन्हें रोको। एक लग्जरी बॉल और एक मास्टर बॉल हवा में उड़ी और एक विशालकाय पोकेमोन और एक बेवेयर एक साथ प्रकाश की चमक के साथ प्रकट हुए।
रैगिंग गीग्स गीटी दोनों पोकेमोन ने आइस पंच और ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करके हमलावर पोकेमोन हैश 2 को रोका। बुरी तरह घायल पोकेमोन हैश एक जल्दी से यान शियाओ के पीछे छिप गए। इसी समय वू शियाओ और पियोनी वहां पहुंचे। यान शियाओ ने दोनों प्रोफेसर आई से नजरें मिलाईं और फिर कहा, तुम दोनों वहां जाकर मदद करो, मैं इसे संभाल लेता हूं। पियोनी और वू शियाओ, ठीक है। दोनों पोकेमोन हैश 2 ने स्वाभाविक रूप से विरोध किया, दहाड़ते हुए और अपनी अपनी शक्ति इकट्ठा करते हुए। तुम्हें लगता है तुम इतने ताकतवर हो, हमला करो। यान शियाओ की आंखें सिकुड़ गईं और रैगिंग गीग्स और भालू का वेश धारण किए प्राणी ने एक और हमला किया। उनके हमलों में आई थोड़ी सी शांति का फायदा उठाते हुए पियोन और वू शियाओ उन्हें चकमा देकर भाग निकले और दोनों आई डॉक्टरों की मदद के लिए पहुंच गए। प्रीवियस अध्याय 401 विशाल गड्ढे की तलहटी। नेक्स्ट सेटिंग्स। टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.8 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 402 पैराडाइज गार्जियन डिवाइस। बैंग बैंग बैंग। भालू और मिल्टन दोनों ही फाइटिंग टाइप पोकेमोन पलक झपकते ही एक दूसरे पर कई वार करने लगे, लेकिन मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। दूसरी ओर रैगिंग गीग्स मिल्टन से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। धीमी शुरुआत का एनिमेशन खत्म होने से पहले ही अपनी जबरदस्त प्रतिरोधक क्षमता के कारण उसने मिल्टन के बिजली के हमलों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। एक ही वार में उसे कुचलकर जकड़ लिया, उसे पास खींच लिया और शक्तिशाली मुक्कों की बौछार कर दी। एक पल के लिए मिल्टन आसानी से हार गया। बूम बूम बूम। दूर से 6 चैंपियन स्तर के पैराडॉक्सिकल पोकेमोन ने शक्तिशाली ऊर्जा छोड़ी, चारों के संयुक्त हमलों का लगातार सामना किया और एक पल के लिए वे वास्तव में 2 आई डॉक्टरों पियोनी और वू शियाओ की संयुक्त शक्ति को भी दबा रहे थे। यान शियाओ ये सब देखकर भौहें चढ़ा बैठी। दूसरे दर्जे के दिग्गज पोकेमोन से जैसी उम्मीद थी, कम स्तर होने के बावजूद उनकी मजबूत नींव और इलाके की अनुकूलता ने उन्हें अपनी प्रचुर क्रिस्टल ऊर्जा से चैंपियन पियोनी को भी हराने में सक्षम बना दिया। तो फिर चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। यान शियाओ ने मन ही मन बुदबुदाया, उसकी मानसिक शक्ति उमड़ रही थी। आकाश में पिटजियोट और ब्रेवेरी, ईवे और मिलोइटा के साथ पास के युद्ध क्षेत्र की ओर दौड़े। यान शियाओ ने फिर एक और पोकेबॉल फेंकी और सिलवाली मैदान पर प्रकट हो गया। यान शियाओ की कलाई से एक क्रिस्टलीय प्रकाश निकला और जवाब में एक गुलाबी डिस्क फेंकी गई। टाइप स्विच फेरी सिलवाली क्रिस्टलाइज ता। एक शुद्ध सफेद क्रिस्टल स्तंभ ने सिलवाली को घेर लिया, फिर एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ चकनाचूर हो गया। उसका शरीर क्रिस्टलों से ढका हुआ था और उसके सिर पर लाल दिल वाला मुकुट प्रकट हुआ। क्रिस्टलाइज फेरी टाइप। इस स्थिति में सिलवाली को 2x फेरी टाइप बोनस मिलेगा। भालू पहने हुए यान शियाओ चिल्लाया। भालू तुरंत समझ गया। गुलाड के मुक्के से बचने के लिए नीचे झुका, फिर छलांग लगाई। उसकी जबरदस्त ताकत उमड़ रही थी, नीली बैंगनी ऊर्जा फूट रही थी और उसने अपना सबसे शक्तिशाली हमला अल्टीमेट इंपैक्ट कर दिया। बूम। जमीन जोर से कांप उठी, जबकि यान शियाओ ने अपने हाथ सामने की ओर बांध लिए थे। सिलवाली सुनहरी बॉन्ड पावर से नहाया हुआ था। जेड मूव क्यूट स्टार फ्लाइंग स्लैम। ताई सिलवाली दहाड़ा अपने चारों ओर एक जादुई जगह बना ली। वह एक धुंधलेपन में बदल गया और एक ट्रेन की तरह गुलाड की छाती से टकरा गया। गुलाड की आंखें फटी रह गईं, फिर वह अपने पीछे की चट्टान की दीवार से जोर से टकराया। बूम। हजारों वर्षों से क्रिस्टलीकृत ऊर्जा के क्षरण से लोहे की तरह सख्त हो चुकी चट्टान की दीवार पल भर में टूट गई और बुलेटिन पूरी तरह से उसमें दब गया। तुरंत सन्नाटा छा गया। एक काम हो गया। यान शियाओ के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसे देखने की भी जरूरत नहीं थी। बुलेटिन इस हमले को सहन नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि उसका पिता भी इसे नहीं झेल पाया। 185 शक्ति वाला क्यूट स्टार फ्लाइंग क्रैश, डबल स्टैब, लाइफ ऑर्ब से 30% बूस्ट, साथ ही 4 गुना सुपर इफेक्टिवनेस। इस हमले की शक्ति 1924 है। ये भला इसे कैसे सहन कर सकता था? बुलेटिन को अनदेखा करते हुए यान शियाओ ने मिल्टन की ओर देखा, जिस पर रैगिंग गीग्स लगातार हमला कर रहा था। जैसे ही वह बेवेयर को उस पर कुछ मुक्के मारने का आदेश देने वाला था, रैगिंग गीग्स ने एक संदेश भेजा। मुझे इसे खुद संभालने दो। यान शियाओ उसके शरीर से लगातार घटती बढ़ती ऊर्जा को महसूस करके दंग रह गया और उसके हृदय में खुशी की लहर दौड़ गई। स्पष्ट रूप से रैगिंग गीग्स इस लड़ाई में अपनी सीमाओं को पार करने का इरादा रखता था। ठीक है, सावधान रहना, मैं अभी वापस आता हूँ। रैगिंग गीग्स ने हल्का सा सिर हिलाया और अपनी मुट्ठियों से मिल्टन को जमीन पर जोर से पटक दिया। फिर मिल्टन के थंडरबोल्ट हमले से वह पीछे हट गया। दोनों ने बड़े उत्साह से एक दूसरे पर प्रहार किए। यान शियाओ ने रैगिंग गीग्स का साथ देने के लिए अम्ब्राउन को छोड़ दिया और बेयर को बेहोश मिल्टन को दूसरे युद्ध क्षेत्र में ले जाने का आदेश दिया। वहां पहुंचने पर उसने वू शियाओ को बाहरी परिधि पर हाथ पीछे करके खड़े देखा। यान शियाओ चौंक गया। तुम्हें क्या हुआ है? तुम मदद क्यों नहीं कर रहे हो? वू शियाओ के होंठ हल्के से हिले। मैं चाहती थी, लेकिन 6 पोकेमोन में से 2 मछली प्रकार के हैं जो लड़ाई के लिए अच्छे नहीं हैं और बाकी 4 भी कोई खास खतरा नहीं है। वे 2 राउंड के बाद घायल हो गए, इसलिए मैं बस किनारे से देखती रही। छी। यान शियाओ हंसे बिना नहीं रह सकी और उनके कंधे पर थपथपाते हुए बोली, कोई बात नहीं, आपने उनका मार्गदर्शन करने में वाकई बहुत मदद की। अब बस अनुभव बढ़ाने का काम करो। फिर उन्होंने पोकेमोन को लड़ाई में शामिल होने के लिए बुलाया। फिलहाल पियोनी की मुख्य सेना 6 पैराडॉक्स पोकेमोन का सीधा सामना कर रही थी। बाकी सब ठीक थे, सिवाय उस एक के जो एंशिएंट एंटेई से लड़ रहा था और उस एक के जो फ्लेरियन से लड़ रहा था। आखिरकार स्टील प्रकार के पोकेमोन फायर प्रकार के पोकेमोन के सामने बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। सौभाग्य से यान शियाओ के 4 पोकेमोन बाहर से समर्थन दे रहे थे, इसलिए वे आमतौर पर बढ़त बनाए हुए थे। हालांकि यान शियाओ को इस बात से परेशानी थी कि दोनों प्रोफेसर आई किनारे खड़े होकर देख रहे थे। इससे पियोन पक्ष पर भारी दबाव पड़ा। अगर यान शियाओ ने पहले से 4 सहायक न भेजे होते तो शायद वे अब तक हार चुके होते। सोचने का समय न होते हुए यान शियाओ ने 4 लग्जरी बॉल फेंकी। लोपुन्नी, इंडीडी, स्लेकिंग और काम्सकान, पिटजियोट, ब्रेवेरी, मिलोइटा और ईवे के साथ मिलकर एक हो गए। आसमान से इंद्रधनुषी रोशनी उतरी। लोपुन्नी, काम्सकान, पिटजियोट, मेगा इवोल्यूशन, ईवे, गिगेंटामैक्स। तीव्र प्रकाश ने मैदान पर चल रहे शक्तिशाली हमलों को भी फीका कर दिया और एक विशालकाय गिगेंटामैक्स ईवे प्रकट हुई। फेक आउट, गिगेंटामैक्स एम्ब्रेस, ब्रेव बर्ड, मैजिक क्रश, साइकिक। ईवी ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराई और अचानक जमीन फट गई। एक तेज रोशनी आसमान की ओर उठी और तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। ब्रेव हॉक, स्लेकिंग और मिलोइटा भी उसी तरह गिरे। बूम बूम बूम। यान शियाओ ने 3 पोके बॉल से उन्हें आसानी से पकड़ लिया। अत्यधिक दबाव में पायोन ने अपना ध्यान बाकी बचे 3 पर केंद्रित किया। यान शियाओ ने यही प्रक्रिया दोहराई और तीनों फ्यूचर टाइप होली स्वॉर्ड्समैन को पकड़ लिया।
संकट टल गया। ये सब करने के बाद यान शियाओ ने दोनों एआई डॉक्टरों की ओर देखा। वे दोनों एक साथ पास आए और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए विनम्रतापूर्वक झुके। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं? आप दोनों डॉक्टर ओरेन और डॉक्टर फोटू होंगे, है ना? हम। पियोनी ने सबसे पहले बोलना शुरू किया और उनके आने का उद्देश्य बताया। चेयरमैन येसी द्वारा भेजे जाने की बात सुनकर दोनों एआई डॉक्टरों का संशय दूर हो गया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, आप बहुत देर से आए हैं। दोनों डॉक्टर दुर्घटना में मर चुके हैं। क्या? तो आप? वू शियाओ चौंक गया, उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। मुझे लगता है कि ये वही नए शोधकर्ता है जिनका जिक्र दोनों डॉक्टरों ने अपने नोट्स में किया था, या यूं कहें कि एआई रोबोट है जिनमें दोनों डॉक्टरों की यादें, क्षमताएं और बुद्धिमत्ता समाहित हैं। यान शियाओ ने कहा, बिल्कुल सही, हम बस ओरेन और फोटू की इच्छा पूरी कर रहे हैं, इस जगह को स्वर्ग में बदलने के लिए। ओरेन एआई ने अपने हाथों में मौजूद 6 प्राचीन जीवों को देखा, उसकी आंखों में स्नेह झलक रहा था। पियोनी और वू शियाओ ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। वैज्ञानिक सचमुच अद्भुत हैं, क्या वे स्वयं के ही संस्करण बना सकते हैं? लेकिन दुर्भाग्य से आप स्पष्ट रूप से असफल रहे, कम से कम अभी के लिए। यान शियाओ ने सीधे सीधे कहा, मुझे लगता है कि आप सभी समझते हैं कि समय मशीन को चालू रखने से यहाँ और भी अराजकता फैल जाएगी। हमने रास्ते में अनगिनत पैराडॉक्स पोकेमोन के उत्पाद देखे हैं। हमें खेद है, ये हमारी गलती है, लेकिन हम इसे बदल नहीं सकते। अभी की लड़ाई इस उम्मीद में थी कि गुलेटन और मिल्टन शांत हो जाएंगे और हमें सभी को पार्क में वापस लाने और एकीकृत प्रबंधन में मदद करेंगे। फुटू एआई ने सिर हिलाया, हमें उम्मीद नहीं थी कि दोनों नंबर 2 इतने मुश्किल होंगे। मेरा एक सवाल है, जब आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते तो समय मशीन को बंद क्यों नहीं कर देते? अगर आप इसे पहले ही बंद कर देते तो कम से कम पैराडॉक्स पोकेमोन की संख्या तो नियंत्रण में रहती, है ना? पियोनी ने हैरानी से पूछा। बेशक हम ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन पार्क में लगे सुरक्षा तंत्र की वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते। जारी रहेगा, कृपया समर्थन करें। प्रीवियस अध्याय 402 पैराडाइज गार्जियन डिवाइस। बुकशेल्फ हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर हिस्ट्री। ट्रांसलेशन एकेडमिक जीनियस रिसोर्सेज, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81। यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल। एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 403 शून्य क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। पैराडाइज प्रोटेक्शन डिवाइस, वू शियाओ ने दोहराया। हाँ, ओरेन एआई ने सिर हिलाया, टाइम मशीन के बंद होने का मतलब है पैराडाइज का गायब हो जाना। इसलिए जब टाइम मशीन बनाई गई थी तो ओरेन और फुटू ने इसमें एक अंतिम समापन प्रक्रिया शामिल की थी। इसका मतलब है हम दोनों को, साथ ही पैराडाइज के 2 संरक्षक ड्रैगनों को भी आमने सामने हराना, फुटू एआई ने आगे कहा। पैराडाइज गार्जियन ड्रैगन, आपका मतलब मिल्टन और गुलेटन से है ना? पियोनी ने पूछा। हाँ, और एक बार अंतिम पैराडाइज प्रोटेक्शन प्रक्रिया सक्रिय हो जाने पर शक्तिशाली ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र के तहत सभी पोकेबॉल बेअसर हो जाएंगे। ओरेन एआई ने सिर हिलाया, इससे भी पैराडाइज प्रोटेक्शन प्रक्रिया स्वतः ही सक्रिय हो जाएगी। धमाका, बातचीत जारी रहने के दौरान दूर चल रही लड़ाई एक धमाके के साथ समाप्त हो गई। रेगिंगीज ने एक हाथ से मिल्टन की गर्दन पकड़ ली और उसे यान शियाओ के सामने उठा लिया। तभी उसके शरीर से नीले प्रकाश की एक लकीर निकली, जिसके साथ एक शक्तिशाली आभा भी उत्पन्न हुई। वूश, हवा का एक झोंका आया, चारों ओर धूल उड़ने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसका आकार और भी बड़ा हो गया हो। यान शियाओ मुस्कुराया, बधाई हो रेगिंगीज। रेगिंगीज ने अपनी भुजाएं उठाईं, उसकी कान फाड़ देने वाली दहाड़ से जमीन पर बुरी तरह घायल पड़े दोनों हैश 2 कांप उठे। रेगिंगीज लेवल 82 स्तर 2 भगवान। शुरुआती विवरण, रेगिंगीज ने युद्ध में अपनी बेड़ियों को तोड़कर भगवान स्तर की स्थिति में वापसी कर ली है। उसकी शक्तिशाली दिव्य शक्ति फिर से जागृत हो गई है, उसके शरीर में भयानक शक्ति समाहित है। यह अपने प्रशिक्षकों द्वारा बनाए गए एनर्जी क्यूब्स को बड़े चाव से खाता है, एक बार में मुट्ठी भर खा जाता है। यान शियाओ ने पैनल की ओर देखते हुए सिर हिलाया। इसके साथ ही उसे आखिरकार डाकरोग के सामने पूरा आत्मविश्वास आ गया। हालांकि उसने पहले जंगल में अपने प्रतिद्वंद्वी को अपनी भारी संख्या से हरा दिया था, लेकिन उसके 2 डकराई पोकेमोन अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। बाकी बचे 2 पोकेमोन शायद पौराणिक स्तर के शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी हों। उसे अभी और मेहनत करनी थी। यान शियाओ ने एक मास्टर बॉल निकाली और रेजिगिगस को वापस बुलाने ही वाला था कि वह रुक गया। लगता है ये संभव है, उसने मन ही मन पूछा। सिस्टम, क्या तुमने मुझे जो मास्टर बॉल दी है वह बाहरी ताकतों द्वारा अवरुद्ध हो जाएगी? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। 2 मास्टर पॉइंट्स, जल्दी जवाब दो। 200, ठीक है 200 ही सही। डिंग, होस्ट ने 200 मास्टर पॉइंट्स खर्च कर दिए। दरअसल तथाकथित ऊर्जा क्षेत्र से जकड़ने वाली पोकेबॉल को चुंबकीय क्षेत्र से बेअसर किया जा सकता है। होस्ट के पास मौजूद कई पोकेमोन पोकेबॉल के बंधन से जबरदस्ती मुक्त हो सकते हैं। अगर आप मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके अंदर से बाहर की ओर काम करें तो इस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। आपको पहले ही बता देना चाहिए था। यान शियाओ तुरंत मुस्कुरा उठा। फिर वह दोनों एआई डॉक्टरों की ओर मुड़ा। सेक्टर 0 में मौजूद विसंगतियां धीरे धीरे बाहरी दुनिया की स्थिरता को प्रभावित कर रही हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप दोनों टाइम मशीन को बंद कर देंगे। दोनों एआई डॉक्टरों के कुछ बोलने से पहले ही यान शियाओ ने आगे कहा, आपने जिस रक्षक यंत्र का जिक्र किया, मैं उसे बनाने की चुनौती स्वीकार करता हूँ। बेशक अगर आप असहमत हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं इसे अपने तरीके से हल कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दोनों एआई डॉक्टरों ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक है। थोड़ी देर बाद यान शियाओ और बाकी 2 डॉक्टर दोनों के पीछे पीछे जीरो जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाहर चले गए। इसे अनुसंधान संस्थान कहना पूरी तरह सही नहीं था। यह एक भविष्यवादी धातु से बनी इमारत थी जो 7 रंगों के क्रिस्टल में समाई हुई थी। एक विशाल शिपिंग कंटेनर जैसी दिखती थी, सिवाय इसके कि दीवारें और दरवाजे ज्यादातर ठोस मिश्र धातु से बने थे, जिससे इसका रूप बेहद भव्य था। संस्थान के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही दोनों एआई डॉक्टर रुक गए और यान शियाओ और बाकी 2 की ओर मुड़कर बोले, आपको इस बारे में अच्छी तरह सोच विचार करना होगा। अगर आपने प्रयोगशाला के द्वार खोल दिए तो अंदर जमा हुए सभी पैराडॉक्स पोकेमोन एक साथ बाहर निकल आएंगे और फिर सब कुछ अपरिवर्तनीय हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वू शियाओ और पियोनी ने एक दूसरे को देखा, फिर यान शियाओ की ओर देखा। वहां मौजूद सबसे शक्तिशाली योद्धा होने के नाते यान शियाओ की राय का बहुत महत्व था। यान शियाओ ने एक पल के लिए सोच में अपना सिर झुकाया, फिर अपने बगल में मौजूद 2 नंबर 1 पोकेमोन की ओर देखा। उन्होंने 2 लेजेंडरी क्यूब्स निकाले और उन्हें देते हुए कहा, क्या आप कृपया ऊपरी स्तरों से मेरे साथियों को बुला सकते हैं? गू मी पावर क्यूब्स का सेवन करने के बाद दोनों पोकेमोन की हालत में थोड़ा सुधार हुआ।
उन्होंने सिर हिलाया, प्रकाश की लकीरों में परिवर्तित हुए और आकाश में उड़ गए। कुछ ही क्षणों में जमीन थोड़ी कांपी और पैराडॉक्स पोकेमोन का एक बड़ा समूह इस तरह से दौड़ता हुआ नीचे आया। कुछ उड़कर नीचे आए, कुछ चट्टानों की दीवारों से नीचे उतरे विभिन्न प्रकार के पोकेमोन थे। उनका नेतृत्व मध्य स्तरों के 8 अधिपति कर रहे थे। महज एक दिन में उन्होंने सेक्टर 0 के सभी पैराडॉक्स पोकेमोन को एकीकृत कर लिया और शांतिपूर्ण से अस्तित्व स्थापित कर लिया। और यान शियाओ के प्रचुर मात्रा में पावर क्यूब्स के समर्थन से ये स्पष्ट था कि वे आपस में बहुत अच्छे से घुल मिल रहे थे। अब आप इसे खोल सकते हैं, यान शियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों एआई डॉक्टर यान शियाओ को लंबे समय तक स्तब्ध होकर देखते रहे। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस स्वर्ग का हमने हमेशा सपना देखा था वह सचमुच आपके हाथों में साकार होगा। इसके साथ ओरिन और फुटू को आखिरकार शांति मिल सकती है। फिर उनकी आंखें गंभीर हो गईं। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बीप बीप, हथेली के निशान की जांच सफल। द्वार खुल रहा है। गड़गड़ाहट, एक जोरदार गर्जना के साथ षटकोणीय द्वार बीच से खुल गया और 6 त्रिभुजों में दीवार के भीतर समा गया। प्राचीन और भविष्यवादी जीव उत्सुकता से उस मार्ग से बाहर निकल आए। इतने लंबे समय तक अनुसंधान संस्थान के अंदर बंद रहने के कारण उनकी आंखें लाल थीं, मानो वे अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए तैयार हों। लेकिन कुछ कदम चलने से पहले ही 8 अधिपति की सेनाओं ने उन्हें जकड़ लिया। वे केवल बंधे होने के कारण ही संघर्ष कर पा रहे थे। मेलोइटा, प्राचीन गीत का प्रयोग करो। यान शियाओ ने गले के स्प्रे का एक डिब्बा फेंका। सुंदर धुन विशाल गड्ढे की तलहटी में गूंज उठी, जिससे आसपास के क्रिस्टल इंद्रधनुषी प्रकाश से जगमगा उठे और भव्य भूमिगत दुनिया अब एक शांत और सुकून भरे वातावरण में डूब गई। धीरे धीरे सभी पैराडॉक्स पोकेमोन की बेचैनी कम होती गई और अंततः गायब होकर आश्चर्य में बदल गई। यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उन्हें खिलाने के लिए ऊर्जा क्यूब से भरा एक बड़ा थैला निकाला। ये स्वादिष्ट भोजन उन्हें ऊर्जा से भी अधिक आकर्षित कर रहा था। बहुत बढ़िया, इस तरह हमें अब किसी भी तरह के संघर्ष की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मुशियाओ ने एक रोरिंग टेल पोकेमोन के सिर पर हाथ फेरा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ये काफी नहीं है, यान शियाओ ने सिर हिलाकर उसकी बात को नकार दिया। पैराडॉक्सिकल पोकेमोन का ये समूह वाकई शांत हो गया है, लेकिन जब तक टाइम मशीन खुली रहेगी नए आने वाले प्राचीन या भविष्य के पोकेमोन संघर्ष को फिर से भड़का देंगे। इसके अलावा अगर क्रिस्टलीकरण की शक्ति मुक्त नहीं हो पाती और लंबे समय तक विशाल गड्ढे में जमा रहती है तो इससे लगातार ऊर्जा युद्ध होते रहेंगे। आप सही कह रही हैं, ओली एआई ने सिर हिलाते हुए यान शियाओ को एक शोध नोटबुक दी। ये पाक में हमारे वर्षों के शोध का परिणाम है। हमें उम्मीद है कि टाइम मशीन बंद होने के बाद आप यहाँ के रहस्यों को उजागर कर पाएंगी। धन्यवाद, मैं कोशिश करूंगी। यान शियाओ ने नोटबुक को बिना खोले ही शांति से ले लिया। उसकी आंखों में थोड़ी सी झिझक झलकी, लेकिन उसने तुरंत अपना दृढ़ संकल्प वापस पा लिया। प्रीवियस अध्याय 403 क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, रैप और हिप हॉप, एल्व्स फेरीज फैंटेसी बुक्स, ई-बुक रीडर डिवाइस, आइसबर्ग मिस्ट्री नॉवेल्स, इन्फिनिट लूप नॉवेल्स, फिल्म अडेप्टेशन न्यूज़, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल। एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 404 डॉक्टर की एआई के खिलाफ लड़ाई। विरोधाभासी दंगे को शांत करने के बाद तीनों ने 2 एआई डॉक्टरों का अनुसरण करते हुए अनुसंधान संस्थान में प्रवेश किया। यान शियाओ के अनुरोध पर उन्होंने मु शियाओ की जांघ पर जमे क्रिस्टलीकरण को ठीक करने में मदद की। अपनी टांग को फिर से लचीला होते देख मु शियाओ खुशी के आंसू बहाए बिना नहीं रह सका। एक उच्च सिद्धांतों वाले इंटरपोल एजेंट के रूप में चोट के कारण सेवानिवृत्ति उनके लिए लंबे समय से खेद का विषय रही थी। यही वह रहस्य था जिसके कारण वे अपनी सीमित क्षमताओं के बावजूद विशाल गड्ढे का अन्वेषण करना चाहते थे। ये तथाकथित खजानों के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य के लिए था। अब उनकी इच्छा अंततः पूरी हो गई थी। पियोन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कंधे पर थपथपाया। इस जगह पर एक दूसरी मोहर है। हालांकि मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन अगर यान शियाओ बाद में असफल हो जाता है तो हम आशा करते हैं कि आप इस बटन को दबाकर मोहर को सक्रिय कर देंगे और समय मशीन द्वारा और अधिक पैराडॉक्सिकल पोकेमोन को यहाँ आने से रोकेंगे। जब हमें कोई और शक्तिशाली प्रशिक्षक मिल जाएगा तो हम उसे फिर से चुनौती देने के लिए यहाँ वापस आ सकते हैं। यह मु शियाओ और पियोन हिचकिचाते हुए यान शियाओ की ओर देखने लगे। चिंता मत करो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। यान शियाओ मुस्कुराया। अनजाने में ही उन तीनों के बीच एक क्रांतिकारी दोस्ती पनप गई थी। तो हम भी आपके साथ चलते हैं। इस तरह अगर कोई खतरा हुआ तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। पियोन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी नहीं हारूंगा। यान शियाओ ने आत्मविश्वास से हाथ हिलाया। हमारे साथ आओ। 2 प्रोफेसर आए उन तीनों को लिफ्ट में ले गए। तभी उन्हें भारहीनता का एहसास हुआ और लिफ्ट तेजी से नीचे उतरने लगी। अंत में एक झटके के बाद लिफ्ट रुक गई। जैसे ही आंतरिक दरवाजे खुले उनके सामने एक पूरी तरह से क्रिस्टलीकृत दुनिया खुल गई। या यूं कहें कि यह अनगिनत क्रिस्टलीकृत सतहों से घिरा एक विशाल कमरा था। बीच का षटभुजाकार फर्श धीरे धीरे एक पारदर्शी क्रिस्टलीय रंग में बदल गया, जिससे षटभुजाकार संरचनाओं के संकेंद्रित वलय निकलने लगे और आसपास का दृश्य तुरंत नारंगी पीला हो गया। तब तीनों ने पाया कि शीर्ष वास्तव में एक बहुब्लेड वाली घूर्णनशील संरचना थी, जैसे टरबाइन इंजन। घूमते हुए गहरे काले रंग की यह सामग्री आकाशगंगा के प्रकाश से जगमगा रही थी। समय देवताओं की उपस्थिति को पहले ही देख चुके यान शियाओ ने इस हल्की लेकिन स्थिर अंतरिक्ष समय ऊर्जा को तुरंत पहचान लिया। वूश, दोनों प्रोफेसर काले स्तंभ के ऊपर बने चबूतरे पर खड़े थे। उनकी आंखें फ्लोरोसेंट प्रकाश से चमक रही थीं। एक साथ इलेक्ट्रॉनिक ध्वनियों से गूंजती आवाजों में उन्होंने घोषणा की, तुम्हें हमें हराना होगा। इसके साथ ही उन्होंने एक साथ हाथ बढ़ाया और समय मशीन के केंद्र में स्थित आकाशगंगा से 2 पोकेबॉल नीचे गिरी। तो युद्ध शुरू होता है। 2 पोकेबॉल फेंके गए और 2 विरोधाभासी पोकेमोन, एक प्राचीन काल से और दूसरा भविष्य से, मैदान पर प्रकट हुए। आयरनवेक्स लेवल 68 एलिट 4 एडवांस प्रकार अग्निविश। ग्राउंडविंग लेवल 68 एलिट 4 एडवांस प्रकार कीट लड़ाई। बाहर हुई पिछली लड़ाइयों में हुए नुकसान को देखते हुए यान शियाओ ने तुरंत मेगा इवोल्यूशन सक्रिय कर दिया। कंसकान ने आयरनवेक्स को नियंत्रित करते हुए फेक आउट से अचानक हमला किया। फिर मेलोइटा ने अपनी गति का लाभ उठाते हुए एक अति प्रभावी साइकिक हमले से ग्राउंडविंग को बुरी तरह घायल कर दिया। फिर व्यापक प्रभाव वाले एंशिएंट सॉन्ग ने काम तमाम कर दिया और क्रेसुला को मेलोइटा ने हरा दिया, इससे पहले कि उसे अपना कोई मूव इस्तेमाल करने का मौका मिलता। इस बीच एंशिएंट सॉन्ग की 60% संभावना थी कि इससे नींद आ जाएगी, इसलिए टॉर्कोर, जो अभी अभी अपनी घबराहट से उबर रहा था, कांसकान के अर्थक्वेक से पूरी तरह से नष्ट हो गया, जो उससे 4 गुना कमजोर था।
लड़ाई 10 सेकंड से भी कम समय तक चली और यान शियाओ ने 2 पोकेमोन के साथ ही पहली जीत हासिल कर ली। इसके बाद की लड़ाइयां भी काफी हद तक आसान रहीं। दोनों एआई प्रोफेसरों ने 2 और पोकेबॉल प्राप्त किए। इस बार उन्होंने एलीट 4 के सदस्य आयरनहाइड और रोरिंग टेल को मैदान में उतारा। ये दोनों पोकेमोन अपेक्षाकृत तेज थे। रोरिंग टेल ने लड़ाई में प्रवेश करते ही पेरिश सॉन्ग का इस्तेमाल किया, जबकि आयरनहाइड ने व्यापक प्रभाव वाले ब्लिजार्ड का इस्तेमाल करके प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से पछाड़ दिया। यान शियाओ ने सबसे पहले मेलोइटा को उसके डांसर रूप में क्विक अटैक का इस्तेमाल करके बर्फीले तूफान से बचने और साथ ही करीब आने का आदेश दिया। फिर उसने नजदीकी लड़ाई में अपना अल्टीमेट अटैक दागा। 120 की शक्ति वाले फाइटिंग टाइप मूव के सामने आइस टाइप आयरनक्लेड पूरी तरह से बेबस हो गया। सौभाग्य से ओरिन के एआई ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और रोरिंग टेल को आयरनक्लेड के सामने रख दिया। अपने साइकिक फेरी टाइप के कारण इसमें फाइटिंग टाइप के खिलाफ 4 गुना प्रतिरोध था, जिससे इसने यान शियाओ के घातक हमले को आसानी से झेल लिया। हालांकि कांग्सकान के रॉक स्लाइड ने आयरनक्लेड को पहले ही हिट कर दिया था। कांग्सकान और ओरिन दोनों ने एक साथ हमला किया, जिससे 60% संभावना के साथ आयरनक्लेड फिर से लड़खड़ाने लगा और स्थिर हो गया। रोरिंग टेल ने कांग्सकान को स्थिर करके उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मेलोइटा ने एंशिएंट सॉन्ग नामक एक व्यापक हमले से उस कमजोर आयरनक्लेड को तुरंत ढेर कर दिया। इसके बाद उसने शैडो बॉल से हमला किया और फिर कांग्सकान के अर्थक्वेक से रोरिंग टेल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये सब करने के बाद यान शियाओ ने अपने दोनों पोकेमोन को सॉन्ग ऑफ एनहिलेशन के प्रभाव से बचाने के लिए वापस बुला लिया। पूरा ऑपरेशन त्रुटिहीन ढंग से अंजाम दिया गया, जिसे देखकर पीछे से देख रहे पियोनी ने सहमति में सिर हिलाया। यान शियाओ के कमांड कौशल अद्भुत हैं। वह बिना घबराए अकेले ही 2 पोकेमोन को नियंत्रित कर रहा है और वे काफी तालमेल में भी लग रहे हैं। बूढ़े पियोनी, आप शायद ज्यादा ऑनलाइन नहीं आते हैं ना? मुशियाओ ने उसकी ओर देखा। लीग छोड़ने के बाद से मैं हर दिन यात्रा और खोज में व्यस्त रहा हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे इंटरनेट पर ध्यान देने का समय नहीं मिला। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं ऑनलाइन जाता हूं या नहीं? मुशियाओ ने अपनी ठुड्डी से यान शियाओ की ओर इशारा करते हुए कहा, यह बंदा ऑनलाइन दुनिया का सबसे बड़ा सामरिक उस्ताद है। लाखों लोग सामरिक कमान सीखने के लिए उसका अनुसरण करते हैं। पियोनी, क्या सच में? जब दोनों बात कर रहे थे, यान शियाओ ने पहले ही असैसिन और लिजर्ड मोड में स्विच कर लिया था। फिर दोनों पीएचडी एआई ने माइटिशिट ग्रास जोड़ डार्क और आयरनहाइड फाइटिंग जोड़ इलेक्ट्रिक को भेजा। मोटोस्टो ने सीधे मेगानियम को उकसाकर शुरुआत की। हालांकि एआई फुटू ने अप्रत्याशित रूप से आयरन फिस्ट को अचानक फेक आउट का इस्तेमाल करने का आदेश दिया। स्पष्ट रूप से दोनों एआई युद्ध के दौरान सीख रहे थे। दुर्भाग्य से वे एनडीडी की क्षमताओं को समझ नहीं पाए। तुरंत ही एनडीडी ने साइकिक टैरन सक्रिय किया और मोटोस्टो ने फुर्ती से आयरन फिस्ट के थप्पड़ से बचते हुए बर्नआउट का इस्तेमाल किया, जिससे मेगानियम की सीड मशीन गन ढक गई और फिर उसने अपना निरंतर हमला जारी रखते हुए उसे पूरी तरह से घेर लिया। इसे चूकते देख आयरन फिस्ट ने अपना ध्यान एनडीडी की ओर मोड़ा। उसका शरीर बिजली की कड़क से भर गया और उसने वाइल्ड वोल्ट हमला किया। लेकिन एनडीडी ने पहले फेक आउट से हस्तक्षेप किया, फिर साइकिक का एक जोरदार हमला किया, जिससे आयरन फिस्ट तुरंत जमीन पर गिर गया। यान शियाओ ने सांस रोककर देखा। तुम एक फाइटिंग टाइप के बच्चे इतनी करीब आने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या आपको इस बात का एहसास भी है कि इस बंदे के सबसे ताकतवर साइकिक टाइप पोकेमोन की क्या अहमियत है? दूसरी तरफ मोटोस्टोक ने पलक झपकते ही मशरूम के जवाबी हमले को चकमा दिया। बगल से घूमकर ड्रैगन क्लॉ अटैक किया, जिससे मशरूम हवा में उछल गया और फिर यूटर्न लेकर अपने पोकेबॉल में वापस चला गया। इस कॉम्बो के बाद मशरूम की बग टाइप पोकेमोन के खिलाफ 4 गुना सुपर इफेक्टिवनेस की बदौलत उसने उसे आसानी से हरा दिया। इसके बाद की लड़ाई और भी अनुमान के मुताबिक थी, क्योंकि यान शियाओ पहले ही स्लेकिंग को मैदान में उतार चुका था। ट्रिक रूम एक्टिवेट हो गया और स्लेकिंग एक किलिंग मशीन में बदल गया और उसने एक ही पंच में बचे हुए 6 पोकेमोन को आसानी से ढेर कर दिया। और जैसे ही स्लेकिंग ने अपने आखिरी प्रहार से आयरनक्लेड एआई को ध्वस्त किया और यान शियाओ के पास लौटा, ट्रिक रूम की अवधि समाप्त नहीं हुई थी। 2 मिनट से भी कम समय में स्लेकिंग ने अकेले ही एलीट 4 के सभी 6 सदस्यों को हरा दिया। किनारे से देख रही शियाओ ने भी कोई हरकत नहीं की। रेगिचिकास, कृपया मुझे समर्थन देने के लिए एक निःशुल्क उपहार दें, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। प्रीवियस अध्याय 404 डॉक्टर की एआई के खिलाफ लड़ाई। नेक्स्ट। सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, अर्बन फिक्शन जॉनर, एल्व्स फेरीज फैंटेसी बुक्स, एकेडमिक जीनियस रिसोर्सेज, रैप और हिप हॉप, फैंटेसी नॉवल सीरीज, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल 0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल। बूम, एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ स्लेकिंग ने आयरन वॉरियर को एक ही मुक्के से जमीन पर पटक दिया और फिर अपना मिशन पूरा करके पीछे हट गया। इस तरह दोनों प्रोफेसरों के एआई से जुड़े सभी 12 पोकेमोन नष्ट हो गए। यान शियाओ के पीछे मुशियाओ ने अपने थोड़े सुन्न गालों को सहलाया और लापरवाही से पियोनी की टुड्डी पर हाथ फेरा। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि वह कितना शक्तिशाली था, है ना? पियोनी ने बार बार सिर हिलाया। मुझे समूह युद्धों के दौरान इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन उसे एक बनाम एक मुकाबले में देखकर वह सचमुच अजेय था। बस जैसे ही दोनों प्रोफेसर बात कर रहे थे, उनके शरीर से चिंगारियां निकली और पूरी टाइम मशीन रुक गई। दोनों एआई दर्द से चीखते हुए घुटनों के बल गिर पड़े। आसपास की दीवारें झिलमिला उठी और जो काले खंभे पहले उठे थे वे सब जमीन पर गिर गए। शुक्रिया ओरिन और फुटू की इच्छा को रोकने के लिए। अब मैं चैन से सो सकता हूँ। कितना यथार्थवादी डिजाइन, इन दोनों रोबोटों में सचमुच मानवीय भावनाएं हैं। पियोनी ने सिर हिलाया और आह भरी। सेक्टर 0 का संकट टल गया। मुशियाओ ने सिर के पीछे हाथ रखकर कहा। वह काफी शांत दिख रहा था, लेकिन उनके सामने यान शियाओ युद्ध की मुद्रा में खड़ी थी। उसके हाथ कमर पर थे। अगले ही पल अलार्म बज उठा। बीप बीप बीप, अलार्म, सुरक्षा प्रणाली में खराबी। अलार्म के बीच आसपास की पारदर्शी क्रिस्टल दीवारें बैंगनी लाल हो गईं और संकट धीरे धीरे फैल रहा था। दोनों एआई स्तब्ध रह गए। ये क्या हो सकता है? बाधाओं को दूर करने के लिए पैराडाइज डिफेंस प्रोग्राम सक्रिय हो गया है। ओरिन और फुटू आईडी को छोड़कर सभी पोकेबॉल सील कर दिए गए हैं। प्रोग्राम तैयार हो रहा है। पैराडाइज गार्जियन ड्रैगन, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अलार्म पूरे अंतरिक्ष में गूंज उठा। यान शियाओ ने भी अपनी कमर से एक पोकेबॉल निकाली और साथ ही अपनी मानसिक शक्ति का संचार किया। क्लिक क्लिक क्लिक, दोनों एआई डॉक्टरों के पैरों के नीचे से सफेद क्रिस्टल उठे और धीरे धीरे उनके शरीर क्रिस्टल में तब्दील हो गए। नहीं, कोई फायदा नहीं, वे हकलाए। फिर उनके पैरों के नीचे का काला क्रिस्टल स्तंभ फिर से ऊपर उठा और एक चबूतरा बन गया। उनकी आंखें शुद्ध सफेद क्रिस्टल में बदल गईं और मानो अनजाने में ही उन्होंने अपनी कमर से आखिरी विशेष पोकेबॉल फेंक दी। इलेक्ट्रॉनिक संगीत के साथ एक तीखी आवाज गूंजी, रास्ते में आने वाले।
सभी को खत्म करना होगा। इसके साथ ही पोकेबॉल चबूतरे से नीचे गिर गई। दो पोकेमोन, एक लाल और एक बैंगनी, मैदान पर प्रकट हुए। उनकी दैवीय शक्ति धीरे धीरे प्रकट हो रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि मिल्टन और ब्रुल्टन थे, जिन्हें यान शियाओ ने अभी अभी हराया था। ऐसा लगता है कि क्रिस्टल की ऊर्जा के कारण उनके घाव काफी हद तक ठीक हो गए थे। एक टियर 2 लेजेंडरी, चलो कोशिश करते हैं। यान शियाओ के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने मानसिक ऊर्जा से भरी एक पोकेबॉल फेंकी। रेगिंगीग्स, लोबक, मैं तुम्हें चुनता हूँ। मिलोक, रेगी, रेगिंगीग्स और खरगोश लड़की का संयोजन ये यान शियाओ की पसंद थी जब उसे पाडिया के 2 कवल लेजेंडरी पोकेमोन का सामना करना था। मिल्टन लेवल 84, मध्यम टियर 2 लेजेंडरी, घायल प्रकार, इलेक्ट्रिक ड्रैगन। तारांकन क्षमता, हाइड्रॉन इंजन प्रवेश करते ही विद्युत क्षेत्र स्थापित करता है। विद्युत क्षेत्र में रहते हुए विशेष आक्रमण 33% बढ़ जाता है। तारांकन बुलेटिन लेवल 84, मध्यम स्तर का पौराणिक, घायल प्रकार, फाइटिंग ड्रैगन। तारांकन क्षमता, क्रिम्सन पल्स प्रवेश करते ही मौसम को धूप वाले दिन में बदल देता है। धूप वाले दिन में आक्रमण 33% बढ़ जाता है। तारांकन दोनों पौराणिक पोकेमोन ने मैदान में प्रवेश करते ही अपनी क्षमताओं को सक्रिय कर दिया, जिससे पूरा मैदान बिजली से भर गया और तीव्र प्रकाश से जगमगा उठा। मुझे ये चाल आजमानी है। यान शियाओ की आंखों में एक पागलपन भरी चमक दिखाई दी। उसने अपने मास्टर ब्रेसलेट से क्रिस्टल ऑर्ब निकाला और मैक्सिमल ब्रेसलेट को सक्रिय किया। डायनामाक्स ऊर्जा एक लाल बादल में परिवर्तित हो गई जो आकाश में तैरने लगा, जबकि रेजिगिगस को उसके पोकेबॉल में वापस बुला लिया गया। रेगिंगीग्स, डायनामाक्स, रेगिंगी, उसने अपनी पूरी ताकत से एक विशाल चमकीली सफेद पोकेबॉल फेंकी और 50 मीटर से भी अधिक ऊंचा एक क्रिस्टलीय दानव भव्य रूप से प्रकट हुआ। एक ही धमक से पूरा अखाड़ा कांप उठा। उद्धरण चिन्ह ... क्या ये सच में संभव है? मु शियाओ दंग रह गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस शक्तिशाली रेगिंगिगास ने गुलाबी अर्धपारदर्शी हृदय के आकार का मुकुट पहन रखा था। हृदय के दोनों ओर रक्षक के आकार के पंख थे और नीचे एक रिबन का धनुष था। ये बस बेमिल लग रहा था। जब दोनों इसे देखकर आश्चर्यचकित थे, यान शियाओ ने पहले ही कई चतुर चालें चल दी थीं। उसने रेगिंगिगास को आगे से वार झेलने के लिए कहा, जबकि लोपुन्नी ने पीछे से लगातार बफ जमा किए। फेरी टाइप मूव्स का इस्तेमाल करने के बाद रेगिंगिग्स ड्रैगन टाइप डैमेज से अप्रभावित हो गया और मिल्टन के फाइटिंग टाइप हमलों के प्रति प्रतिरोधी बन गया। इसलिए उसे केवल मिल्टन के इलेक्ट्रिक शॉक से निपटने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी और डायनामाक्सिंग के बाद दोगुनी एचपी होने के कारण उस पर लगभग कोई दबाव नहीं था। दोनों पैराडाइज गार्डियंस ने अपने सिग्नेचर मूव्स लाइटनिंग रश और पावर स्लैम से शुरुआत की। हमला शक्तिशाली था, लेकिन रेगिंगीग्स ने एक मैक्स प्रोटेक्ट से इसे आसानी से रोक दिया। इस बीच लोपुन्नी ने पहले ही 2 सेल्फ बूस्ट जमा कर लिए थे। फिर यान शियाओ ने आदेश दिया और एक व्यापक मैक्स आइस बैरियर का इस्तेमाल करते हुए मौसम पर तुरंत नियंत्रण हासिल कर लिया। हालांकि दोनों गार्डियंस 2 घातक हमले से बच गए, फिर भी उन्हें काफी नुकसान हुआ और इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रिक टेरन भी नष्ट हो गया। एक और मैक्स आइस बैरियर के बाद पहले से ही घायल दोनों गार्डियंस ने हार मान ली। हालांकि उनका बुरा सपना अभी शुरू ही हुआ था। डायनामाक्सिंग समाप्त हो गई, लेकिन ओरिन और फोटू की एआई ने हार नहीं मानी और एक और शक्तिशाली हमला किया। यान शियाओ ने धीमी शुरुआत के समय का अनुमान लगाते हुए रेगिंगीग्स को प्रोटेक्ट सक्रिय करने के लिए कहा, जबकि लोपुन्नी ने अपना अंतिम सेल्फ बूस्ट पूरा किया। धमाका, थंडरस्ट्राइक और फुल फोर्स स्लैम की संयुक्त शक्ति से प्रोटेक्ट तुरंत चकनाचूर हो गया और रेगिंगीग्स होंठते हुए कई कदम पीछे हट गया। तभी उसके सिर के ऊपर सुनहरी रोशनी से जगमगाता एक डंडा प्रकट हुआ। यान शियाओ के चेहरे पर उसकी जानी पहचानी मुस्कान आ गई और उसने धीरे से अपने हाथ आगे की ओर मोड़ लिए। जाओ रेगिंगीग्स, अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करो। उग्र पृथ्वी, 1000 मील बर्फ। रेगिंगी, यान शियाओ के सिर के ऊपर से बंधन की सुनहरी शक्ति उठी और फिर रेगिंगीग्स के शरीर में प्रवाहित हो गई। विशाल बर्फ से बने हिमनद के परिदृश्य में एक बर्फीली चोटी अचानक उभरी और रेजिगिगस को बादलों तक ले गई। तभी बर्फीली ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ, जिसने स्वर्ग के 2 संरक्षक ड्रैगनों को भेद दिया। चटक चट चट, बर्फ ने उन्हें तुरंत जकड़ लिया। बाल्टी जितनी मोटी बर्फ की नुकीली चोटियां बाहर की ओर फैल गईं, इससे पहले कि एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। बूम, बर्फ के क्रिस्टल बर्फ के टुकड़ों के साथ मिलकर नीचे गिरने लगे, जिससे अंतरिक्ष में सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद धुआं छट गया और स्वर्ग के 2 संरक्षक ड्रैगन जमीन पर बेजान पड़े थे। स्नैप, एक तेज आवाज गूंजी और ऊंचे चबूतरे पर 2 डॉक्टर एआई के क्रिस्टलीकृत कवच चकनाचूर हो गए और अनगिनत प्रकाश के कणों में बदल गए। दोनों जमीन पर गिर पड़े। उनके चेहरे के भाव सामान्य हो गए। अद्भुत, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम खुद उन 2 प्रोफेसरों द्वारा विकसित अंतिम विधि को भी पार कर पाओगे। बाहर मौजूद सभी विरोधाभासी पोकेमोन का ठीक से ध्यान रखा गया है। अब हम आखिरकार चैन की सांस ले सकते हैं। धन्यवाद यान शियाओ, पियोनी और मु शियाओ। दोनों प्रोफेसरों की एआई ने धीरे से ऊपर तेजी से घूमती टाइम मशीन की ओर मुड़ते हुए कहा। वह दिखने में पहुंच के भीतर की आकाशगंगा ही समय का पोर्टल थी। रुको, तुम क्या कर रहे हो? मु शियाओ चौंक कर बोली। हमारे जीवन और प्रोग्राम इस टाइम मशीन के साथ जुड़ गए हैं, इसलिए जब तक हम यहाँ हैं टाइम मशीन कभी बंद नहीं हो सकती। ये कैसे हो सकता है? पियोनी ने धीरे से कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ चुप रहा। अपने पिछले जीवन में उसने ये खेल एक बार पूरा कर लिया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से प्रोफेसरों के भाग्य को जानता था। लेकिन खेलते समय उसे जो अनुभूति हुई थी वह इस क्षण से बिल्कुल अलग थी। यान शियाओ, उनकी आवाज़ सुनकर यान शियाओ ने ऊपर देखा। वह किताब तुम्हें सौंपी गई है। तुम भी एक एल्फ डॉक्टर हो, है ना? फुटू एआई और ओरिन एआई ने उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी, फिर मुड़कर हाथ में हाथ डालकर समय की आकाशगंगा में छलांग लगा दी। अरे, यान शियाओ ने उन्हें रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उनकी आकृतियां आकाशगंगा में समा चुकी थीं। हम अपने सपनों के प्राचीन और भविष्य में जा रहे हैं। सपनों की खोज कभी नहीं रुकेगी। अलविदा सभी आज़ाद ख्यालों वाले साहसी यात्रियों, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आवाज़ धीरे धीरे दूर होती गई और अंततः पूरी तरह से गायब हो गई। काफी देर बाद यान शियाओ ने अपने हाथ नीचे किए और धीरे से बुदबुदाया, और आपके सपने सच हो। प्रीवियस अध्याय 405 अंतिम युद्ध, स्वर्ग का रक्षक ड्रैगन। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, नॉवेल्टी बुक कवर्स, नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर, ई-बुक रीडर डिवाइस, प्लेइंग कार्ड्स नॉवल, एल्व्स फेरीज फैंटेसी बुक्स, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.8 यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 406 शून्य का खजाना, तारा क्रिस्टलीकरण, मनमनाहट।
गड़गड़ाहट के साथ समय मशीन धीरे धीरे बंद हो गई। बीच का काला खंभा पानी के चबूतरे पर उतर आया और एक समतल फर्श में बदल गया और पूरा स्थान अपनी मूल पारदर्शी अवस्था में लौट आया। वे सचमुच चले गए। मूशियाओं ने छत पर समय मशीन के प्रवेश द्वार को देखते हुए बुदबुदाया। कम से कम वे अपने सपनों को पूरा करने गए हैं। पियोनी ने राहत की सांस लेते हुए जमीन पर बैठते हुए कहा, यह यात्रा बहुत थका देने वाली रही। यान शियाओ ने कुछ निजी सामान निकाला और कहा, अब जब सब कुछ सुलझ गया है तो चलो आज रात यहीं आराम करते हैं और कल सुबह जल्दी पाडिया लौट चलते हैं। ठीक है। दोनों के आराम करने और खाना खाने के बाद यान शियाओ अपने तंबू में लौट गई और दोनों डॉक्टरों द्वारा छोड़े गए नोट्स की समीक्षा करने लगी। शून्य क्षेत्र में गहराई में एक विशाल शून्य मौजूद है जिसे हम शून्य महान शून्य कहते हैं। स्थलाकृति के आधार पर यह स्थान संभवतः भूपर्पटी की हलचल और वर्षा जल तथा भूजल के संयुक्त प्रभाव से बार बार हुए भूस्खलन के कारण लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व बना होगा। शून्य का विशाल शून्य लगभग 1000 मीटर गहरा है। अपने अंतिम विशाल भूस्खलन के बाद इसकी संरचना स्थिर हो गई है और कम से कम उन दशकों से अपरिवर्तित बनी हुई है जब से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। शून्य के विशाल शून्य में क्रिस्टलीकरण सर्वव्यापी है। वहां मौजूद प्रचुर ऊर्जा क्रिस्टल मोतियों को असीमित संख्या में बार बार पुनर्जीवित होने की अनुमति देती है। हमारी खोज के दौरान हमने शून्य का असली खजाना खोजा, एक नीले हरे रंग का षटकोणीय क्रिस्टल। शून्य के खजाने में जीवन के संकेत मौजूद हैं और इसमें पृथ्वी के क्रिस्टलों की सर्वव्यापी शक्ति समाहित है। हम इस घटना को आकाशीय क्रिस्टलीकरण कहते हैं। सुप्त जीवन रूप को तालिबागास कहते हैं। निस्संदेह आकाशीय क्रिस्टलीकरण और पृथ्वीय क्रिस्टलीकरण का स्रोत स्वयं तालिबागास है। इसकी सुप्त अवस्था की अवधि अज्ञात है, लेकिन इसका क्रिस्टलीकृत शरीर इसे किसी भी बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रखता है। ... इस नोट के पीछे नई लिखावट जारी है। धन्यवाद यान शियाओ, स्वर्ग में संकट को हल करने के लिए यहाँ आने के लिए धन्यवाद। जब हम आपसे मिले तो हमने महसूस किया कि यह हमारे सपनों को साकार करने का एक उत्कृष्ट अवसर हो सकता है। आप नोट के पीछे दिए गए एक्सेस कार्ड और प्रयोगशाला के बगल में स्थित लिफ्ट का उपयोग करके शून्य के महान शून्य तक पहुंच सकते हैं। शून्य के खजाने के रहस्य आपको शोध के लिए सौंपे गए हैं। हमें आशा है कि आप दुनिया में नए योगदान दे सकेंगे। भले ही हम असली ओरिन और फुटू नहीं हैं, फिर भी हमारे पास उनकी यादें और यहाँ तक कि उनकी भावनाएं भी हैं। इसलिए हम आशा करते हैं कि आप पीपा नाम के एक बच्चे को ढूंढें और उसे पूरी कहानी सुनाएं। हमने उन दोनों प्यारे नंबर 1 को उनके पोके बॉल में छोड़ दिया है, कृपया उन्हें भी उसे दे दें, मानो हम उसके बड़े होने के साथ साथ उसके साथ हैं। अंत में शुभकामनाएं और कृपया उस बच्चे को अपना आशीर्वाद दें। ... उफ, यान शियाओ ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसकी भावनाएं थोड़ी उलझी हुई थीं। पीपा, ओरिन और फुटू का बेटा, खेल में एक मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाता है। दरअसल जब टाइम मशीन पहली बार बनी थी तब ओरिन और फोटू ने पहले 2 पोकेमोन को उसमें स्थानांतरित करने के बाद अपने बेटे पाइपर के साथ कुछ समय बिताया था। हालांकि क्योंकि वे दोनों पोकेमोन आधुनिक वातावरण में अच्छी तरह से ढल नहीं पाए थे, इसलिए उनके पास उन्हें सेक्टर 0 वापस ले जाकर पार्क का पुनर्निर्माण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसी वजह से ऑब्जर्वेटरी 4 में दुर्घटना हुई और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। उन्होंने पाइपर को इस बारे में कुछ नहीं बताया, जिससे पाइपर को लगा कि गुरुटन और मिल्टन ने उसके माता पिता को चुरा लिया है और उसके मन में द्वेष पैदा हो गया। काश वह अपने माता पिता को समझ पाता। यान शियाओ ने सिर हिलाया और दोनों प्रोफेसरों द्वारा छोड़े गए यात्रा कार्ड और 2 पोके बॉल ढूंढे। माता पिता की मृत्यु और एक पौराणिक पोकेमोन से शुरुआत। यह पाइपर तो वाकई एक नायक का आदर्श उदाहरण है। मन ही मन बड़बड़ाते हुए यान शियाओ ने खुद पर व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। बेशक अगर उनके पास विकल्प होता तो शायद उन्हें इस तथाकथित टेम्पलेट की परवाह ही नहीं होती। ... रात हो गई और तीनों तंबुओं में खर्राटों की आवाज गूंजने लगी। लिफ्ट के लॉबी में एक आकृति चुपचाप प्रकट हुई। यान शियाओ अचानक प्रकट हुआ। काफी सोच विचार के बाद उसने तालिबागोस के अस्तित्व को ज्यादा उजागर न करने का फैसला किया। इसलिए उसने रात में अकेले ही काम करने का विकल्प चुना। उसने लिफ्ट में एक्सेस कार्ड डाला और एक सरसराहट के साथ भारहीनता और दबाव का एहसास एक साथ उमड़ पड़ा। उसे महसूस हुआ कि पूरी लिफ्ट तेजी से जमीन की ओर उतर रही है। लिफ्ट के चलते हुए यान शियाओ ने टास्क पैनल खोलकर तालिबागास की खोज देखी। अद्वितीय पौराणिक जीव को वश में करना, 0 का खजाना तालिबागास। दूसरे चरण का उद्देश्य क्रिस्टल में परिवर्तित तालिबागास को खोजने के लिए 0 के विशाल शून्य में जाएं। पुनश्च ये खोज कई चरणों में विभाजित है। प्रत्येक चरण को पूरा करने पर अगले चरण की खोज का संकेत मिलेगा, जिससे मेजबान द्वारा सफलतापूर्वक उसे वश में करना सुनिश्चित होगा। कोई उपयोगी जानकारी न मिलने पर यान शियाओ धैर्यपूर्वक लिफ्ट के 0 के विशाल शून्य तक पहुंचने का इंतजार करता रहा। लगभग 1 मिनट बीत गया और लिफ्ट तेजी से नीचे उतरती रही। अंततः उसके पैरों से अत्यधिक भारीपन का आभास हुआ और यान शियाओ ने उम्मीद भरी निगाहों से दरवाजे की ओर देखा। लिफ्ट के दरवाजे खुले और यान शियाओ के सामने क्रिस्टल से बनी एक विशाल दुनिया प्रकट हुई। यह एक विशाल भूमिगत स्थान था। यहाँ के अयस्क पूरी तरह से पारदर्शी क्रिस्टलों से ढके हुए थे, जिनमें क्रिस्टलीय ऊर्जा के कण समाहित थे जो तीक्ष्णता का प्रकाश बिखेर रहे थे, जिससे उनकी अपार ठोसता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। गुफा स्तंभनुमा, फूलनुमा और विचित्र आकृतियों वाले शुद्ध सफेद क्रिस्टलों से भरी हुई थी। क्रिस्टलों के भीतर इंद्रधनुषी रंगों से युक्त क्रिस्टलीय नीली ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, जिससे पूरा वातावरण स्वप्निल प्रतीत हो रहा था। नंगी आंखों से देखने पर भी वे सेक्टर 0 के तल में पाए जाने वाले क्रिस्टलों से कहीं अधिक शुद्ध प्रतीत हो रहे थे। लिफ्ट के पास कई डेस्क और बिखरे हुए दस्तावेज ये संकेत दे रहे थे कि दोनों प्रोफेसरों ने यहाँ कुछ समय तक काम किया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या यहाँ कोई पोकेमोन है। यान शियाओ ने चारों ओर देखा और मेलोइडा और शियाओ को आगे खोजबीन करने के लिए छोड़ दिया। टैप टैप, खाली भूमिगत स्थान में कदमों की आहट गूंज रही थी। कभी कभी पानी की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जिससे एक शांत एकांत स्वर का आभास हो रहा था। धीरे धीरे रास्ता संकरा होता गया और अंत में चट्टान की दीवार के नीचे क्रिस्टल के खंभों से बना एक फूल प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहा था। अंदर रंगीन ऊर्जा का प्रवाह उमड़ रहा था, मानो वह फूटने ही वाली हो। केरा, इसी क्षण एक चीख ने यान शियाओ का ध्यान आकर्षित किया। क्रिस्टल फूल के पास एक चमकदार फूल तैर रहा था। यान शियाओ को देखते ही उसने तुरंत अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित की और क्रिस्टल फूल को घेर लिया। चटक, धमाका, क्रिस्टलीकरण जैसी एक घटना घटी। क्रिस्टल चकनाचूर हो गया और क्रिस्टल फूल का क्रिस्टलीकरण पूरा हो गया। उसकी कभी चिकनी सतह अब कई छोटे क्रिस्टलीय तलों में बदल गई। उसके शुद्ध सफेद नुकीले क्रिस्टलीय मुकुट के चारों ओर विभिन्न रंगों के 18 षटकोणीय क्रिस्टल तैर रहे थे, जो लगातार उसके चारों ओर घूम रहे थे। ठीक ऊपर क्रिस्टल नीले रंग का षटकोणीय किम्भन जैसा क्रिस्टल एक मनमोहक प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। स्टार क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल फ्लावर लेवल 65 एलिट 4 इंटरमीडिएट। प्रकार रॉक जोड़ पॉइजन।
क्षमता पॉइजन स्पाइक्स। जब किसी फिजिकल मूव से हिट किया जाता है तो विरोधी के पैरों पर पॉइजन स्पाइक्स बिखर जाते हैं। स्थिति एस्ट्रल ट्रांसफॉर्मेशन। वर्तमान में एक विशेष एस्ट्रल ट्रांसफॉर्मेशन अवस्था में है। इस अवस्था में उपयोगकर्ता का प्रकार अपरिवर्तित रहता है, लेकिन स्टैब स्टैट्स दोगुने हो जाते हैं और अन्य प्रकारों को 1.2 गुना बूस्ट मिलता है। हालांकि 18 प्रकारों में से प्रत्येक को केवल एक बार बूस्ट किया जा सकता है। इस अवस्था में एस्ट्रल बर्स्ट विशेष प्रकार एस्ट्रल ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाता है, जिससे किसी भी एस्ट्रल ट्रांसफॉर्म विरोधी को सुपर इफेक्टिव डैमेज होता है, लेकिन उपयोग के बाद उपयोगकर्ता के अटैक और स्पेशल अटैक को एक स्टेज कम कर देता है। पुनश्च एस्ट्रल ट्रांसफॉर्मेशन का संक्षिप्त विवरण। एस्ट्रल ट्रांसफॉर्मेशन 18 क्रिस्टल प्रकारों से अलग 19वां प्रकार एक क्रिस्टल ऑर्ब का उपयोग करके पोकेमॉन को स्टार क्रिस्टल अवस्था में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए स्टार क्रिस्टल अवस्था में क्रिस्टल ब्लॉसम की शक्ति पॉइजन टाइप मूव्स की शक्ति से दोगुनी होती है, लेकिन ये बूस्ट केवल एक बार ही लागू होता है। बाद के उपयोगों में यह 1.5 गुना स्टैब पर वापस आ जाता है। हालांकि सभी 18 प्रकारों में एक बार बूस्ट मिलता है, जिसका अर्थ है कि पॉइजन टाइप मूव का उपयोग करके 2 गुना डैमेज देने के बाद आप रॉक टाइप मूव का उपयोग करके 2 गुना डैमेज दे सकते हैं, या किसी अन्य नॉन स्टैब मूव का उपयोग करके 1.2 गुना डैमेज दे सकते हैं। हालांकि किसी विशेष प्रकार के मूव का बार बार उपयोग करने पर दूसरे हमले में शक्ति 1 गुना पर वापस आ जाएगी। मुफ्त उपहार का अनुरोध करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीवियस अध्याय 406 शून्य का खजाना तारा क्रिस्टलीकरण। नेक्स्ट सेटिंग्स टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर अकेडमिक जीनियस रिसोर्सेज आइसबर्ग मिस्ट्री नॉवेल्स फिल्म अडेप्टेशन न्यूज़ ई स्पोर्ट्स नॉवल मर्चेंडाइज डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.1 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 407 एक छोटा कछुआ। ये क्या है? क्रिस्टल फ्लावर का डिस्प्ले पैनल देखकर यान शियाओ का मुंह खुला रह गया। स्टार क्रिस्टलाइजेशन ये तो वाकई एक अद्भुत शक्ति है। ये सभी 18 तत्वों पर काम करती है और ये किसी भी ऐसे दुश्मन पर असरदार है जो बहुत ज्यादा क्रिस्टलाइज्ड हो। ये तो बिल्कुल बेतुकी है। यान शियाओ जब ये सब देखकर हैरान हो रही थी तभी क्रिस्टल फ्लावर ने वेनम इंपैक्ट अटैक किया। धिक्कार है। मेलोइडा ने भौहें चढ़ाईं, उसकी मानसिक शक्तियां तुरंत निकली और जहर को बिखेरते हुए क्रिस्टल फ्लावर के परागकोश के बीचों बीच जोर से मारा। धड़ाम। क्रिस्टलाइज्ड अवस्था तुरंत चकनाचूर हो गई और क्रिस्टल फ्लावर जमीन पर गिर गया। किरा उस छोटे से फूल ने अपनी कली बंद की और तेजी से चट्टान की एक दरार में घुसकर गायब हो गया। इससे उसके पीछे की गुफा दिखाई दी। यान शियाओ बिना कुछ बोले अंदर चली गई। थोड़ी दूर चलने के बाद एक और विशाल खाली जगह दिखाई दी। दृश्य पहले जैसा ही था, बस फर्क इतना था कि जमीन पर हीरे के कई छोटे छोटे टुकड़े बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ की क्रिस्टलीकृत ऊर्जा उनके लिए काफी फायदेमंद थी। कुछ कदम चलने के बाद यान शियाओ को क्रिस्टल फूलों से अवरुद्ध एक और गुफा का प्रवेश द्वार मिला। इस बार प्रवेश द्वार के सामने एक नोइवन खड़ा था, जिसका शरीर प्रकाश से जगमगा रहा था। नोइवन लव 69 एलिट 4 एडवांस प्रकार फ्लाइंग जो ड्रैगन। लगता है ये पोकेमोन ही जीरो ट्रेजे की रक्षा करने वाले रक्षक हैं, है ना? यान शियाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। तभी नोइवन दहाड़ा और लड़ाई शुरू हो गई। अपने क्रिस्टल रूप में उसने सोनिक ब्लास्ट हमला किया। शियाओ एन्चांटेड वॉइस मेलोइडा लाउड रोड। यान शियाओ सोनिक हमलों से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने अपने 2 पोकेमोनों को उनकी श्रेष्ठ क्षमताओं का इस्तेमाल करके नोइवन पर हावी होने के लिए कहा, जिससे नोइवन तुरंत अपने क्रिस्टल रूप से बाहर निकलकर गुफा में उड़ गया। यहाँ के नियम समझकर यान शियाओ ने अपनी गति बढ़ा दी। फिर उसने कई पोकेमोनों को हराया, जिनमें एक स्टार क्रिस्टलाइज्ड साल्टस्टोन जायंट, एक स्टार क्रिस्टलाइज्ड सैंडहाइड और एक स्टार क्रिस्टलाइज्ड गार्चॉम्प शामिल थे। अंत में वह एक ऐसी गुफा में पहुंचा जो पूरी तरह से क्रिस्टल नीले क्रिस्टलों से बनी थी। उसकी आंखों के सामने एक विशाल वृक्ष आया, लेकिन उसका पूरा तना सिरों पर स्थित शाखाओं सहित पूरी तरह से चमकते हुए स्टार क्रिस्टलों से बना था। आगे बढ़ते हुए एक भूमिगत नदी को पार करने के बाद यान शियाओ अंततः क्रिस्टलों से बनी एक छोटी सी गुफा में पहुंचा। इसी क्षण उसकी कलाई पर मौजूद क्रिस्टल मन का स्वतः ही चमकने लगा। आसपास देखते हुए यान शियाओ को अंततः एक विशाल क्रिस्टल फूल से बने रंगीन क्रिस्टल स्तंभ के आधार पर एक मिट्टी के आकार का रत्न दिखाई दिया। इसका रंग सुनहरा था और कभी कभी यह नीले हरे रंग की रोशनी से जगमगाता था। तालबागोस क्रिस्टल रूप। यान शियाओ की दृष्टि में एक संदेश प्रकट हुआ और उसके कानों में सिस्टम की आवाज सुनाई दी। डिंग, होस्ट को क्रिस्टलीकृत तालबागोस मिल गया है। दिव्य पशु वशीकरण मिशन अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। अद्वितीय दिव्य पशु वशीकरण 0 का खजाना तालबागोस। अंतिम चरण का उद्देश्य तालबागोस को उसके क्रिस्टल से मुक्त करें, उसे जागृत करें और उसका विश्वास जीतें। पुरस्कार तालबागोस को वश में करने का अवसर। सफल वशीकरण के लिए अतिरिक्त पुरस्कार। तालबागोस का अधिकतम सामान्य प्रतिभा मूल्य बढ़कर 600 हो जाता है। देखते हैं तालबागोस वास्तव में कैसा दिखता है। यान शियाओ आगे बढ़ा और अपने चेहरे के इतने करीब मौजूद रत्न को आशा भरी निगाहों से देखने लगा। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन रत्न क्रिस्टल में मजबूती से जड़ा हुआ था। यान शियाओ ने भौहें चढ़ाईं और कोशिश जारी रखी, साथ ही अपनी मानसिक शक्ति से उसे भेदने का प्रयास किया। जैसे ही उसकी मानसिक शक्ति उसकी बाह के माध्यम से क्रिस्टल में प्रवेश कर रही थी, अचानक एक नीले रंग का प्रकाश फूट पड़ा, जो एक छोटे सूर्य की तरह चकाचौंध कर देने वाला था। ओह! यान शियाओ ने सहज रूप से अपनी आंखें ढंग लीं, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बाह पीछे खींची, उसे अपनी हथेली पर एक जकड़न महसूस हुई। यान शियाओ ने खाली निगाहों से ऊपर देखा और पाया कि एक छोटा गहरे नीले रंग का कछुआ अपने छोटे पिंजों से उसकी उंगलियों को जकड़े हुए है। उसकी बड़ी बड़ी तारों जैसी आंखें थीं और उसके माथे, गर्दन, अंगों और पूंछ पर नीले रंग के तारे के आकार के निशान थे। उसके चारों पैर और गर्दन एक जैसे छल्लों से सजे थे और उसका सिर और कान समचतुर्भुज क्रिस्टलों से सजे थे। इसकी सांसों से आसपास के वातावरण में क्रिस्टलीय ऊर्जा एक साथ स्पंदित होती है, मानो इसके नियंत्रण में हो। सामान्य रूप तालिबागोस लेवल 87 उच्च स्तरीय द्वितीय स्तर का देवता। सामान्य रूप विशेषता क्रिस्टल रूपांतरण। लड़ाई के दौरान आसपास की ऊर्जा को स्वतः अवशोषित करके क्रिस्टल रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे इसके सभी गुण बढ़ जाते हैं और कुल प्रतिभा मूल्य में वृद्धि होती है। क्रिस्टल रूप विशेषता क्रिस्टल कवच 18 गुणों वाला कवच धारण करता है। जब इसकी सहनशक्ति अधिक होती है तो प्राप्त क्षति आधी हो जाती है। स्टार क्रिस्टल रूप विशेषता शून्य क्षेत्र क्रिस्टल मन का सक्रिय करने पर तालिबागोस स्टार क्रिस्टल रूप में प्रवेश कर जाता है, जिससे क्षेत्र और मौसम संबंधी सभी स्थिति प्रभाव तुरंत हट जाते हैं। सामान्य रूप प्रतिभा 450 रेस की अधिकतम सीमा। HP 90 आक्रमण 65 रक्षा 85 विशेष आक्रमण 65 विशेष रक्षा 85 गति 60।
सामान्य रूप प्रतिभा 600 HP 95 आक्रमण 95 रक्षा 110 विशेष आक्रमण 105 विशेष रक्षा 110 गति 85। स्टार क्रिस्टल रूप प्रतिभा 700 HP 160 आक्रमण 105 रक्षा 110 विशेष आक्रमण 130 विशेष रक्षा 110 गति 85। विवरण: पार्डिया क्रेटर में लाखों वर्षों से सो रहा दिव्य जीव तालिबागस ऊर्जा को क्रिस्टल में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है और विशिष्ट क्रिस्टलीकरण का स्रोत है। तालिबागस में रूप बदलने की विशेष क्षमता है। अपने सामान्य रूप में इसकी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करना कठिन है, लेकिन जब यह अपनी युद्ध शक्ति को जागृत करता है तो यह 18 प्रकार की मौलिक ऊर्जा को संघनित करके एक अभेद्य और कठोर कवच बनाता है। अपने स्टार क्रिस्टलीकृत रूप में यह मौलिक ऊर्जा को मूर्त रूप देता है और उसे एक शक्तिशाली अवस्था में संघनित करता है जो विश्व प्रोटोटाइप के समान है। इतना शक्तिशाली, यान शियाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। अपने हाथ पर चढ़ने के लिए छटपटाते नन्हे कछुए को घूरते हुए उसे एक अजीब सी विसंगति का एहसास हुआ। अगर उसने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो कौन सोच सकता था कि इतना प्यारा सा नन्हा कछुआ असल में क्रिस्टलीकरण का स्रोत है, और वो भी लगभग ईश्वर समान प्राणी। नन्हे कछुए ने अपना सिर झुकाया, उसकी निगाहें यान शियाओ की कलाई पर टिकी थीं। वहां गुरु के कंगन में एक जेड शुद्ध क्रिस्टल जड़ा हुआ था। भागो, एक प्यारी सी आवाज के साथ नन्हे कछुए ने अपना मुंह चौड़ा खोला और उसे काट लिया। अरे रुक जाओ, यान शियाओ ने झट से उसे जमीन पर पटक दिया। धड़ाम, छोटा जीव पीठ के बल गिर पड़ा और काफी देर तक उठने की कोशिश करता रहा। भागो भागो, वह घबरा कर चिल्लाया। यान शियाओ, डिग्री, क्या तुम कह रहे हो कि यह अनाड़ी जीव जूजी गैम्स का तीसरा देवता है? धीरे से आह भरते हुए यान शियाओ ने उस छोटे जीव को उठाया और उसे कुछ ऊर्जा के टुकड़े दिए। मेरे पास बहुत सारे जेड शुद्ध क्रिस्टल नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब खाने नहीं दे सकता, लेकिन ये टुकड़े स्वादिष्ट हैं, मेरे सभी दोस्तों को ये बहुत पसंद हैं, तुम इन्हें चख सकते हो। भागो, उस छोटे जीव ने टुकड़ों को सूंघा, उसकी तारे जैसी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसका मुंह अपने सामान्य आकार से 2-3 गुना बड़ा हो गया और उसने यान शियाओ के हाथ में रखे सारे टुकड़े पलक झपकते ही चट कर लिए। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट, तालिबागुस जोर जोर से चबा रहा था, उसके मुंह से रस टपक कर जमीन पर गिर रहा था जिसे वह चाट रहा था। क्या? मेलोइटा ने अपनी उंगली होठों पर रखी और उस नन्हे से प्यारे कछुए को उत्सुकता से देखने लगी। ये नन्हा कछुआ किस गांव से आया है? इतना नादान कैसे हो सकता है? नन्हा कछुआ, तालिबागोस। प्रीवियस अध्याय 407 एक छोटा कछुआ। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, नॉवेल्टी बुक कवर्स, बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, ई-स्पोर्ट्स नॉवल मर्चेंडाइज, फैंटेसी नॉवल सीरीज, इन्फिनिट लूप नॉवेल्स, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81। यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 408 ये चीज, क्या यह एक टेडी बियर है? भागो। सभी एनर्जी क्यूब्स खाने के बाद तालिबागोस ने एक छोटी सी डकार ली, उसके पंजे यान शियाओ की पैंट के पांव से चिपके हुए थे। फिर अभूतपूर्व फुर्ती दिखाते हुए वह उसके सिर पर झपटा और संतुष्टि से नीचे उतर गया। भागो भागो, उसने यान शियाओ के सिर पर थपथपाया, मानो कह रहा हो चलो चलें। यान शियाओ असहाय होकर मुस्कुराया, उसे अपने सिर से उठाया और उस छोटे से जीव की जिज्ञासु आंखों को देखकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। तालिबागोस, उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? भागो, चलना? कहाँ? अपने दोस्तों के साथ इस दुनिया को खोजने के लिए। यान शियाओ के बोलते ही उसके चेहरे पर उसकी जानी पहचानी मुस्कान आ गई, साकार सपना उसके दिल में उमड़ आया। भागो, क्या कुछ स्वादिष्ट है? मुझे ढेर सारा स्वादिष्ट खाना चाहिए। पफ, हाँ बिल्कुल, बहुत सारा। भागो। नन्हे से जीव की आंखों में लालसा की चमक आ गई और वह उत्सुकता से यान शियाओ की बाहों में सिमट गया, उसके कब्जों को कसकर पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था मानो कह रहा हो, कोई भी मेरा रोजगार छीन नहीं सकता। तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए इस बॉल में आ सकते हो? यान शियाओ ने एक नई लग्जरी बॉल निकालते हुए कहा। हालांकि उसके पास अभी भी मास्टर बॉल थी, लेकिन उसे अभी भी एक आखिरी आर्सिस को पकड़ना था, इसलिए इसे बैकअप के रूप में रखना ज्यादा सुरक्षित था। इसके अलावा उसे हमेशा लगता था कि इस छोटे कछुए को लाल और सफेद बॉल से आसानी से लुभाया जा सकता है। भागो। टेलेबागस ने अपने अगले पंजे से पोके बॉल के स्विच पर मारा, जिससे वह लाल रोशनी में बदल गया और अंदर चला गया। बीप बीप डिंग, कुछ ही बार हिलाने के बाद लग्जरी बॉल ने सफल पकड़ की ध्वनि निकाली। यान शियाओ के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से लग्जरी बॉल को अपने सिर के ऊपर उठाया। मैंने टेलेबेजेस को पकड़ लिया। टेलेबेजेस। छोटा कछुआ पोके बॉल से बाहर कूदा और खुशी से चिल्लाते हुए यान शियाओ के सिर पर बैठ गया। मुझे पता था कि मैं तुम्हें काबू नहीं कर सकता। यान शियाओ मुस्कुराया और सिर हिलाकर बात को वहीं छोड़ दिया। अपनी मानसिक शक्तियों से टेलेबेजेस को जगाने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसका उससे एक अजीब सा रिश्ता बन गया हो। उसके भाग जाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। डॉट डॉट डॉट। अपने सिर पर छोटे कछुए के साथ यान शियाओ वापस लौट गया। जब लिफ्ट वापस अनुसंधान संस्थान लौटी तो उसने दोनों प्रोफेसरों द्वारा दिए गए एक्सेस कार्ड भी वापस उनकी नोटबुक में रख दिए। आखिरकार ये दोनों प्रोफेसरों की आखिरी चीजें थीं, बेहतर होगा कि वे लौटने पर इन्हें अपने इकलौते बेटे को दे दें। जहां तक 2 साइज 1 पोके बॉलर्स की बात है, यान शियाओ को उनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। हालांकि दोनों को लेजेंडरी लेवल के पोकेमोन माना जाता है, लेकिन पोकेमोन हैश 2 और जोन 0 के अन्य पोकेमोन ने उन्हें लंबे समय तक परेशान किया है, जिससे वे अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। मूल गेम में प्रतिबंधित अवस्था में रहते हुए उनका सामना नायक से भी हुआ था और विकास के माध्यम से उन्होंने धीरे धीरे अपनी शक्ति वापस प्राप्त कर ली थी। चूंकि उसके पास पहले से ही छोटा कछुआ था, इसलिए उसने इस अवसर को पाइपर के लिए छोड़ना बेहतर समझा, जैसा कि दोनों प्रोफेसरों ने सुझाव दिया था। अपने तंबू में चुपचाप लेटे हुए यान शियाओ ने देर से आई सिस्टम नोटिफिकेशन सुनी। डिंग, होस्ट ने क्रिस्टल गॉड टेलेबेज को पकड़ लिया है। इनाम मास्टर पॉइंट्स 1000। डिंग, होस्ट ने दिव्य पशु को वश में करना 0 का गुप्त खजाना तालिबागास मिशन पूरा कर लिया है। तालिबागास की अधिकतम प्रतिभा 600 तक बढ़ गई है। इसकी विशेष रूप बदलने की क्षमता के कारण यह इसकी सामान्य अवस्था में अधिकतम मान है और इसे और नहीं बढ़ाया जा सकता। यान शियाओ चौंक गया, फिर उसे समझ आया। छोटे कछुए की सामान्य अवस्था में केवल 450 प्रतिभा थी, जबकि स्टार क्रिस्टल रूपांतरण के बाद ये 700 तक पहुंच गई। ये 250 प्रतिभा अंकों का अंतर है, मेगा इवोल्यूशन से भी कहीं अधिक। इसलिए प्रतिभाओं को आवंटित करते समय सीमाएं होना स्वाभाविक है। मन ही मन सोचते हुए यान शियाओ ने आवंटन शुरू करने के लिए पैनल खोला।
जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, तालिबागास की सामान्य अवस्था में अधिकतम क्षमता केवल 600 तक बढ़ी, जबकि स्टार क्रिस्टल रूपांतरण के बाद ये 750 हो गई और फिर स्टार क्रिस्टल रूपांतरण के बाद 850 हो गई। अपनी विशेष विशेषताओं के कारण ये 750 की सामान्य क्षमता वाले प्रथम स्तर के दिव्य प्राणी के बराबर है। काफी शक्तिशाली। यान शियाओ ने पैनल खोला और उसकी प्रशंसा करने लगा। तालबेगोस लेवल 87 उच्च स्तरीय दिव्य सामान्य रूप विशेषता क्रिस्टल रूपांतरण लड़ाई के दौरान आसपास की ऊर्जा को स्वतः अवशोषित करके क्रिस्टल रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे इसके सभी स्टैट्स बढ़ते हैं और कुल टैलेंट वैल्यू में वृद्धि होती है। क्रिस्टल रूप विशेषता क्रिस्टल कवच 18 गुणों वाला कवच धारण करता है। जब इसका एचपी अधिक होता है तो प्राप्त क्षति आधी हो जाती है। स्टार क्रिस्टल रूप विशेषता शून्य क्षेत्र क्रिस्टल बीट को सक्रिय करने से तालबेगोस स्टार क्रिस्टल रूप में प्रवेश कर जाता है, जिससे सभी क्षेत्र और मौसम संबंधी स्थिति प्रभाव तुरंत हट जाते हैं। सामान्य रूप टैलेंट 600 आधार स्टैट अधिकतम से अधिक। एचपी 100 आक्रमण 120 रक्षा 100 विशेष आक्रमण 120 विशेष रक्षा 100 गति 60। क्रिस्टल रूप टैलेंट 750 एचपी 120 आक्रमण 150 रक्षा 120 विशेष आक्रमण 150 विशेष रक्षा 120 गति 90। एस्ट्रल फॉर्म टैलेंट 850 एचपी 160 आक्रमण 150 रक्षा 120 विशेष आक्रमण 200 विशेष रक्षा 120 गति 100। मित्रता 180 चालें सभी सीखी जा सकने वाली चालों में निपुण है। विवरण जीरो के गुप्त खजाने का असली रूप, जो अभी अभी अपनी नींद से जागा है, हर चीज के बारे में उत्सुक है। इसका अपने प्रशिक्षक यान शियाओ के साथ एक अनोखा रिश्ता है और यह उनके द्वारा बनाए गए सामान्य प्रकार के ऊर्जा क्यूब्स को बहुत पसंद करता है। एक बार में 8 कटोरी खा जाता है। भागो भागो। छोटा कछुआ अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था। अंत में ये यान शियाओ की बांह से लिपट गया और खुद को झटकने लगा। कई मिनट तक संघर्ष करने के बाद ऐसा लगा जैसे इसने खुद को चुरा लिया हो और शांति से सो गया। यान शियाओ, ये चीज क्या ये टेडी बियर है? उस लार टपकाते छोटे कछुए को देखकर यान शियाओ को ठंड लग गई। अगर पैनल ने यह नहीं दिखाया होता कि ये लड़का लिंगहीन है तो वो उसी रात अपना बिस्तर बदल लेता। जब वो छोटा कछुआ सो रहा था तो उसने उसे पोकेबॉल में वापस बुला लिया और राहत की सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद तंबू में सांस लेने की आवाज सामान्य हो गई। डॉट 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 डॉट। अगले कुछ दिनों में तीनों ने जोन 0 के निचले हिस्से को इकट्ठा किया और उसका पता लगाया, साथ ही ऊपरी स्तरों की ओर बढ़ते रहे। रास्ते में यान शियाओ ने जानबूझकर अपने पोकेमोन से लड़ाई करवाई, सिर्फ प्रशिक्षण के लिए। आखिरकार पाडिया जायंट क्रेटर के अलावा शायद ही दुनिया में ऐसे बहुत कम प्रशिक्षण स्थल हो जहां हर कोई एलीट 4 का सदस्य बन सके। इस प्रक्रिया के दौरान सबसे निचले स्तर के कंस्कान और मोटोस्टोक को भी सबसे प्रभावी प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। सभी पोकेमोन के स्तर में थोड़ी वृद्धि हुई और उनके टैलेंट वैल्यू अधिकतम 720 तक पहुंच गए। वर्तमान में यान शियाओ के पास मौजूद पोकेमोन के स्तर इस प्रकार हैं। टीम 1 बनी एयर रैबिट स्तर 74, ओलिवियर स्तर 73, इंडीडिक स्तर 73, स्लेकिंग स्तर 74, जोरोक स्तर 72, ब्रेवेरी स्तर 71। टीम 2 बल्बासोर स्तर 71, ब्रिसिक स्तर 70, इवेट स्तर 70, पिज्जियूट स्तर 70, कंस्कान स्तर 68, मोटोस्टोक स्तर 64। पौराणिक पोकेमोन टीम सिल्डलिक स्तर 76, बेयरस्किन स्तर 79, मेलोइडा स्तर 73, रेजिगिगस स्तर 82, टैलेंफ्लेम स्तर 87। टीम 1 पहले ही चैंपियनशिप का दर्जा हासिल कर चुकी है और टीम 2 उनसे कुछ ही पीछे है। ये टीम यान शियाओ के लिए लिली ऑफ द वैली कॉन्फ्रेंस को चुनौती देने के लिए काफी है। खासकर टोटेरा के शामिल होने से वे डाकराई से भी नहीं डरते। पियोनी और मू शियाओ भी यान शियाओ के पास मौजूद टेलवेज को लेकर बहुत उत्सुक थे। हालांकि यान शियाओ ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि वह उसे अनुसंधान संस्थान में मिला था और यह शायद एक अज्ञात पोकेमोन है। दोनों ने इसके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की। आखिर एक छोटा सा जीव जो सिर्फ खाना जानता है, इधर उधर भटकता रहता है और जिसकी आक्रमण क्षमता न के बराबर लगती है, उस पर ध्यान देने लायक क्या है? अगर उन्हें पता होता कि यही ताइजिंग का स्रोत है तो वे शायद खुशी से उछल पड़ते। आखिरकार 5 दिनों के बाद तीनों ने पाडिया क्रेटर का पूरा चक्कर लगा लिया और क्रेटर के किनारे पर वापस आ गए। पौराणिक पोकेमोन कृपया समर्थन करें। प्रीवियस अध्याय 408। ये चीज क्या यह एक टेडी बियर है? नेक्स्ट सेटिंग्स टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर ई बुक रीडर डिवाइस यानडरे कैरेक्टर बुक्स फिल्म अडेप्टेशन न्यूज एल्स फेरीज फैंटेसी बुक्स रैप और हिप हॉप डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटोमटियल 0.8 यानामी एनालोगो टोमेटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 409 विदाई। उफ, आखिरकार बाहर आ ही गया। यान शियाओ ने माथे से पसीना पोंछा और खुशी से बोला। पहाड़ी पर चढ़ना थकाने वाला नहीं था, बल्कि छोटी कछुआ उसके सिर पर सो रही थी और उसके चेहरे से लार टपक रही थी। सच कहूं तो यान शियाओ, तुम्हारी सहनशीलता वाकई बहुत ज्यादा है। मू शियाओ उसकी लार पोंछने की बढ़ती कुशलता को प्रशंसा से देख रही थी। यान शियाओ ने आंखें घुमाई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करना चाहता था? मैं इस छोटे शैतान को संभाल ही नहीं सकता। अगर उसे गेंद की तरह बंद कर दो तो वो खुद ही बाहर आ जाएगा, अगर उसे खाना न दो तो वो रोजाना मुसीबत खड़ी करेगा, और अगर वो खुश नहीं है तो वो तुम्हारे ऊपर चढ़कर टेडी बियर बन जाएगा। कोई उसे संभाल नहीं सकता। ये यात्रा वाकई बहुत फलदायी रही। पियोनी ने अपने कैमरे को गले लगाया और रास्ते में रिकॉर्ड किए गए फुटेज को निहारते हुए संतुष्टि से उसका चेहरा चमक उठा। एक साहसी प्रशिक्षक होने के नाते भले ही यान शियाओ के साथ यह यात्रा एक संक्षिप्त मुलाकात ही थी, लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा और सुना वह एक किताब भरने के लिए काफी था। देखो बूढ़े भाई को, वह वापस जाकर अपनी दोनों बेटियों को अपने महान पिता होने की कहानी सुनाएंगे। मू शियाओ ने चिढ़ाते हुए कहा। बिल्कुल, जब तुम्हारी बेटी होगी तब तुम्हें समझ आएगा। वो दो नन्ही आंखें अटूट प्रेम से तुम्हें निहारती हैं। वह उपलब्धि का एहसास चैंपियन बनने से भी कहीं अधिक रोमांचक होता है। हा 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 हा। उनके मजाकिया चेहरे को देखकर तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। खटखट। तभी दूर से एक सशस्त्र हेलीकॉप्टर आया और एसी और क्लेविल ने उन्हें हाथ हिलाकर अभिवादन किया। विशाल गड्ढे से निकलने के बाद संचार उपकरण बहाल हो गए थे, इसलिए पोकेमोन लीग में उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे अध्यक्ष सी स्वयं उन्हें हेलीकॉप्टर से लेने आए। तीनों एक के बाद एक हेलीकॉप्टर में सवार हुए और यात्रा के दौरान प्राप्त अपना सारा सामान लीग को सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया। यान शियाओ ने क्लेविल को एक तरफ बुलाकर दोनों प्रोफेसरों के बारे में बात की।
ये सुनकर कि दोनों प्रोफेसर वास्तव में गुजर चुके हैं, येसी और क्लेवेल ने एक दूसरे को स्तब्ध होकर देखा। उनके चेहरे शोक से भरे हुए थे। क्लेवेल, जो स्वयं क्रिस्टलीकरण अनुसंधान में भागीदार थे, उनकी आंखों में अब आंसू भर आए थे। अपने दो पुराने दोस्तों के चले जाने से मानो उनके दबे हुए सारे दुख फिर से जाग उठे थे। वैसे डीन क्लेवेल, जब हम अकादमी लौटेंगे तो मैं पाइपर नाम के एक छात्र से मिलना चाहूंगा। दोनों डॉक्टरों को उससे कुछ लगाव है। कोई बात नहीं, जब से उसके माता पिता बिना अलविदा कहे चले गए हैं, वह बच्चा कुछ हद तक व्याकुल और चुप हो गया है। उम्मीद है ये बात उसे आगे बढ़ने और खुद को संभालने में मदद करेगी। अल्पविराम। थोड़ी खामोशी के माहौल में हेलीकॉप्टर आसमान में तेजी से उड़ गया। आधे घंटे बाद वह ऑरेंज वेव अकादमी के विशाल खेल के मैदान में उतरा। तो फिर यान शियाओ, अलविदा, मुझे लगता है कि अब मैं आपराधिक जांच इकाई में वापस जा सकता हूँ। वू शियाओ मुस्कुराते हुए सबसे पहले हेलीकॉप्टर से कूद गया। यान शियाओ चौंक गया। इतनी जल्दी जा रहे हो? क्या तुम कुछ और दिन नहीं रुकोगे? रुकूं? क्या फायदा, हम आधे महीने से ज्यादा साथ हैं, एक दूसरे से उब चुके हैं। अगली बार जब हम मांजिन शहर से गुजरेंगे तो मैं तुम्हारे फार्म पर दूध की एक बोतल लेने जरूर आऊंगा। और तुम, ओल्ड पाई, जब हम गालार पहुंचेंगे तो मुझे कुछ ड्रिंक्स पिलाओगे। वू शियाओ ने यान शियाओ और पायनिया के कंधे पर थपथपाया, शान से मुड़ा, सड़क किनारे खड़ी एक टोमेटो शेयरिंग बाइक को रोका और सबकी निगाहों के सामने दूर चला गया। वो आदमी कितना बेफिक्र है, पायनिया मुस्कुराया और सिर हिलाया। छोटी सी यात्रा में ही वह और वू शियाओ घनिष्ठ मित्र बन गए थे। पापा, शाकोया अपनी छोटी बहन मुदान के साथ दौड़कर आए और पियोन की बाहों में गिर पड़ी। पापा की याद आ रही थी ना? पियोन ने अपनी दोनों बेटियों को गले लगाया। ये सख्त मिजाज आदमी शायद ही कभी इतना स्नेह दिखाता था। यान शियाओ मुस्कुराते हुए उन्हें देखता रहा। वह पिता पुत्री के मिलन में खलल नहीं डालना चाहता था और चुपचाप क्लेवेल के साथ चला गया। लंबे गलियारे से गुजरते हुए यान शियाओ शिक्षण भवन पहुंचा। पार्थिया का सम्राट एक अत्यंत निरंकुश व्यक्ति था और वह इस किंवदंती में दृढ़ विश्वास रखता था कि डिस्ट्रिक्ट जीरो की गहराई में खजाना छिपा हुआ है। पड़ोसी देशों से मुकाबला करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए सम्राट ने डिस्ट्रिक्ट जीरो की खोज के लिए बड़ी संख्या में लोगों को भेजा। क्लेवेल ने दरवाजा खटखटाया। माफ कीजिए प्रोफेसर लेहो, क्या मैं आपको परेशान कर सकता हूँ? हम। लेहो ने अपना सिर घुमाया। तभी उसने यान शियाओ और डीन को दरवाजे पर खड़े देखा। डीन, यह क्या है? हमें पीपा से बात करनी है। क्या आप कृपया उसे एक पल के लिए बाहर बुला सकते हैं? मुझे ढूंढ रहे हैं। कक्षा की पिछली पंक्ति में खिड़की के पास बैठा हल्के भूरे घुंघराले बालों वाला एक लड़का थोड़ी हैरानी से अपनी ओर इशारा करते हुए फिर पिछले दरवाजे से बाहर चला गया। आपको मुझसे क्या चाहिए? पीपा ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। यान शियाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपके माता पिता ने आपके लिए यहाँ कुछ छोड़ा है। क्या आप उसे देखना चाहेंगे? हम। पीपा की पुतलियां अचानक फैल गईं। अल्पविराम। आधे घंटे बाद यान शियाओ अपने हाथों को जेब में डाले स्कूल की इमारत से बाहर निकला। गलियारे के अंत में पाइपर दोनों प्रोफेसरों द्वारा छोड़ी गई नोटबुक और पोके बॉल पकड़े खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू भर रहे थे। यान शियाओ ने उसे सब कुछ बता दिया था, बस स्टार क्रिस्टलाइजेशन और पास कार्ड के बारे में जानकारी छोड़ दी थी। पहले से ही पूरे देश में प्रसिद्ध उसका स्टार क्रिस्टलाइजेशन पर शोध करने का कोई इरादा नहीं था। इस खोज को पाइपर पर छोड़ना ही बेहतर था। 2 नंबर 1 की सुरक्षा के साथ सेक्टर 0 में उसकी वापसी अपेक्षाकृत आसान होगी। आशा है कि तुम अपने माता पिता की वसीयत के वारिस बनोगे। यान शियाओ ने मन ही मन बुदबुदाते हुए एक पोके बॉल फेंकी। बीटल, एक शानदार चांदी भूरे रंग का पक्षी, प्रकाश की एक चमक के साथ प्रकट हुआ। उसके पंखों ने एक बवंडर खड़ा कर दिया और वह सीधे आकाश में उड़ गया। उसकी तेज उड़ान ने तुरंत स्कूल के सभी छात्रों का ध्यान आकर्षित कर लिया। वाह, ये पिज़्ज़ियोट कितना शानदार है। मुझे तो जलन हो रही है। मैंने सुना है कि ये अजय यान शियाओ टीचर यान है और पोकेमोन के प्रोफेसर भी। हे, मैं टीचर यान का बहुत बड़ा फैन हूँ। लाइव स्ट्रीम में तो मेरे पास लेवल 12 का फैन बैच भी है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ ने नीचे हो रही बातचीत सुनी, जल्दी से दिशा का पता लगाया और पिज़्ज़ियोट की गर्दन थपथपाई। चीख। एक तेज चील की आवाज गूंजी और वो आदमी और पक्षी क्षितिज में गायब हो गए। डॉट 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 डॉट। टोमेटो एक्सप्रेस से ब्रेकिंग न्यूज। आज सुबह सिनोह की 3 बड़ी झीलों में से 2 लेक विजडम और लेक हार्टबीट में भीषण विस्फोट हुआ। पूरा सिनोह क्षेत्र हिल गया। हमारी मौके पर की गई जांच के अनुसार दोनों झीलों में जमा सारा पानी रात भर में पूरी तरह से वाष्पित हो गया और आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा है। टेलीविजन पर न्यूज एंकर घटनास्थल से स्थिति की रिपोर्ट कर रहा था। पता नहीं क्या हुआ, 3 महान झीलों जैसी जगहों को नष्ट करने की इतनी क्रूरता कौन कर सकता है? मित्सुको ने आह भरी और अपना एप्रन उतार दिया। जरूर टीम गैलेक्टिक के लोगों ने ही किया होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनका मकसद क्या है। अकाने ने भौहें चढ़ा ली। उसकी खूबसूरत भौहें सिकुड़ गईं। फोन अभी भी उसके हाथ में था। चैट विंडो में वो यान शियाओ के साथ अपनी रोजमर्रा की बातें साझा कर रही थी। उसे हर बात बता रही थी, चाहे वो मजेदार हो या कम मजेदार। भले ही वह उस विशाल गड्ढे में फंसा हुआ था और उसे देख नहीं सकता था। उसे उम्मीद थी कि जब वह बाहर निकलेगा तो उसे जल्द से जल्द पता चल जाएगा। पिछले 2 हफ्तों में उसका बचकानापन काफी हद तक कम हो गया था। उसकी जगह एक बड़ा हुआ शरीर और एक अधिक परिपक्व परिष्कृत अंदाज ने ले लिया था, जिससे उसमें एक अलग ही आकर्षण आ गया था। उसका गोल मटोल हाथ स्क्रीन पर टिका था। जब वह झील की जानकारी चैट विंडो में टाइप कर रही थी, भेजने ही वाली थी कि तभी एक वीडियो कॉल का नोटिफिकेशन आ गया। पति ने वीडियो कॉल का अनुरोध किया है। प्रीवियस अध्याय 409 विदाई। नेक्स्ट सेटिंग्स। टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर फैंटेसी नॉवल सीरीज ट्रांसलेशन वायलेंस और अब्यूज एल्व्स फेरीज फैंटेसी बुक्स मूवीज बुक्स और लिटरेचर साइफाई ई बुक्स डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल 0.1 यानामी एनालोगो टोमोटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 410 3 महान झीलों का संकट। शियाओक्सी के होंठ हल्के से खुले। उसकी आंखों में आश्चर्य और शर्म का मिला जुला भाव था। क्या वो यान शियाओ का फोन था? तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? मित्सुको एक चाची की तरह मुस्कुराई, मानो चुपकर बातें सुन रही हो। शिक्षक की पत्नी शियाओक्सी ने नखरे से कहा। उसके गाल लाल हो गए थे। ठीक है, मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगी। कहते हैं ना, दूरी प्यार को बढ़ाती है। मुझे पता है। मित्सुको ने दरवाजा खोलकर शियाओक्सी की बेहद शर्मिंदा निगाहों के सामने से जाते हुए कहा। ये देखकर शियाओक्सी को आखिरकार राहत मिली और उसने फोन का जवाब देने वाला बटन दबा दिया। हेलो, मेरे प्यारे को बुला रही हूँ। यान शियाओ मुस्कुराते हुए स्क्रीन पर दिखाई दिया। उसे इतने दिनों से न देखकर शियाओक्सी की आंखें उसे देखते ही लाल हो गईं।
क्या हुआ, क्या हुआ, क्या अब रोने की नौबत आने वाली है? यान शियाओ ने शरारती मुस्कान के साथ माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा। शियाओकियान तुरंत आंसुओं के बीच हंस पड़ी। छी, मैं तुम्हारी याद में नहीं रोई। ओह, तो कोई मुझे याद नहीं करता। मैं टेलीपोर्ट करके वापस आने की सोच रहा था, लेकिन लगता है मुझे धीरे धीरे चलना होगा और कुछ पैसे बचाने होंगे। तुम? शियाओकियान गुस्से से अवाक रह गई। उसके होंठ इतने फूले हुए थे कि उन पर तेल की बोतल टांगी जा सकती थी। मुझे परवाह नहीं, अभी मेरे सामने आ जाओ, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। उसने कमर पर हाथ रखकर कहा। उसके बड़े स्तन ऊपर नीचे हो रहे थे। घटक, यान शियाओ ने मुश्किल से निगला। आधे महीने से ज्यादा समय से सेक्स न होने के कारण वह बेचैन हो गया था। पत्नी, मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। उसने एक टेलीपोर्टेशन स्टोन निकालकर उल्टी गिनती शुरू करते हुए कहा। यान शियाओ की बेचैनी देखकर शियाओकियान समझ गई कि वह क्या सोच रहा है और उसने परेशान होने का नाटक किया। प्रिय, दुर्भाग्य से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यान शियाओ चौंक गया। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई। लेकिन यान शियाओ ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, और भी तरीके हैं। शियाओकियान चौंक गई। उसका सुंदर चेहरा और भी लाल हो गया। उसी क्षण यान शियाओ के टेलीपोर्टेशन की उल्टी गिनती समाप्त हुई और शियाओकियान के चारों ओर एक प्रकाश की किरण दिखाई दी। अगले ही पल उसके पीछे एक लंबा व्यक्ति प्रकट हुआ। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह एक मजबूत और भरोसेमंद आलिंगन में समा गई। उसके कान के पास से एक चुंबकीय आवाज धीरे धीरे आई, क्या तुमने मुझे याद किया? गर्म सांस उसके कोमल गुलाबी कान को छू गई और शियाओकियान कांप उठी। हाँ। बोलते ही उसने पीठ फेर ली और अपने प्रेमी की बाहों में गिर पड़ी। अगले ही पल उसके पैरों के पीछे से एक जोरदार बल आया और उसे सीधा ऊपर उठा लिया गया। चलो कमरे में चलते हैं। अरे नहीं, मालिक की पत्नी और मालिक अभी भी बाहर बैठक में हैं। कोई बात नहीं, शांत रहो। धड़ाम, छोटे से कमरे का दरवाजा बंद हो गया और अगले ही पल अंदर से कपड़े फटने की आवाज आई। कुछ घंटे बाद यान शियाओ कमरे से बाहर चला गया। अभी भी असंतुष्ट था, जबकि शियाओकियान बिस्तर पर लेटी हुई थी। शर्म और आक्रोश से उसका चेहरा लाल हो गया था और वह चादर के नीचे छिपी हुई थी। अंत में उसने यान शियाओ को सफल नहीं होने दिया, लेकिन असफल होने का मतलब था कि व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं बचा था। कहावत है, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, एक का नुकसान उठाकर दूसरे को चुकाना। भले ही उन्होंने शहर का द्वार अपने कब्जे में रखा था, लेकिन शहर की दीवार ढह गई थी, शहर का टावर गिर गया था और शहर के सरदार का महल कब्जा कर लिया गया था। ये पूरी तरह से नुकसान था। तुम बड़े गंदे हो। जियाओकियान के दिमाग में अजीबोगरीब तस्वीरें उमड़ रही थी। उसने एक हल्की सी आह भरी तकिए को गले लगाया और अपना सिर उसमें दबा लिया। कितनी अफसोस की बात है, मुझे नहीं पता आज इस लड़की को क्या हो गया है। उसे मासिक धर्म नहीं हो रहा है, तो फिर वो इतनी जिद क्यों कर रही है? यान शियाओ मन ही मन बुदबुदाया, उस पल का आनंद लेते हुए। आमतौर पर जब मामला गर्मा जाता था तो शियाओकियान बेहद सक्रिय हो जाती थी, लेकिन इस बार वो बिल्कुल अलग व्यवहार कर रही थी, अड़ी हुई थी और हार मानने को तैयार नहीं थी। अरे यान शियाओ, घर आने से पहले तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? मित्सुको मुड़ी और घर में किसी और को देखकर थोड़ी चौंक गई। अरे नहीं, मालिक की पत्नी, आप सब्जियां तोड़ रही थी, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। यान शियाओ हंस पड़ा और बात को टालने में कामयाब हो गया। क्या सच में? मित्सुको ने उसे एक शरारती नजर से देखा। मुझे लगता है तुम अपनी पत्नी के बारे में इतना सोच रहे हो कि अपने गुरु की पत्नी पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। हाँ, गुरुजी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझे बस अपने कर्तव्य निभाने हैं। अगर तुम्हारे गुरुजी की जबान तुम्हारी तरह मीठी होती तो वो रोजाना वॉशबोर्ड पर घुटने टेक कर कसरत नहीं करते। उसी समय पिछवाड़े में अभ्यास कर रही चिसातो को अचानक छींक आ गई। अछू, वैसे क्या शियाओकियान ने तुम्हें नहीं बताया था कि चैंपियन जुलान तुम्हें ढूंढ रही थी? उनसे पहले संपर्क नहीं हो पाया था, इसलिए वो यहाँ आई हैं। क्या उन्होंने कुछ नहीं कहा? यान शियाओ चौंक गई, फिर उसे एहसास हुआ शियाओकियान के पास सच में कुछ कहने का समय नहीं था। आखिरकार उसका मुंह ढका हुआ था। खांसी, कोई बात नहीं, तुम चैंपियन जुलान को वापस क्यों नहीं बुला लेते? शायद 3 महान झीलों के सूखने के बारे में कोई बात हो। अरे, तीनों महान झीलें सूख गईं। यान शियाओ चौंक गया, उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उन्होंने कहा कि उनमें से 2 झीलें फट गईं। शियाओकियान पिछले कुछ समय से इस पर नजर रख रही है, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत सुना, लेकिन मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मित्सुको ने याद किया। ठीक है स्वामी जी, मैं फोन करके पूछता हूँ। यान शियाओ ने सिर हिलाया, अपना फोन निकाला और जूलैन को डायल किया। कॉल जल्दी से लग गई और जूलैन की आवाज़ सुनाई दी। यान शियाओ, तुम अभी कहाँ हो? पारिया में तुम्हारा काम खत्म हो गया? जी जूलैन बहन, मैं अभी घर पहुंचा हूँ। तीनों महान झीलों के बारे में सुनते ही मैंने आपसे संपर्क किया। क्या स्थिति है? टीम गैलेक्टिक शायद तीनों पवित्र मशरूमों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली है। अगर आपके पास समय हो तो आप लिची झील आ सकते हैं। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करूंगी। यान शियाओ ने कुछ शब्द कहकर फोन काट दिया। हालात पर सोचते हुए वह परेशान लग रहा था। वह भी अभी घर लौटा था और शियाओकियान और अपने परिवार के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह थोड़ी देर और रुकना चाहता था। तभी शियाओकियान, जो अभी भी अपने पायजामे में थी, कमरे से बाहर आई। यान शियाओ की पीठ से अपना सीना सटाया और उसकी कमर में बाहें लपेट ली। ठीक है, बस जल्दी वापस आ जाना। पत्नी, आप, मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं है और मैं घर पर आपका ठीक से साथ नहीं दे सकती। बेहतर है कि आप बाहर चले जाएं, इससे समस्या हल हो जाएगी और आप मुझे परेशान नहीं करेंगे। बोलते बोलते शियाओकियान को कुछ याद आया और उसके अभी भी धुएं से भरे चेहरे पर फिर से शर्म आ गई। यान शियाओ मुस्कुराया, मैं सेक्स के लिए इतना बेताब नहीं हूँ। क्या हम बस शांति से सो नहीं सकते? अरे तुम तो साफ तौर पर हो। शियाओकियान ने थूकते हुए अपने छोटे हाथों से यान शियाओ को धीरे से धक्का दिया और कहा, जाओ जाओ, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। जब इस तरह की बात आती है तो तुम्हें निश्चित रूप से जाना होगा। तो मैं हर दिन सोते समय वापस आऊंगा, यान शियाओ ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। शियाओकियान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसका छोटा सा दिमाग तेजी से सोचने लगा कि क्या जवाब दे, लेकिन वह कुछ सोच नहीं पाए। उसने हार मान ली और कहा, जो चाहो करो। फिर उसने यान शियाओ को होठों पर एक चुंबन दिया और कहा, सावधान रहना। ठीक है। यान शियाओ ने सिर हिलाया और एक टेलीपोर्टेशन स्टोन निकाला। बायांग टाउन की घटना के बाद उसे अपनी स्थानिक टेलीपोर्टेशन क्षमता को छिपाने की जरूरत नहीं थी। अगर किसी को शक होता तो वह इसका दोष पालकिया पर डाल सकता था। बस एक प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ और यान शियाओ धीरे धीरे शियाओकियान की निगाहों के सामने से गायब हो गया। प्रकाश के मिटने के बाद ही शियाओकियान ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, थोड़ा और इंतजार करो और मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाऊंगी। प्रीवियस
अध्याय 410 3 महान झीलों का संकट। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर, अर्बन फिक्शन जॉनरा, प्लेइंग कार्ड्स नॉवल, फिल्म अडेप्टेशन न्यूज़, ई-स्पोर्ट्स नॉवल मर्चेंडाइज, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो, टोमोटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 411 षड्यंत्र, लिशी झील। कभी 3 महान झीलों में से एक शांत और समृद्ध झील रही लिशी झील का जलस्तर अब घटकर 1/5 रह गया है। कई जंगली पोकेमोन इससे प्रभावित हुए हैं और कस्बों और साहसी लोगों पर हमले हुए हैं। सिंथिया इस समय विशेषज्ञों के एक समूह, प्रोफेसर यामानाशी और एलिट 4 के 2 सदस्यों, गोसू और किकुनो के साथ झील के किनारे का सर्वेक्षण और सुरक्षा कर रही है। चूंकि अन्य 2 झीलें बमों से नष्ट हो चुकी हैं, इसलिए लीग ने लिशी झील को भी नष्ट होने से बचाने के लिए वहां बड़ी संख्या में पहरेदार तैनात किए हैं। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार सूखा लंबे समय तक जारी रहेगा। ऐसा लगता नहीं है कि प्राकृतिक वर्षा तीनों महान झीलों के जलस्तर में कमी की भरपाई कर पाएगी। यह अजीब है, गर्मी का मौसम आ चुका है, बारिश का मौसम होना चाहिए, फिर भी इतना लंबा सूखा कैसे चल रहा है? विशेषज्ञों ने माथे पर शिकन और सिर हिलाते हुए चर्चा की। तभी सिंथिया के बगल में एक तेज रोशनी चमकी। वूश! युद्ध कवच पहने एक लंबा चौड़ा व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ। अरे! वूसोंग ने तुरंत अपना पोके बॉल निकाला, लेकिन उसे एक हाथ ने पकड़ लिया। इतने घबराए हुए क्यों हो? मैं हूं, यानशियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। यानशियाओ, तुम यहाँ कैसे आए? झूलान ने पलकें झपकाईं। उसने फोन रखने के तुरंत बाद यानशियाओ के प्रकट होने की उम्मीद नहीं की थी। यानशियाओ मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। कुछ परिचितों से शिष्टाचारवश बात करने के बाद वह काम की बात पर आ गया। पता चला कि सिनो से उसकी अनुपस्थिति के दौरान 3 झीलों में से बाकी 2, लेक विजडम और लेक हॉट, में भीषण विस्फोट हुए थे, जिससे उनका पानी लगभग पूरी तरह से सूख गया था और सारा दोष लंबे समय से निष्क्रिय टीम गैलेक्टिक पर था। जब से शियाओक्सी ने पूरे इंटरनेट पर इनाम घोषित किया था, तब से रेड सन और टीम गैलेक्टिक के सदस्य वाकई मुश्किल दौर से गुजरे थे। लेकिन अब उनकी वापसी एक जबरदस्त हमला थी, जिसने लीग को तुरंत हाई अलर्ट पर ला दिया। लेकिन उनका मकसद क्या है? क्या उनका मकसद युक्षी और झीलों में रहने वाले दूसरे लोग हैं? अगर ऐसा है तो उन्होंने तीनों झीलों को एक साथ क्यों नहीं उड़ा दिया? यानशियाओ ने तीखे लहजे में पूछा। मैंने भी इस बारे में सोचा है और मुझे सिर्फ 2 संभावनाएं नजर आती हैं। पहली, उनके पास 2 से ज्यादा बम बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। आखिरकार 3 झीलों को उड़ाने के लिए काफी मात्रा में विस्फोटक चाहिए और वे इतने कम समय में इतना इकट्ठा नहीं कर सकते। दूसरी, उनका निशाना 3 झीलों के देवता नहीं है। वे बस इस तरीके से हमारा ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं और हमें दूर ले जाना चाहते हैं। या शायद उन्होंने 2 झीलों को उड़ा दिया, लेकिन उन्हें 3 झीलों के देवताओं का कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए उन्होंने हार मान ली। वूसोंग ने बीच में ही टोकते हुए कहा। यानशियाओ ने हल्के से सिर हिलाया और सोच में डूबे हुए अपनी ठुड्डी सहलाने लगा। उसने पहले भी कई बार टीम गैलेक्टिक के ऑपरेशनों में दखल दिया था, चाहे वह फ्लावर गार्डन टाउन के टोडोरो स्टीलवर्क्स में प्लूटो को रोकना हो या वैली पावर प्लांट में हुआ जिनको पीछे हटने पर मजबूर करना। इन कार्रवाइयों से टीम गैलेक्टिक के गैलेक्टिक बम बनाने के संसाधनों पर कुछ हद तक असर पड़ सकता था। इस बीच टीम गैलेक्टिक का थरी अगर आयो को निशाना बनाने का मकसद काफी सीधा है। वे पौराणिक कथाओं से जानते हैं कि हृदय की शक्ति लाल जंजीरों में संघनित हो सकती है, जिससे समय और अंतरिक्ष के 2 देवताओं को बांधकर नियंत्रित किया जा सकता है। एनिमे और गेम में रेड सन ने माउंट कोरोनेट के स्पीयर पिलर पर टाइम स्पेस ऑर्ब का उपयोग करके डायलगा और पाल्किया को बुलाया था और अंततः जंजीरों के माध्यम से उन पर थोड़े समय के लिए नियंत्रण हासिल कर लिया था। हालांकि इस दुनिया में टीम गैलेक्टिक का लक्ष्य उसकी उपस्थिति के कारण लगभग असंभव है। आखिरकार टाइम स्पेस ट्विन ड्रैगन्स को बुलाने वाला और इस समय उसके सिस्टम इन्वेंटरी में है। हंटर जे, जिसने एनिमे में टीम गैलेक्टिक को 3 पौराणिक मशरूमों को पकड़ने में मदद की थी, मारा जा चुका है और यानशियाओ पर हमले के कारण उनकी जनशक्ति में काफी कमी आ गई है। अब तीनों झीलों को नष्ट करना एक हताश जुआ जैसा लगता है। जब यानशियाओ इस बारे में सोच ही रही थी, तभी लीग का एक कर्मचारी जल्दी से आया। लेडी जुलान, वो सुंदर लड़का जाग गया है। सुंदर लड़का? यानशियाओ चौंक गई। जुलान की ओर देखते हुए बोली, उसे क्या हुआ? क्या वह घायल है? जुलान की धूसर आंखों में चमक आई। चलते चलते बात करते हैं। जुलान यानशियाओ और एलिट 4 के 2 सदस्यों को पास के एक पोकेमोन सेंटर ले गई। रास्ते में यानशियाओ को उस हैंडसम लड़के की स्थिति के बारे में पता चला। कुछ समय पहले एलायंस को सूचना मिली थी कि टीम गैलेक्टिक का एक अड्डा खोजा गया है। वहां पहुंचकर और उसमें घुसपैठ करने पर उन्होंने अस्थायी अड्डे को खाली पाया। वहां केवल इंटरपोल एजेंट हैंडसम बेहोश पड़ा था। स्थिति को समझने के लिए हैंडसम को देखभाल के लिए यहाँ लाया गया, जहां उसके ठीक होने के बाद उसे पूछताछ की जाएगी। जब हम टीम गैलेक्टिक के अड्डे को नष्ट करने गए थे, तब दाये ने टीम का नेतृत्व किया था। यह एक अखरोट तोड़ने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करने जैसा था। वूसोंग ने कंधे उचकाए। झूलान ने सिर हिलाया। लगभग उसी समय किसी ने लिची झील के पास टीम गैलेक्टिक के सदस्यों को देखा था, इसलिए हमने यहाँ बड़ी संख्या में कर्मियों को तैनात किया ताकि सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित हो। हम यानशियाओ सोचने लगा। झूलेन ने अपने सुनहरे बालों को माथे से झटकते हुए कहा, तुम्हें भी लगता है कि यह महज एक संयोग है ना? हाँ, यानशियाओ ने अपनी ठुड्डी थोड़ी झुकाई। उसकी आंखों में एक समझदारी भरी चमक थी। ऊपर से तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने जानबूझकर अपनी सेना को यहाँ केंद्रित किया है। क्या ये ध्यान भटकाने की रणनीति है? वूसोंग ने अपना चश्मा ठीक किया। तो उनका असली मकसद क्या है? मुझे लगता है यह एक नई दुनिया बनाना है, एक ऐसी दुनिया जहां दिल न हो। यानशियाओ उलझन में दिखी। उसका दिमाग विचारों के भंवर में फंसा हुआ था, क्षणिक विचार जो उसके मन से गुजरते हुए भी पकड़ में नहीं आ रहे थे। एक नई दुनिया? क्या टीम गैलेक्टिक की स्थापना में अकीरा का यही अंतिम लक्ष्य है? ग्राउंड टाइप एलिट 4 की सदस्य किकुनो भी उत्सुक हो गई। मैं एक बार माउंट कोरोनेट की तलहटी में अकीरा से मिली थी। उसने कहा था कि उसे संघर्ष से नफरत है और उसने दुनिया के सभी झगड़ों का कारण दिल को बताया था। वह खुद उतने दयालु और हंसमुख नहीं है जितना मीडिया उन्हें दिखाता है। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी भावनाओं का त्याग कर दिया है और पूरी तरह से तर्कसंगत हैं। इसलिए वह कभी भी आवेगपूर्ण या अतार्किक कार्य नहीं करेंगे। लेकिन अंततः ये सब सिर्फ अनुमान है। दृढ़ संकल्प की झील का जल स्रोत पूरे सिनो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसे खोया नहीं जा सकता। सिंथिया ने अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को दबाया। वह कुछ परेशान लग रही थी। तुम लोग पहले उस सुंदर लड़के से मिलो, मैं फोन करने जा रही हूँ। यानशियाओ के बोलने के बाद वह झूलैन के कुछ भी पूछने का इंतजार किए बिना बाहर भाग गई। झूलैन ने तुरंत अपना इरादा बदल लिया। वूसोंग और बाकी दोनों को आगे जाने के लिए कहा और फिर अपने लंबे कदमों से उनके पीछे चल दी।
यान शियाओ ने एक सोफा ढूंढा और बैठ गया। फिर शियाओ लुओ से शियाओ गैंग का नंबर डायल करवाया। जब वे साथ थे तब उसने गैंग की माँ का संपर्क नंबर सेव कर लिया था और अब वह काम आ गया। हेलो शियाओ गैंग, मैं यान शियाओ बोल रहा हूँ। आप लोग कैसे हैं? कुछ हुआ क्या है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झूलेन ये देखकर हैरान रह गई कि यान शियाओ ने सिर्फ शियाओ जी और उसके समूह के बारे में पूछा, लेकिन यान शियाओ के उस पर अटूट भरोसे ने उसे अपनी भावनाओं को दबाने पर मजबूर कर दिया और वह कॉल खत्म होने का इंतजार करने के लिए बैठ गई। प्रीवियस अध्याय 411 षड्यंत्र। नेक्स्ट सेटिंग्स टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर फैंकी रैंडम नॉवेल्स बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स वॉर और कॉन्फ्लिक्ट फैंटेसी नॉवल सीरीज ई स्पोर्ट्स नॉवल मर्चेंडाइज डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.1 यानामी एनालोगो टोमोटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 412 लाल जंजीरें। काफी देर की चुप्पी के बाद यान शियाओ ने फोन रख दिया। शियाओ गैंग के जरिए उसे ऐश और उसके दोस्तों की मौजूदा लोकेशन का पता चला। वे माउंट कोरोनेट के पूर्वी हिस्से में मिचिनार के बेहद नजदीक एक प्राचीन जंगल में थे। कुछ समय पहले ही ऐश और उसके दोस्तों का सामना एक छोटे से हेजहॉग से हुआ जिसके हाथ में घास की एक पत्ती थी जिसका नाम शाइमेन था। इसी वजह से वे गिर्टिना और डायल्गा के बीच चल रही लड़ाई में शामिल हो गए। जाहिर है यह हिस्सा 11वीं फिल्म का है जो एशटाउन आर्क के बाद आता है। मूल कहानी में एशटाउन में दो दिग्गज पोकेमोन की लड़ाई के कारण डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में भारी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई। गिर्टिना ने उन दोनों दिग्गज पोकेमोन के प्रति द्वेष पाल रखा था और इस मौके का फायदा उठाकर डिस्टॉर्शन वर्ल्ड से बाहर निकलकर डायल्गा को लड़ाई के लिए अपने साथ खींच लाया। ऐश और उसके दोस्तों की मुलाकात शाइमेन से हुई जो अनजाने में दो पौराणिक पोकेमोनों के बीच लड़ाई में फंस गया और उसे डिस्टॉर्शन वर्ल्ड की धुंध का एक बड़ा हिस्सा सोखना पड़ा। डायलिगा ने अपने सीड फ्लैश की शुद्धिकरण क्षमता का उपयोग करके एक विशाल विस्फोट किया जिससे अनजाने में डिस्टॉर्शन वर्ल्ड और वास्तविक दुनिया के बीच का प्रवेश द्वार खुल गया। डायलिगा भाग निकला और अपने पीछे एक समय प्रतिवर्ती क्षेत्र छोड़ गया जिसने प्रवेश द्वार को बंद कर दिया, जिससे गिर्टिना डिस्टॉर्शन वर्ल्ड के भीतर एक निरंतर लूप में फंस गया। शाइमेन को पकड़ने का रास्ता खोजने की चाह में गिर्टिना को खलनायक जीरो ने रोक दिया। डिस्टॉर्शन वर्ल्ड के शोधकर्ता का शिष्य जीरो डिस्टॉर्शन वर्ल्ड पर कब्जा करने की महत्वाकांक्षा रखता था। उसने गिर्टिना की क्षमताओं को यंत्रवत रूप से दोहराने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया में गिर्टिना की बलि दे दी। कई बार पीछा करने के बाद जीरो ने अंततः शाइमेन को पकड़ लिया और डायलिगा की सील को तोड़ने के लिए सीड फ्लैश का उपयोग किया। गिर्टिना को छोड़ते समय उसने शक्तिशाली मशीनों का उपयोग करके उसकी क्षमताओं को पकड़ने और उनकी नकल करने का भी प्रयास किया। सफलता मिलते ही ऐश और उसके दोस्तों ने उनके प्रयासों को विफल कर दिया जिससे डायल्गा असफल हो गया। अंततः डायल्गा को अधिकारी जेनी ने गिरफ्तार कर लिया। यह मूल रचना की विषय वस्तु है, हालांकि वास्तविक दुनिया मूल रचना से बहुत अलग है। प्लूटो के सचमुच मुक्त होने के बाद एक उल्कापिंडों की बौछार ने जीरो के उड़ने वाले बेड़े को आसानी से नष्ट कर दिया और खलनायक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दूसरी ओर गिरटिना मुड़कर उल्टी दुनिया में लौट गई, संभवतः डायल्गा से लड़ने के लिए। स्पष्ट रूप से वास्तविक दुनिया में भौतिक ट्रिक की क्षमताएं एनीमे में दिखाई गए से कहीं अधिक हैं। मिजिना खंडहर यान शियाओ ने अपनी आंखें सिकुड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रेड सन के असली उद्देश्य को जानता हो। मिजिना खंडहर में क्या गड़बड़ है? उसके बगल में खड़ी झूलैन एक जिज्ञासु बच्चे की तरह पूछे बिना नहीं रह सकी। यान शियाओ ने ऊपर देखा और महसूस किया कि यह सुनहरे बालों वाली महिला उसका पीछा करते हुए यहाँ आ गई है। बहन झूलैन, आप यहाँ कब आईं? जब से आपने अभी वह कॉल किया, झूलैन ने बड़ी सहजता से कहा, मानो उसे इस बात का जरा भी एहसास न हो कि वह किसी का पीछा कर रही है। आखिरकार जब वो सुंदर लड़का पीछे छूट गया है तो जाहिर है उसे ज्यादा उपयोगी जानकारी नहीं होगी। उससे मिलने जाना समय की बर्बादी होगी। झूलैन ने यान शियाओ पर नजर डालते हुए कहा, इसके विपरीत मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा अंदरूनी जानकारी हो सकती है। यान शियाओ, मैं बस अंदाजा लगा रही हूँ, बताओ। इसके बाद यान शियाओ ने झूलैन को अपने विचार बताए। सिन्हो की लगातार चैंपियन होने के नाते सिंथिया में ईश्वर युद्धों में भाग लेने के लिए बुद्धि और क्षमता दोनों हैं। इसलिए यान शियाओ के मन में भी उसे इसमें घसीटने का विचार आया। उसने इस अवसर का लाभ उठाकर एक ही बार में सब कुछ कह दिया। दरअसल मेरा विचार बहुत सरल है। सन का लक्ष्य एक नई दुनिया बनाना है, इसलिए उसे अनिवार्य रूप से डायल्गा और पाल्किया को ढूंढना होगा। यान शियाओ की आंखें चमक उठी जब उसने यह बात समझाई। लेक विजडम में सन द्वारा होशिनो को उस पर हमला करने के लिए भेजने की घटना के आधार पर टीम गैलेक्टिक के पास एशफोर्ड टाउन में यान शियाओ की लड़ाई के बारे में पहले से ही विशिष्ट जानकारी थी और वे जानते थे कि उसके पास टाइम स्पेस ऑर्ब भी है। लेकिन अब जब यान शियाओ काफी शक्तिशाली हो गया था तो सन उसे बिल्कुल भी निशाना नहीं बना सकता था। डायमंड ऑर्ब और व्हाइट ऑर्ब के बिना सन स्पीयर पिलर से डायल्गा और पाल्किया को नहीं बुला सकता था। इसलिए अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए उसके पास या तो टाइम स्पेस ड्रैगन्स के अपने आप प्रकट होने का इंतजार करने का विकल्प था या फिर सक्रिय रूप से उनकी खोज करने का। तो तुम्हारा मतलब है कि टीम गैलेक्टिक संभवतः जिराटिना के ठिकाने का इस्तेमाल डायल्गा और पाल्किया की खोज के लिए कर रही है। जुलान ने यान शियाओ के विचारों को तुरंत समझ लिया। हाँ, यान शियाओ ने सिर हिलाया। टीम गैलेक्टिक की युद्ध शक्ति भले ही कमजोर हो, लेकिन उनकी जानकारी जुटाने की क्षमता हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। कम से कम वे विभिन्न खंडहरों में मिले सुरागों से मिथिक पोकेमोन के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं, जो अपने आप में एक काबिलियत है। जुलान ने माथे पर शिकन डाली। लेकिन अगर उन्हें डायल्गा और पाल्किया मिल भी गए तो वे उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, है ना? यान शियाओ ने उसकी ओर देखा। क्या होगा अगर तीनों लेजेंडरी पोकेमोन पहले से ही उनके कब्जे में हों? वूश, जुलान उछल पड़ी। तुमने क्या कहा? इसी बीच सिन्हो में माउंट कोरोनेट के पूर्व में आकाश में एक हवाई किला जो प्रकाशीय अदृश्यता से ढका हुआ था चुपचाप क्षितिज पर आगे बढ़ रहा था। रेड सन मुख्य सीट पर बैठा था और उसके दोनों ओर 4 अधिकारी स्टारडस्ट, जुपिटर, सैटर्न और प्लूटोन खड़े थे। नियंत्रण कक्ष के केंद्र में विशेष रूप से निर्मित 3 स्टील के पिंजरों में 3 संत मशरूम बेहोश पड़े थे। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा की एक निरंतर धारा उपकरणों द्वारा दबाई और अवशोषित की जा रही थी, जो अंततः एक अजीब पदार्थ से बनी लाल चेन में प्रवाहित हो रही थी। मालिक बहुत चालाक था। उसने तीनों झीलों की कनेक्टिविटी का उपयोग करके जानबूझकर तीनों छोटे जीवों को जाल में फंसाया। जुपिटर ने एक भान उठाई, दर्पण में देखते हुए लिपस्टिक लगाते हुए क्रिम्सन सन की प्रशंसा की। होपस्टार की आंखें चमक उठी। एलायंस के उन लोगों को लेक ऑफ एम्बिशन पर इंतजार करने दो, फिर कोई हमें रोक नहीं पाएगा। प्लूटो, क्या स्पेस टाइम मॉनिटरिंग डिवाइस ने प्रतिक्रिया दी है?
क्रिम्सन सन ने भावहीनता से पूछा। बॉस, जैसा आपने अनुमान लगाया था, मिजिना खंडहरों के पास अंतरिक्ष समय में उतार चढ़ाव के संकेत मिले हैं, लेकिन दूरी के कारण हम विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। प्लूटो ने सिर झुकाकर कंप्यूटर क्रिम्सन सन को सौंप दिया। कुछ देर देखने के बाद चीरी ने सिर हिलाकर कहा, ज़ेनशिंग, संदेश पहुंचा दो और टीम को युद्ध के लिए तैयार कर दो। पूरी गति से मिजिना की ओर बढ़ो। जी। ... हालांकि मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता, चीरी और बाकी लोग पहले से ही जानते थे कि तीनों झीलों में स्थित 3 पवित्र मशरूमों के आवास आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर गठबंधन को लीची झील पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए निर्देशित किया। यान शियाओ की आंखों में एक ठंडी चमक झलक रही थी। लेक ऑफ एम्बिशन पहुंचकर उसने अपनी मानसिक शक्ति को झील में प्रवाहित करने का प्रयास किया, लेकिन व्यर्थ, उसे एजेल से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। एक ऐसे मनुष्य के रूप में जिसे उन्होंने आशीर्वाद दिया था, सिन्हो ग्रैंडमास्टर द्वारा चुना गया शिष्य, यान शियाओ को विश्वास नहीं था कि एजेल उसे अनदेखा करेगा। इसलिए केवल एक ही संभावना थी, रेड सन और अन्य लोग पहले ही सफल हो चुके थे और अब समय और स्थान के जुड़वां ड्रैगन की खोज कर रहे थे। रेड सन और गिरेटिना, कृपया समर्थन करें। प्रीवियस अध्याय 412 लाल जंजीरें। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, प्लेइंग कार्ड्स नॉवल, ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन सर्विस, ई बुक रीडर डिवाइस, राइटर्स रिसोर्सेज, अर्बन फिक्शन जॉनरा, एजेंट थ्रिलर बुक्स, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.8 यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 413 तीन देवताओं का युद्ध, 3000 शब्दों का अध्याय। तीनों पौराणिक पोकेमोन को जबरन पकड़ने का उनका मकसद क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि 3 पौराणिक पोकेमोन जो युद्ध में विशेष रूप से कुशल नहीं है, वास्तव में समय स्थान जुड़वाओं से सीधे मुकाबला कर सकें? सिंथिया ने पूछा। यान शियाओ ने अपनी नजरें झुका ली। हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि तीनों पौराणिक पोकेमोन डायलगा और पाल्किया को बांधने के लिए लाल जंजीरें बना सकते हैं। इन जंजीरों के बंधन में वे बिना शर्त आदेशों का पालन करेंगे। क्या? सिंथिया ने आश्चर्य से कहा। शायद यही इस दुनिया का नियम है, क्योंकि इस दुनिया को स्वयं आर्सिस ने अपने हृदय से बनाया है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि हृदय की शक्ति पदार्थ से परे है। यान शियाओ ने रहस्यमय भाव से कहा। सिंथिया एक पल के लिए चुप हो गई। ऐसा लग रहा था कि वे कोई भी कदम उठाने से पहले टीम गैलेक्टिक की किसी गतिविधि का इंतजार ही कर सकते हैं। ऐसे ही बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, चलो मिजिना मंदिर के खंडहर देखने चलते हैं। यान शियाओ ने उसके कंधे पर थपथपाया, उठा, बाहर गया और अपना उड़ने वाला यान रवाना किया। मुझे याद है उस खंडहर की रखवाली गिगानोटोसॉरस करता था, और मंदिर में सिन्हो की समय स्थान कथाओं के अभिलेख मौजूद हैं। हाँ, वहाँ जमीन के नीचे एक समय स्थान आयाम यंत्र है। यान शियाओ ने मिजिना पर अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा और अंतरिक्षयान गर्जना करते हुए आकाश में उड़ गया। समय स्थान आयाम यंत्र में समय स्थान के उतार चढ़ाव पर नजर रखने की क्षमता है, इसलिए ये समय स्थान जुड़वाओं की गतिविधियों का तुरंत पता लगा सकता था। बेशक ये सब सिंथिया को बेवकूफ बनाने के लिए था। आखिरकार यान शियाओ को पहले से ही पता था कि गिरेटिना, डायलगा और पाल्किया सभी मिजिना में प्रकट होंगे और यहाँ तक कि आर्सिस भी आएगा। मूल कहानी में ऐश और उसके दोस्तों ने डायलगा की समय यात्रा करने की क्षमता का उपयोग करके आर्सिस के क्रोध को शांत किया था। लेकिन अगर रेड सन अब 3 झीलों की देवियों के साथ आ जाए और लाल जंजीरों का इस्तेमाल करके समय स्थान के जुड़वां ड्रैगनों को वश में कर ले, तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। इस लड़ाई में उसे बहुत आत्मविश्वास नहीं था, इसीलिए वह सबसे शक्तिशाली महिला चैंपियन सिंथिया को साथ लाया था। आखिरकार वह कई बार काम से बचने के लिए उसका हथियार रही थी, इस बार उसे अपने साथी के रूप में इस्तेमाल करना अनुचित नहीं था। मिजिना, ये सिन्हो क्षेत्र के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित एक समृद्ध शहर है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, नदियों और झीलों से विभाजित खेत हैं और हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराएं और किंवदंतियां हैं। इस समय ऐश, ब्रॉय और डॉन खेतों में टहल रहे हैं और पास ही स्थित एक विशाल चोटी की ओर बढ़ रहे हैं। यह मिजिना के खंडहर हैं। इस विशाल चोटी पर एक मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मिजिना के प्राचीन पूर्वजों ने आर्सिस की कृपा का प्रतिफल देने के लिए इसका निर्माण किया था। ब्रॉय ने एक यात्रा मार्गदर्शिका पकड़े हुए समझाया। दयालुता, ऐश और डॉन ने उत्सुकता से पूछा। हजारों साल पहले मिजना एक बंजर भूमि थी। हमारे पूर्वजों ने इस जगह को अपने प्रयासों से बदलने की उम्मीद में खेती में अथक परिश्रम किया। एक महिला, जिसके बालों का जूड़ा बना हुआ था, कंधे से नीचे वाली पोशाक, शॉर्ट्स, काले मोजे और टखने तक के बूट पहने हुए, उन तीनों के पास प्रकट हुई। शाओजी और अन्य लोगों के कुछ पूछने से पहले ही उसने अपनी बात जारी रखी। लेकिन चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। एक दिन मिजना पर एक उल्कापिंड गिरा। जब सभी निराशा में डूबे हुए थे, तभी सृष्टिकर्ता देवता आर्सिस प्रकट हुए। उन्होंने अपने शरीर से उल्कापिंड को ढाल बनाकर उसे चकनाचूर कर दिया, लेकिन स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गए। मदीना के मुखिया डामोस ने आर्सिस को जीवन का स्रोत प्राप्त करने में मदद की, जिससे आर्सिस की शक्ति वापस आ गई। कृतज्ञता में आर्सिस ने दुनिया के 5 तत्वों को जीवन रत्न में समाहित कर दिया और डामोस को इस बंजर भूमि को बदलने के लिए दे दिया और चंद्रग्रहण के दिन इसे लौटाने का वादा किया। आपके सामने यह मंदिर, जो विशाल शिखर से जुड़ा हुआ है, डामोस और मदीना के प्राचीन पूर्वजों द्वारा आर्सिस की कृपा का प्रतिफल देने के लिए बनाया गया था। महिला अभी अपनी बात पूरी करने ही वाली थी कि अचानक उसका हाथ पकड़ लिया गया। शियाओ गैंग, जो चुपके से प्रकट हुआ था, उसके सामने घुटने टेक कर बोला, सुंदर महिला, आपकी आंखें तारों की तरह चमकती हैं, सचमुच मोहक हैं। कृपया मेरे साथ दोपहर का भोजन करें। उफ, मैं सुन्ना हो गया हूँ। गड़गड़ाहट। उस बदमाश के गाल पर मौजूद विष की थैली फूल गई और पीछे मुड़े बिना उसने ब्रॉय को खींच लिया। ओह, माफ करना, ब्रॉय हमेशा ऐसा ही रहता है। डॉन ने शर्मिंदगी कम करने की कोशिश करते हुए अजीब सी हंसी हंसी। यह काफी अनोखा है ना? महिला मुस्कुराई, फिर गंभीरता से बोली, मैं शीना हूँ, इन खंडहरों की रक्षक। यहाँ का स्पेस टाइम हाल ही में अस्थिर रहा है, इसलिए अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मुझे खेद है कि यह असंभव है। ये तो अफसोस की बात है, ऐश ने निराशा से कहा। बस तभी एक शक्तिशाली लहर उठी और आसपास का स्पेस टाइम विकृत होने लगा। पहाड़ की तलहटी में स्थित झील से एक बवंडर उठा, फिर तेजी से हवा में घूमता और उलझता हुआ अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गया। पिकाचू। जबरदस्त खिंचाव ने पिकाचू को ऐश के कंधे से हवा में खींच लिया, मानो निगलने ही वाला हो। पिकाचू। शियाओगुआंग की बाहों में मौजूद पिपल ने अपनी बाहें चुरा ली, अपने छोटेपन फड़फड़ाते हुए पिकाचू का पीछा करने लगा और पिकाचू को दूर खींचने के लिए बबल बीम छोड़ी। लेकिन उसने पिकाचू के भयानक खिंचाव बल को कम आंका। बबल बीम तुरंत ही पिकाचू में समा गई और दोनों पोकेमोन अनियंत्रित रूप से एक दूसरे के करीब खींचते चले गए। दयालगा, कृपया इन्हें बचाओ। शीना ने अपने हाथों को अपनी छाती के सामने जोड़ लिया और पास का अंतरिक्ष हिलने लगा।
अगले ही पल एक गहरे नीले रंग का विशालकाय जीव, जिसकी संरचना ठंडी और धातु जैसी थी, एक अंतरिक्षीय दरार से निकला और उसने एक टाइम रोड छोड़ी जिससे अंतरिक्ष समय में मौजूद विकृतियां ठीक हो गईं। पिकाचू और पिपल झील में गिर गए और उन्हें कोई चोट नहीं आई। शियाओगुआंग चौंक गया। ये समय का देवता दियालगा है। डायलिगा मेरा दोस्त है, शीना ने डायलिगा की ओर देखते हुए कहा। धन्यवाद डायलिगा। धन्यवाद। ऐश, जिसने पिकाचू को झील से बाहर निकाला था, ने भी उन्हें धन्यवाद दिया। गरज, डायलिगा ने हल्का सा सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। तभी शांत हो चुकी झील की सतह पर एक अंधेरा द्वार दिखाई दिया। लाल रोशनी की एक चमक और 6 राक्षसी रिबन से लिपटी एक विशाल धूसर परछाई तेजी से बाहर निकली। उसकी धातुई कांटों वाली पूंछ डायलिगा के चारों ओर लिप गई, उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रही थी। ब्रॉर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये गिरटिना है, ये डायलिगा पर हमला कर रहा है। गरज, डायलिगा अचानक गिरटिना के बंधनों से मुक्त हो गया और उसे चेतावनी देने के लिए एक जोरदार दहाड़ मारी। दो महान प्राणियों के टकराने से धरती जोर से कांप उठी और विशाल चोटी से चट्टानें नीचे लुढ़क गईं। शीना, इन्हें रोको, इससे अंतरिक्ष समय का विरूपण और टकराव और भी बढ़ जाएगा। शीना के समान वस्त्र पहने एक रक्षक दौड़कर आया और चिल्लाया। मैं कोशिश करूंगी, शीना ने अपने हाथ फिर से जोड़ते हुए कहा। उसके भीतर से मानसिक ऊर्जा का एक प्रज्वलित प्रवाह निकला। शक्ति, अंतरिक्ष समय के नियमों को तोड़ो। आकाश में उग्र गिरटिना तुरंत रुक गया। शीना के चारों ओर हल्का नीला प्रकाश घूमने लगा, जो लगातार गिरटिना के शरीर में समा रहा था। रुको, तुमने डायलगा को गलत समझा है। शीना ने चुपचाप प्रार्थना की, अपनी भावनाओं को उसे प्रेषित किया। लेकिन गरज, गिरटिना का शरीर गहरे लाल प्रकाश से धधक उठा। वह तुरंत टेलीपैथिक संचार की स्थिति से मुक्त हो गया और फिर डायलगा की छाती पर ड्रैगन पल्स छोड़ दिया। धमाका, अचानक हुए हमले से डायलगा झील में जा गिरा, जिससे कई मीटर ऊंची लहरें उठीं और किनारे पर खड़े लोगों को पीछे धकेल दिया। शीना का शरीर बेजान हो गया। गार्जियन केबिन के सहारे वह हौंकते हुए बोली, नहीं नहीं, गिराटिना का गुस्सा बहुत तेज है, मैं नहीं कर सकती। ये कैसे हो सकता है? डॉन ने हवा में लड़ रहे दो पौराणिक पोकेमोन को देखा। उसके दिमाग में एशेफोर्ड का दुखद दृश्य कौंध गया। तुम दोनों रुक जाओ। क्या तुम फिर से दुनिया को अपने साथ नीचे खींचने वाले हो? हालांकि उसकी चीखों का कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय गुस्से में भरे डायलगा ने एक शक्तिशाली बीम हमले से गिरटिना को पीछे धकेल दिया और फिर अपने मुंह में ऊर्जा इकट्ठा करने लगा। समय आधारित ऊर्जा का एक आकाशगंगा इकट्ठा हुआ, फिर पल भर में गिरटिना की छाती की ओर सीधा बरस गया। वूश, गिराटिना शून्य में गायब हो गया। उसके टाइम रोड ने उसके हमले को नाकाम कर दिया और वह झील में जा गिरा। बूम, झील का लगभग आधा पानी पल भर में भाप बनकर उड़ गया और विशाल पर्वत की चट्टानी दीवारें भी आंधी में घिसकर दलदल में बदल गईं। गर्जना, डायलिगा ने आकाश की ओर दहाड़ मारी, मानो अपने विशिष्ट हमले के बाद अपनी सारी दबी हुई झुंझलाहट निकाल रहा हो। लेकिन अगले ही पल एक काली आभा ने चुपचाप डायलिगा को घेर लिया और गिरटिना तुरंत आकाश में प्रकट हुई। उसकी गर्दन पर काटकर उसे जमीन पर घसीट लिया। बूम, कभी उपजाऊ रहे मैदान में एक विशाल गड्ढा बन गया। डायलिगा बुरी तरह घायल हो गया, जबकि गिरटिना हवा में उठी और एक बार फिर ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल किया। जैसे ही ड्रैगन पल्स वार करने वाली थी, अचानक पानी की एक धारा ने उसे किनारे से रोक दिया। दोनों हमले टकराए और हवा में ही फट गए, अंततः शून्य में विलीन हो गए। हेज ड्रैगन एक तरफ मुड़ा, जहां एक विशालकाय गुलाबी और बैंगनी रंग का दानव खड़ा था, जिसकी भुजा पर लगी डिस्क हल्की हल्की चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार हो। यह पाल्किया है, गार्जियन केरबिन ने अविश्वास से कहा। अगर ये तीनों यहाँ लड़ने लगे तो मिजना पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। शीना आंखें कसकर बंद करके मुश्किल से खड़ी हुई। समय और स्थान के नियमों को भी हरा दो। छी, अगले ही पल उसने मुंह भर खून उगला और उसकी आभा तुरंत अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। शीना, नहीं, कोई फायदा नहीं, वे पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं। क्या हम बस खड़े होकर देखते रहेंगे? मैं नहीं कर सकती, शीना ने हठपूर्वक कहा, अपने हाथ जोड़कर फिर से कोशिश करने के लिए तैयार। गर्जना, उसी क्षण विशाल गड्ढे में मौजूद डायलगा ने एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई, अपना सिर उठाया और प्रकाश की एक किरण फेंकी। आकाश में एक भयानक शॉकवेव फैल गई और उल्कापिंड आतिशबाजी की तरह गिरने लगे। यह उल्कापिंडों की बारिश है, चलो चलें। क्रोबिन ने जल्दी से ऐश और दूसरों को पुकारा, घायल शीना को उठाया और दूर चला गया। हालांकि गिरटिना इतना भाग्यशाली नहीं था। अपनी उड़ान के दौरान उल्कापिंडों की बारिश से वह बार बार टकराया और उसकी आंखों का खून जैसा लाल रंग और भी गहरा होता चला गया। उसने अपना मुंह भी खोला और उल्कापिंडों की बारिश कर दी। इस अंधाधुंध हमले ने सीधे पाल्किया को अपनी चपेट में ले लिया, जो उसकी मदद के लिए आया था। गर्जना, लंबे समय से तैयार की गई वर्ड स्लाइस तुरंत ही छोड़ दी गई। क्रैक क्रैक क्रैक, उसके रास्ते में मौजूद अंतरिक्ष धीरे धीरे चकनाचूर हो गया। अपनी हार जानते हुए प्लूटो शून्य में भागने के लिए मुड़ा, लेकिन डायलगा के टाइम रोड ने उसे रोक दिया, जिससे वह वहीं रुक गया और वार को सीधे झेलने के लिए मजबूर हो गया। बूम, घना धुआं उठ रहा था और साफ नीला आसमान काला पड़ रहा था। डॉट डॉट डॉट, डायलगा, गिराटिना, प्रीवियस, अध्याय 413, तीन देवताओं का युद्ध, 3000 शब्दों का अध्याय। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, अर्बन फिक्शन जॉनर, academic genius resources, history, esports novel merchandise, playing cards novel, discord about blog, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V 0.81, यानामी अन्ना, नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर लोगो, टोमाटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश, अध्याय 414, जागृति की कगार पर आरसेस। बूम, धमाकों की गूंज सुनाई दी और घने जंगल से 3 आकृतियां निकलीं। हे भगवान, ये तो बहुत भयानक है। म्याऊं, ये यहाँ कैसे लड़ रहे हैं? म्याऊं, म्याऊं चीखते हुए भागा। उसे डर था कि कहीं वह जैकों में न फंस जाए। इस बदमाश का पीछा करते करते हमने क्या क्या नहीं देखा। ये तो बस पौराणिक पोकेमोन की लड़ाई है। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं सबको पकड़ लूंगी, मुसाशी ने धमकी दी। उसके शब्दों में बहादुरी झलक रही थी। मुसाशी, अगर तुम्हें भागना ही है तो भागो, मुझे क्यों पकड़ रही हो? कोजिरो चिल्लाया, ये तो बहुत थकाने वाला है। बैंग, जैसे ही तीनों भागने लगे, उनके पैरों के नीचे एक जल तरंग आई, जिससे वे हवा में उछल गए। पहली बार मुझे लग रहा है कि उड़ना वाकई बहुत अच्छा है। हाँ, म्याऊं, लेकिन अगले ही पल, धड़ाम, तीनों एक स्टील की प्लेट से टकरा गए। जल्दी से अपनी मुद्रा ठीक करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि धमाके के बाद वे एक पर एक चाप में उड़ते हुए एक तैरते हुए किले पर जा गिरे थे। वह चिन्ह, ये टीम गैलेक्टिक है। कोजिरो ने स्टील की प्लेट पर बने चिन्ह की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। अपनी आवाज़ धीमी रखो, ये लोग शायद उन पौराणिक पोकेमोन के पीछे पड़े हैं। जेसी ने उसका मुंह ढकते हुए फुसफुसाया।
हमें बस चुपके से अंदर घुसना है, उनके और पालकिया के आपस में लड़ते लड़ते थक जाने का इंतजार करना है और फिर हमला करके उन सबको खत्म कर देना है। ही। बोलते हुए वह हंसी। मुझे पता ही नहीं था जेसी के पास ऐसी रणनीति है। म्याऊं। हाँ, उसका समझदार होना दुर्लभ है। वो पहले कितनी बेवकूफ़ रही है। हंसते हंसते जेसी ने उनकी तरफ देखा। तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? कोजिरो और म्याओ तुरंत पसीने से तरबतर हो गए और अपने गुंडे वाले रूप में आ गए। हमारा मतलब था कि हम आपकी बात मानेंगे। हा हा हा। सही कहा म्याऊं। डॉट 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 डॉट। एबोन फोर्ट्रेस कंट्रोल रूम। अभी क्या शोर मचा था? अकारी ने भावहीन होकर पूछा। रिपोर्ट कर रहे हैं बॉस। टक्कर की तीव्रता को देखते हुए, या शायद युद्ध के बाद के झटकों का मलबा था, किले को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अकारी ने सिर हिलाया और स्क्रीन पर टकराते हुए 3 दिव्य जानवरों को घूरने लगी। प्लूटो, लाल श्रृंखला की प्रगति कैसी है? रिपोर्टिंग बॉस, श्रृंखला पूरी हो गई है, लेकिन समय स्थान बोले के बिना इसकी बंधन शक्ति सीमित है। मेरा सुझाव है कि नियंत्रण लागू करने से पहले समय स्थान जुड़वा ड्रैगनों द्वारा कुछ और ऊर्जा खर्च करने का इंतजार किया जाए। हम तीनों अधिकारियों को आदेश दें कि वे क्षेत्र को सील करने की तैयारी करें, किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार रहें। जी सर। डॉट 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 डॉट। वूश, हवा का एक झोंका उनकी ओर तेजी से बढ़ा, जिससे यान शियाओ का विमान हिल गया। दूर से दोनों देख सकते थे कि काले, गुलाबी और नीले रंग की ऊर्जा के टकराव से आकाश का रंग एक जैसा हो गया था। हमें अभी मेडिना पोकेमोन सेंटर से रिपोर्ट मिली है कि समस्थान ड्रैगन और गिरटिना मेडिना खंडहरों में लड़ रहे हैं। सिंथिया ने यान शियाओ के पास आते हुए कहा। चलो काम में तेजी लाते हैं। यान शियाओ ने अपनी आंखें सिकुड़ी, कंट्रोल स्टिक को नीचे किया और विमान आसमान में तेजी से उड़ गया, पीछे एक लंबी जेट लकीर छोड़ते हुए। जल्द ही विशाल पर्वत नजर आने लगे और 3 पौराणिक पोकेमोन विशाल चोटियों की तलहटी में आपस में भिड़ते हुए उनकी दृष्टि में आ गए। टीम गैलेक्टिक। सिंथिया ने दूर से मंडराते हवाई किले को देखा। किले के डेक पर लगभग 100 सैनिकों की कुलीन टुकड़ियां इकट्ठा हो रही थीं। रेडसन, तीनों अधिकारी और वैज्ञानिक प्लूटन किले के सामने खड़े थे और नीचे भयंकर युद्ध में उलझे 3 ड्रैगनों को देख रहे थे। लगता है रेडसन काफी आत्मविश्वासी है। यान शियाओ के होठों पर मुस्कान आ गई। स्वाभाविक रूप से वह इस रोमांचक दृश्य में शामिल होना चाहता था। स्नैप, यान शियाओ ने लैंडिंग बटन दबाया और विमान युद्ध क्षेत्र से कुछ दूरी पर एक पर्वत शिखर पर उतर गया। गर्जना। जैसे ही वह विमान से उतरा, डायलगा और पालकिया की दहाड़ें उसके कानों में गूंज उठीं। अगले ही पल आकाश में गुलाबी और नीले प्रकाश का एक चकाचौंध भरा प्रदर्शन हुआ, जिससे आकाशगंगा के समान समय की गर्जना और अर्धचंद्राकार शून्य प्रहार एक साथ प्रकट हुए। ऐसा लगा मानो अंतरिक्ष समय जम गया हो, फिर दोनों ड्रैगनों के संयुक्त हमले से चकनाचूर हो गया। सब कुछ धूसर और निर्जीव प्रतीत हुआ। कानों में कोई ध्वनि नहीं सुनाई दे रही थी, केवल विनाश की मौन अजय शक्ति ही गूंज रही थी। दो मूर्ख। गेराटिना की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने छाया गुप्त हमला किया, अचानक आधे शरीर की चौड़ाई के बराबर अंतरिक्ष का निर्माण किया और फिर शांति से शून्य में विलीन हो गई, विनाशकारी संयुक्त हमले से बच गई। बूम 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 बूम। शून्य प्रहार और समय की गर्जना एक दूर स्थित पर्वत शिखर पर जा गिरे। उसके आधार पर स्थित चट्टानें हवा में गायब हो गईं और पूरा पर्वत एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ ढह गया। वूश। गेराटिना चुपचाप टाइम स्पेस ड्रैगन्स के पीछे प्रकट हुआ। उसकी पूंछ ने उन्हें जोर से जमीन पर पटक दिया। फिर उसके शरीर से एक रहस्यमयी प्रेत जैसी ऊर्जा निकली, मानो उन पर पाताल लोक का श्राप हो। गरज। इस मानसिक हमले के कारण टाइम स्पेस ड्रैगन्स एक साथ दहाड़ उठे। सिंथिया ने माथे पर शिकन डाली। ये गिरटिना का श्राप है। पालकिया और डायलगा शायद खतरे में हैं। रेडसन और बाकी लोग शायद बेचैन हो रहे हैं। चलो चलें। बिना कुछ कहे यान शियाओ ने ब्रेवेरी का पोके बॉल फेंका और सिंथिया ने गारचॉम्प को छोड़ा। दोनों एक के बाद एक युद्ध क्षेत्र की ओर दौड़े। दूसरी ओर रेडसन भी अपनी 100 सैनिकों की सेना के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था। टीम गैलेक्टिक को खाली देखकर टीम रॉकेट के तीनों सदस्य स्काई फोर्ट्रेस के एक कोने से निकले और कहीं से चुराए गए एक छोटे उड़ने वाले वाहन में बैठकर चले गए। मुझे खजाना मिल गया। मुझे टीम गैलेक्टिक के कमरे में एक सोने का सिक्का मिला। म्याओ। म्याओत ने एक चमकता हुआ सोने का सिक्का निकाला। उसकी आंखें छोटे तारों की तरह चमक रही थीं। ये तो बस एक सोने का सिक्का है। जैसे ही हम 3 मिथिकल पोकेमोन पकड़ लेंगे, हम इसे अपने बॉस को भेंट करेंगे। हम जितने चाहें उतने सोने के सिक्के रख सकते हैं। जेसी ने गर्व से कहा और फिर म्याओत से सोने का सिक्का छीन लिया। लड़ाई के दौरान तुम्हारा ध्यान बनाए रखने के लिए मैं ये सिक्का तुम्हारे लिए रखूंगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो म्याओ? म्याओत को पूरा शक है कि तुम मेरा सोने का सिक्का चुराने की कोशिश कर रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है ना कोजिरो? जेसी ने अपने साथी को देखते हुए मुट्ठी भींच ली। कोजिरो। डिग्री म्याओत, मुझे लगता है कि हमें अभी बड़े परिदृश्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। डॉट डॉट डॉट। इसी क्षण मिजिना खंडहर के मंदिर के भीतर सीना धीरे धीरे जाग उठी। कैसी हो सीना? क्या तुम ठीक हो? कोबिन ने पास झुकते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। हमें जीवन रत्न को आर्सेस को लौटाना होगा और केवल आर्सेस ही 3 पौराणिक पोकेमोन के बीच के संघर्ष को रोक सकता है। जीवन रत्न? ऐश ने पूछा। ये है। कोबिन ने एक राजदंड निकाला जिसके सिरे पर एक साधारण उपकरण लगा था, जिसे सक्रिय करने पर एक चमकदार गोला प्रकट हुआ। ये वही है जो आर्सियस ने 1000 साल पहले डेमोस के पूर्वज को उधार दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से चंद्रग्रहण के दिन जब उसने इसे वापस मांगा तो डेमोस ने पोकेमोन के एक समूह को आर्सियस पर हमला करने का आदेश दिया और इसे लौटाने से इनकार कर दिया। क्रोधित होकर आर्सियस ने ऊर्जा का एक भयानक विस्फोट किया, जिससे सभी पोकेमोन और उस पर हमला करने वाले सभी लोग नष्ट हो गए और गंभीर चोटों के कारण वह गहरी नींद में सो गया। डेमोस, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉन ने कमर पर हाथ रखकर और भौहें चढ़ाते हुए कहा। ब्रॉ ने अपनी टुड्डी सहलाई, लेकिन असल में डेमोस के पूर्वज को गलत समझा गया था, है ना? तुम्हें कैसे पता? कर्बिन ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि मिस शीना इतनी खूबसूरत है, जाहिर है उनके पूर्वज बुरे इंसान नहीं होंगे। क्या ये कोई सवाल भी है? ब्रॉ ने बेफिक्री से कहा। ये सुनकर सब अवाक रह गए। शीना ने सिर हिलाते हुए कहा, दरअसल डेमोस के उपनेता को डर था कि जीवन कोष लौटाने से मिजना की समृद्धि में गिरावट आ जाएगी, इसलिए उसने एक पोकेमोन को डेमोस को सम्मोहित करने का आदेश दिया, जिसके कारण यह विपत्ति आई। आज चंद्रग्रहण का दिन है और साथ ही आर्सिस के पुनः जागृत होने का भी दिन है। आर्सिस के जागृत होने के कारण ही विभिन्न आयामों के बीच टकराव हुआ, जिससे 3 पौराणिक पोकेमोन के बीच गलतफहमी पैदा हो गई। मैं समझ गई। आर्सिस, पालकिया, कृपया मेरी मदद करें। प्रीवियस अध्याय 414, जागृति की कगार पर आर्सिस। नेक्स्ट। सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ।
हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, मूवीज, इन्फिनिट लूप नॉवेल्स, नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर, फैंकी रैंडम नॉवेल्स, ई-स्पोर्ट्स नॉवल मर्चेंडाइज, साइफाई ई बुक्स, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.8 यानामी एनालोगो, टोमोटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 415 आरसेस अवतार, बॉस, रिपोर्टिंग, हमने 2 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी प्राणियों को नष्ट कर दिया है। होक्सिंग एक घुटने पर बैठकर रिपोर्ट देने लगा। बहुत बढ़िया। चीवी ने पास ही मौजूद कमजोर हो चुके टाइम स्पेस ट्विन ड्रैगन्स और उनके सामने लगातार हमला कर रहे हैं ड्रैगन को देखा। उसके हाथ में लालचेन धुंधली रोशनी में धीरे धीरे ऊपर उठी। समय और अंतरिक्ष की शक्ति सब मेरी है, हा हा हा। वह जोर से हंसा, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। इसी क्षण होक्सिंग ने अचानक हाथ बढ़ाकर चीवी की गर्दन पर रख दिया और उसकी आवाज उसके रूप से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। मैं कहता हूँ चीवी, तुम्हारे अधीनस्थ भरोसेमंद नहीं है। होक्सिंग, तुम क्या कर रहे हो? बॉस को छोड़ो। सुईशिंग और जेनशिंग के बगल में मौजूद टैंक स्कंक और पॉइजन स्कल फ्रॉग ने अपने पंजे निकाल लिए। रेडसन ने शांत भाव से होक्सिंग की ओर देखा। यान शियाओ, तुम सच में आ गई हो? मैं न सिर्फ आई हूं, बल्कि तुम्हारी जान भी ले लूंगी। होक्सिंग की आंखों में द्वेष की एक चमक दिखाई दी। उसका चेहरा विकृत हो गया, जिससे यान शियाओ का असली रूप सामने आ गया। उसी क्षण भीतर से एक सफेद लोमड़ी की परछाई निकली, उसके पंजे बाहर निकले और सीधे रेडसन के गले पर वार करने लगे। क्लांग, अचानक एक क्वांटम अवरोध प्रकट हुआ, जिसने परछाई के हमले को रोक दिया। रेडसन ने बल का प्रयोग करके पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन यान शियाओ ने उसके हाथ में लाल जंजीर पकड़ ली। तुम्हें इसे संभालना नहीं आता, मुझे संभालने दो, यान शियाओ ने कहा। अपनी कमर पर बंधी पोके बॉल खोली और स्लेकिंग ने जंजीर को पकड़कर जोर से खींचा। क्रैश, जंजीर वहीं पर टुकड़ों में बिखर गई। स्नैप स्नैप स्नैप। चीरी ने 6 पोके बॉल फेंकी और पल भर में 6 चैंपियन स्तर के पोकेमोन प्रकट हो गए। वीविल, क्रोबाक, क्रोबैट, मैग्नेटोन, प्रोबोस्किस और हाउंडून। साथ ही वह तेजी से चिप गया। आखिरकार यह नकली निकला। यान शियाओ ने अपने हाथ में पत्थर को मसल दिया और चीरी को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। ड्रैगन डाइव। उस ठंडी आत्मविश्वास भरी आवाज ने चीरी के चेहरे पर स्तब्धता ला दी। अगले ही पल एक गहरे नीले रंग का गार्चॉम्प उन 6 पोकेमोन के बीचों बीच झपटा और ड्रैगन माइट के भयंकर हमलों की जड़ी लगा दी। सिर से टक्कर, पंजों से वार, दांतों से काटना और धक्का देना। 3 सेकंड से भी कम समय में चीरी के 6 पोकेमोन आमने सामने से गिर गए और सबसे आगे मौजूद हाउंडून, क्रोबाक और वीविल पल भर में ढेर हो गए। तो चैंपियन भी यहाँ है। चीरी मुड़ा और उसकी निगाहें पीछे खड़े सैनिकों पर टिक गईं। सैनिक ने अपना हुड नीचे किया, जिससे धूप में चमकता हुआ सुनहरा रंग दिखाई दिया। ये सिंथिया थी। रेडसन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अपनी तथाकथित नई दुनिया की योजना छोड़ दो। पौराणिक पोकेमोन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर मैं मना कर दूं तो। साइचिक। यान शियाओ के बगल में शियाओ और मेलोइडा प्रकट हुई। उनकी अपार मानसिक शक्ति ने तुरंत पूरे क्षेत्र को दबा दिया, जिससे कोई भी हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। यही कारण था कि सिंथिया ने शुरुआत में ही प्रतिद्वंद्वी के तीनों डार्क टाइप पोकेमोन को हरा दिया था। आखिरकार डार्क टाइप पोकेमोन साइचिक टाइप से अप्रभावित होते हैं। बस करो ये बकवास। यान शियाओ आगे बढ़ा, मानो किसी खाली कमरे में दाखिल हो रहा हो। सीधे रेडसन के पास जाकर उसे छूने लगा। यान शियाओ, तुम। रेडसन ने भावहीनता से चेतावनी दी। हालांकि असाधारण मानसिक दृढ़ता वाली शिक्षिका यान पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने उसे और भी जोर से गले लगा लिया। गले लगाते हुए उन्होंने कहा, अरे यार, मुझे तुम्हारी मांसपेशियों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। जूलैन कोष्टक, मैंने शिक्षिका यान से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। ये दृश्य, जिसे बगल में खड़ी सुईशिंग ने देखा, उसके लिए 2 थप्पड़ों से भी ज्यादा अपमानजनक था। उसकी छाती जोर से फूल रही थी, उसका गुस्सा भड़क रहा था। बॉस का अपमान मत करो। टैंक स्कंक, विस्फोट करो। यान शियाओ ने भौहें उठाई, अपनी कमर पर रखी पोके बॉल खोली और लंबे कान वाला खरगोश प्रकट हुआ, जिसने अचानक एक जोरदार हाई फाइव दिया, जिससे विस्फोट कुछ देर के लिए रुक गया और फिर एक फ्लाइंग नी किक से टैंक स्कंक हवा में उछल गया। धमाका। देर से हुए धमाके की गूंज हवा में गूंजी, लेकिन इससे यान शियाओ के हल्के बाल बस थोड़े से हिले। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे अधीनस्थ इतने वफादार हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चीरी ने यान शियाओ को घूरा, उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। ऐसा लग रहा था कि इस समय उसके लंबे समय से दबे हुए भाव धीरे धीरे लौट रहे थे। कुछ देर खोजने के बाद भी यान शियाओ को लालचेन नहीं मिली। उसने अपने पोकेमोन से टीम गैलेक्टिक के सभी सदस्यों को काबू में करवाया, उनके उपकरण और पोके बॉल छीन लिए और उन्हें पहरे में इकट्ठा कर लिया। फिर उसने जूलैन को बुलाया। बहन जूलैन, रॉक का इस्तेमाल करके उसे सम्मोहित करो। हमें नहीं पता कि उसने अपने गुप्तांग में कुछ छिपा रखा है या नहीं। क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? जूलैन का चेहरा अजीब सा था। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, आकाश में सूर्य की रोशनी अचानक मंद पड़ गई और एक किलिन जैसी आकृति धीरे धीरे आकाश में प्रकट हुई, जो सूर्य को अपनी पीठ पर लिए हुए थी। उसकी कमर के चारों ओर 5 अलग अलग रंगों की पत्थर की शिलाएं धीरे धीरे घूम रही थी, मानो कोई देवता अवतरित हुआ हो। यह आर्सियस है। जूलैन ने देखते ही सृष्टिकर्ता देवता को पहचान लिया। यान शियाओ ने भी अपनी भौहें उठाई, उसकी दृष्टि में विशिष्ट जानकारी प्रकट हुई। आर्सियस लव 96 मध्यम स्तर का देवता अवतार। विशेषताएं, बहुगुण धारण किए गए पत्थर की शिलाओं का उपयोग करके इच्छा अनुसार गुण बदल सकता है। विवरण, आर्सियस द्वारा 18 विश्वोत्पत्ति पत्थर की शिलाओं और दिव्य शक्ति के संयोजन से निर्मित एक अवतार, स्वतंत्र चेतना और स्मृतियों से युक्त। हजारों वर्ष पूर्व इसने एक उल्कापिंड हमले को शारीरिक रूप से सहन किया था और मिजना के नेता को 5 उत्पत्ति पत्थर दिए थे। हालांकि किसी अज्ञात कारण से शेष 13 पत्थर की पट्टियों में से 8 गायब हो गईं। केवल बर्फ, विष, बुराई, कीट और चट्टान की पट्टियां ही बची रहीं। इसलिए इसकी शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। यान शियाओ ने भौहें उठाई। ये व्यक्ति, जिसके पास प्रथम स्तर के देवता जितनी शक्ति है, वास्तव में एक अवतार है। तो असली आर्सियस कहाँ है? लेकिन इस अवतार की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि सिस्टम ने सोते समय चुपके से पत्थर की पट्टियां चुरा लीं। एक पल के लिए यान शियाओ को थोड़ा अपराध बोध हुआ। उसे अपराध बोध का ऐसा एहसास हुआ जैसे वह चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। रुको! आर्सियस की आत्मा को झकझोर देने वाली आवाज आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। समय और स्थान के 2 ड्रैगन अचेतन रूप से अपना युद्ध रोक दिया। केवल गिरटिना, जिसकी आंखें अभी भी लाल थीं, ने अपना सिर उठाया और आर्सियस पर फफकारा। आर्सियस ने ठंडी सांस छोड़ी। उसके पीछे की भूरे धूसर रंग की पत्थर की पट्टियां चमक उठी और उसने अपने मुंह से दुष्ट ऊर्जा की एक लहर छोड़ी। बूम! अपनी श्रेष्ठ आभा के अत्यधिक दबाव में गिरटिना तीव्र हमले से बच नहीं सका। उसका एक पंख तुरंत ही छेद गया और वह जमीन पर जोर से गिर पड़ा। गर्जना! उसने दहाड़ लगाई और बदले में ड्रैगन पल्स से हमला किया।
धड़ाम, आरसीएस ने अपनी सुरक्षा कवच उठाए, लेकिन वह कई मीटर पीछे धकेल दिया गया। उसकी आभा थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई। स्पष्ट रूप से स्तर 97 का गिरेटिना सीधे मुकाबले में इस अवतार से किसी भी तरह कमजोर नहीं था। अपनी दुनिया में वापस जाओ। आरसीएस ने अपना सिर उठाया और प्रकाश की एक किरण छोड़ी। आतिशबाजी जैसे उल्कापिंड हवा में फट गए और दंडात्मक ऊर्जा की किरणें सीधे गिरेटिना की ओर बढ़ीं। बूम 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 बूम। लगातार विस्फोटों की एक श्रृंखला में जमीन लगातार कटती गई और कई मीटर नीचे गिर गई। मिट्टी, पानी और वनस्पति सब भाप बनकर उड़ गए। फुफकार, यान शियाओ हनफने लगा। ये लाइट शॉट के लिए असली सजा है। ये निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुलना एक अद्भुत की वे कर सके। रथ को रोकने का एक व्यर्थ प्रयास। आरसीएस ने दूर स्थित विशाल शिखर की ओर हवा में चलते हुए टिप्पणी की। वह अपने 5 मूल रूपों को पुनः प्राप्त करने आया था। लेकिन ठीक उसी समय जब सभी को लगा कि आरसीएस के प्रकट होने से दिव्य युद्ध समाप्त होने वाला है, वूश धड़ाम, उसके पीछे से समय की एक उग्र आकाशगंगा और एक स्थानिक वार निकला जिसने अपने रास्ते में अंतरिक्ष समय को कांच की तरह चकनाचूर कर दिया। गेराटिना, प्रीवियस, अध्याय 415 आरसीएस अवतार, नेक्स्ट। सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.81। यानामी एनालोगो, टोमोटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 416 युद्ध। नहीं नहीं नहीं, यह एक सामूहिक हाथापाई है। धमाका, वॉइड स्लैश और टाइम रोड ने एक साथ आरसीएस के पेट पर वार किया, जिससे हुए भीषण विस्फोट से आसमान लगभग दफन हो गया। क्या हुआ? झूलेन ने पूछा। ये लाल जंजीरें हैं, टाइम स्पेस ड्रैगन्स नियंत्रण में हैं। यान शियाओ ने तुरंत टाइम स्पेस ड्रैगन्स को बांधने वाली मानसिक जंजीरों को पहचान लिया। वह घूमा और क्रिम्सन सन का कॉलर पकड़ लिया। क्रिम्सन सन, तुम। लेकिन फिर अचानक वह गुलाबी जेली में बदल गया। लेवल 68 एलिट 4 एडवांस्ड। हे, बॉस तो बॉस है ही। इस तरह की भागने की रणनीति हमें भी नहीं पता थी। जेन शिंग, जिसके हाथ बंधे हुए थे, ने ताना मारा। यान शियाओ ने उसकी अनदेखी करते हुए ब्लिंकस्टोन को पकड़ा और झूलेन से कहा, बहन झूलेन, मैं टाइम स्पेस ड्रैगन्स और क्रिम्सन सन से निपट लूंगा। तुम आरसीएस और गिरेटिना पर नजर रखना। झूलेन के जवाब का इंतजार किए बिना वह गायब हो गया। सिंथिया ने जोर से सिर हिलाया, संदेश दिया और फिर गारचॉम्प पर सवार होकर दूर के युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़ी। टाइम स्पेस ट्विन ड्रैगन्स के पीछे अकारी के वस्त्र आंधी में लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर अभूतपूर्व जोश झलक रहा था। अब सब कुछ खत्म होने वाला है और सब कुछ शुरू होने वाला है। समय के देवता डायलगा, अंतरिक्ष के देवता पालकिया, मेरे लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करो। दूसरे आयाम का द्वार खोलो और सब कुछ नष्ट कर दो। गरज, लाल जंजीरों से बंधे टाइम स्पेस ट्विन ड्रैगन्स दहाड़े। उनकी भयंकर आभा ने धरती को चीर डाला। पहाड़, नदियां और खेत पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गए और कभी उपजाऊ रहा मिजना एक जीते जागते नरक में बदल गया। पिघला हुआ लावा जमीन की दरारों से फूट पड़ा, नदियों को बहा ले गया और आसमान घने धुएं से पूरी तरह से काला हो गया। काले बादलों ने सूरज की रोशनी को ढक लिया। अक्षम्य, आरसीएस का क्षतिग्रस्त अवतार हवा में फिर से प्रकट हुआ। उसकी प्रचंड शक्ति उसके चारों ओर चमक रही थी, मानो वह बेकाबू होने की कगार पर हो। दंडात्मक प्रकाश की 2 किरणें तेजी से एक के बाद एक छोड़ी गईं, जिससे स्पेस टाइम ट्विन ड्रैगन्स को हमले के आगे पीछे हटना पड़ा। पहले से ही टूटी हुई जमीन को और नुकसान पहुंचा, दरारें चौड़ी हो गईं। लेकिन क्रिम्सन सन के हाथों में लाल जंजीरें पूरी तरह से अप्रभावित रहीं। स्पेस टाइम ट्विन ड्रैगन्स की संयुक्त शक्ति से आकाश में एक आकाशगंगा प्रकट हुई। क्रिम्सन सन का चेहरा परमानंद से भर उठा। ये धीरे धीरे विकृत होता अंतरिक्ष समय। इसे मेरे सिवा कोई नहीं रोक सकता। ये समय और अंतरिक्ष के देवताओं की शक्ति है। चलो इस दुनिया को उस परम संसार में बदल दे जिसकी मैं कामना करता हूँ। बस, आरसीएस ने एक बार फिर ऊर्जा एकत्रित की और क्रिम्सन सन पर हमला करने की तैयारी की। लेकिन उसी क्षण उसके पीछे एक परछाई कौंधी और गिरेटिना चुपचाप प्रकट हुआ। उसने अपना खूनी लाल मुंह खोलकर आरसीएस के अग्रभाग को काट लिया। अगले ही पल उसकी पूंछ आरसीएस के चारों ओर लिपट गई और उसे पूरी तरह जकड़ लिया। गिरेटिना, तुम। अवतार ने जोरदार संघर्ष किया और गिरेटिना के साथ जमीन पर गिर पड़ा। अब मुझे नए संसार का देवता बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये बिल्कुल नई आकाशगंगा, ब्रह्मांड का जन्म, सचमुच सुंदर है। चमकते सूरज के ऊपर आकाशगंगा का विस्तार जारी रहा और समय स्थान के जुड़वा ड्रैगनों की शक्ति क्षीण होती चली गई। वूश, एक आकृति प्रकट हुई और चीरी की आंखें सिकुड़ गईं। खुश होने का अभी समय नहीं है। यान शियाओ ने अपना सिर उठाया। उसका ठंडा चेहरा शांत और संयमित था। यान शियाओ, बात यहाँ तक आ गई है, अब तुम मेरी योजनाओं में बाधा नहीं डाल सकते। मैं तुम्हारे सभी किए हुए कामों को माफ कर दूंगा, क्योंकि तुम चाहे जो भी करो, इस पल से तुम्हारे सारे दिल गायब हो जाएंगे। इसकी शुरुआत तुमसे होती है। इसकी शुरुआत तुम्हारे पोकेमोन से होती है। इसकी शुरुआत उस इंसान से होती है जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। चीरी के माथे की नसें फूल गईं। वह पागलों जैसी लग रही थी। किसी के दयनीय होने के पीछे हमेशा कोई न कोई कारण होता है। यान शियाओ ने आह भरी और बहस न करने का फैसला किया। उसी क्षण उसकी कमर पर बंधी सभी पोकेबॉल खुल गईं। बनी, ओलिवियर, इंडीडी, स्लेकिंग, जोरॉक, ब्रेवेरी, उरसाद, ब्लिसी, ईवे, पिट्जियोट, कंस्कान, लिजार्ड, सिल्वरली, बेवेयर, मेलोइटा, रैगिंगीग्स और छोटा कछुआ टेलेबरगोस। कुल 17 पोकेमोन एक साथ प्रकट हुए। उनकी शक्तिशाली आभाएं एकजुट होकर टाइम स्पेस ट्विन ड्रैगन्स का जबरदस्त प्रतिरोध कर रही थीं। एशफोर्ड में मैं शक्तिहीन था, केवल बाहरी सहायता से ही तुम्हें जगा पाया था। अब तुम्हारे सामने फिर से खड़े होकर मेरे पास युद्ध का रुख मोड़ने की शक्ति है। यान शियाओ के सिर से 7 रंगों की प्रकाश किरणें धीरे धीरे निकलने लगी और पोकेमोन के साथ एक बंधन बना लिया। इस क्षण उसके हृदय की शक्ति चरम पर थी। हे अस्पष्ट हृदय वाले, क्या यही है जिसके लिए तुम पोकेमोन लड़ते हो? रेडसन ने उपहास किया। कितने दयनीय, सर्वशक्तिमत्ता के सामने तुम महज हताहत हो। तुम्हारे पास दिल नहीं है। तुम हमारे बंधन को कैसे समझ सकते हो? यान शियाओ की आंखें चमक उठीं। उस मूर्ख बंधन ने उसे धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने की शक्ति दी। उसके वस्त्र बिना हवा के लहरा रहे थे। साथियों, चलो लड़ते हैं। काकी और सारिन ने सबसे पहले दहाड़ लगाई और एक शक्तिशाली छलांग लगाकर डायलगा पर सीधा हमला किया। उसके तुरंत बाद अन्य पोकेमोन भी आ गए। डायलगा, पालकिया, एक नई दुनिया बनाने से पहले चलो इन छोटे मोटे दुश्मनों से निपटते हैं। रेडसन ने हाथ हिलाया और स्पेस टाइम ड्रैगन हरकत में आ गए। हालांकि इससे पहले कि वे अपने हमले कर पाते, एक विशाल विकृत अंतरिक्ष ने 100 मीटर के क्षेत्र को घेर लिया। एसेंस का ट्रिक स्पेस। हालांकि इस स्थान का 2 दिग्गज पोकेमोन पर कोई खास असर नहीं पड़ा, फिर भी उनकी गति कुछ पल के लिए धीमी हो गई।
उसी क्षण लोपुनी और कंसकान मेगा इवोल्यूशन में परिवर्तित हो चुके थे और उनका अचानक हमला पलक झपकते ही आ गया। थप्पड़, तेज थप्पड़ एक साथ पड़े जिससे ड्रैगनों के मुंह में मौजूद ऊर्जा बिखर गई। बूम, उर्सा का अचानक हमला डायल्गा पर सीधा पड़ा। उसके पंजे की जबरदस्त ताकत से डायल्गा थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन स्लेकिंग ने एक जोरदार हमला किया। मैजिक रश सीधे पाल्किया से टकराया। बूम, पाल्किया कई मीटर पीछे जा गिरा। गरज, दोनों ड्रैगनों ने अपना सिर हिलाया। अपने उच्च स्तर के बावजूद इस तेज हमले से उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। वाटर पल्स और बीम कैनन, उनके सिग्नेचर मूव्स, उनके मुंह में एकत्रित हुए। फिर उन्होंने अभूतपूर्व शक्ति के साथ उर्सा और स्लेकिंग की ओर आक्रमण किया। ओलिविया, मिरर इमेज। ओलिवा आगे बढ़ी, जबकि उर्सारिंग और स्लेकिंग ने पीछे हटने का मौका पा लिया। उनके बेहतरीन तालमेल ने उन्हें आसानी से अपनी जगह बदलने में मदद की और फिर ओलिवा ने अपनी परावर्तक ढाल उठाकर 2 ऊर्जा तरंगों को सीधे रोक दिया। हालांकि अपेक्षित परावर्तन नहीं हुआ, इसके बजाय दोनों हमले ढाल के सामने वाले हिस्से को और कमजोर करते चले गए। बूम, अगले ही पल ऊर्जा तरंगें फट गईं और ओलिवा अस्त व्यस्त हालत में पीछे की ओर जा गिरी। एग्गासिली ऊपर, जोरोक और ब्रेवियरी किनारे से, सिल्वाली, मेलोइटा, उर्सारिंग और रेगिंगीग सामने से हमला करते हैं। पिट्जियोट, ईवे, इंडिटी और सेप्टाइल दूर से समर्थन देते हैं। पोकेमोन ने जवाब दिया और एक साथ बचाव के लिए दौड़ पड़े। दोनों ड्रैगन तुरंत गिर गए। अक्सर एक को खदेड़ने के बाद बाकी उन पर हमला कर देते थे। हाथापाई करने वाले सभी योद्धा बलवान और मजबूत थे, जबकि दूर से हमला करने वाले योद्धाओं के पास अपार मारक क्षमता थी। अपने अंतिम हमलों का इस्तेमाल करने पर भी विरोधी योद्धा इन हमलों को झेल सकते थे। यह कोई पोकेमोन की लड़ाई नहीं थी, ये स्पष्ट रूप से एक जंगली बॉस की लड़ाई थी। तालबेगोस, इस्तेमाल करो। तुम्हें यहीं रुक जाना चाहिए। यानशियाओ ने सिर से लार टपकाते उस छोटे कछुए को कुछ सहायता से देखा। केवल यही जीव इस युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच गहरी नींद में सो सकता था। रेडसन, गिरेटिना और डकराए। मेलोइटा, कृपया समर्थन करें। प्रीवियस अध्याय 416 युद्ध। नहीं, यह एक सामूहिक हाथापाई है। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, एल्व्स, फेरीज, फैंटेसी बुक्स, फैंकी रैंडम नॉवेल्स, अर्बन फिक्शन जॉनरा, फैंटेसी नॉवल सीरीज, फिल्म अडेप्टेशन न्यूज़, साइफाई ई बुक्स, मूवीज, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81। यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल। एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 417 नश्वर प्राणी, उनके लिए देवताओं के बराबर होना आम बात है। बूम, जमीन जोर से कांप उठी जब गिरटिना और आर्सिस के अवतार एक साथ आकाश में उड़ गए। दोनों पोकेमोन लंबे समय से जमीन के नीचे भयंकर लड़ाई लड़ रहे थे और अब दोनों काफी कमजोर हो चुके थे। अवतार की हालत गिरटिना से कहीं ज्यादा खराब थी। वह स्पष्ट रूप से घायल दिख रहा था और हर बार हमला करने पर उसे काफी देर तक सांस लेनी पड़ती थी। आखिरकार उसने समय स्थान के जुड़वा ड्रैगनों के संयुक्त हमले की पूरी ताकत बिना किसी चेतावनी के झेल ली थी। इसके अलावा उसमें पूर्ण दैवीय आभा नहीं थी, वह केवल अपार शक्ति वाला एक अवतार था। अगर उसे बचाने वाली 5 पत्थर की गोलियां न होती तो शायद वह पहले ही क्रोधित गिरटिना से हार चुका होता। आर्सिस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों की नींद के बाद तुम्हारी ताकत बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी। अब तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। गिरटिना हवा में चक्कर लगा रहा था, उसके शरीर पर मौजूद अनगिनत चोटें उनकी भीषण लड़ाई की गवाही दे रही थीं। आर्सिस ने ठंडी फुफकार मारते हुए प्रकाश की एक तेज किरण छोड़ी। एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी बादलों को चीरती हुई गिरटिना की दृष्टि को बाधित कर गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो आर्सिस पहले ही भाग चुका था और तेजी से पास के मिथिना मंदिर की ओर उड़ रहा था। वह उस जीवन कोष को वापस लेने जा रहा था जो उसने गिरटिना को उधार दिया था। जीवन कोष में ड्रैगन टैबलेट था और अगर वह ड्रैगन प्रकार में परिवर्तित हो जाता तो उसके पास गिरटिना का सीधा सामना करने की शक्ति होती। गिरटिना उसका पीछा करने ही वाला था कि काले ऊनी कोट में टखनों तक पहुंचते सुनहरे बालों वाली एक आकृति ने उसका रास्ता रोक दिया। सिंथिया ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, उसकी धूसर आंखों में लड़ने का जज्बा झलक रहा था। गिरटिना, मुझे अपना प्रतिद्वंद्वी बनने दो। इसके साथ ही सिंथिया ने की स्टोन जड़ी लिपस्टिक निकाली और लापरवाही से अपने लाल होंठों पर लगाई। गरुड़, मेगा इवोल्यूशन करो। गासर, मेगा गरुड़ इंद्रधनुषी प्रकाश की किरण को चीरता हुआ गिरटिना की ओर तेजी से बढ़ा। युद्ध शुरू हो गया। बैंग, रेगिंगीग्स और पाल्किया आमने सामने टकरा गए। उनके हाथ पैर एक भयंकर संघर्ष में उलझ गए। हालांकि रेगिंगीग्स का स्तर अपेक्षाकृत कम था, लेकिन प्राचीन युग के एक शक्तिशाली दैत्य के रूप में जिसने पृथ्वी को हिला दिया था, धीमी शुरुआत के बाद उसकी ताकत पाल्किया का सीधे मुकाबला करने के लिए काफी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने कम समय में इतना बढ़ जाओगे। डायल्गा, पाल्किया का समर्थन करने के लिए टाइम रोड का इस्तेमाल करो। समय स्थान के जुड़वा ड्रैगनों को पलटवार करने के लिए संघर्ष करते देख अकारी ने आदेश दिया। हालांकि काइट, कुदान उछला और एक जोरदार मुक्का मारा जिससे डायल्गा के मुंह में जमा सारी ऊर्जा तुरंत बिखर गई। फिर लोपुनी, ब्रेव ईगल और कुशाला दावरा बारी बारी से लड़ाई में शामिल हुए और डायल्गा किसी तरह खुद को बचाए रखकर घेरे से बच निकला। बिया और रेगिंगीग्स के मोर्चा संभाले रखने से यानशियाओ का पक्ष लगभग सुरक्षित था। हालांकि झड़पों में पोकेमोन को कभी कभार मामूली चोटें आईं, लेकिन वे मामूली थीं। दूसरी ओर रेडसन लगातार चिंतित होता जा रहा था और बार बार आकाश में आकाशगंगा की ओर देख रहा था। उसने लड़ने की सारी इच्छा खो दी थी। एक समय यानशियाओ के सामने खड़ा ओलिविया एक वेव मिसाइल को रोकने के लिए फिर से आगे बढ़ा। इसी मौके का फायदा उठाकर रेडसन ने हमला कर दिया। अब पूरी ताकत से रोड का इस्तेमाल करो। रोड। दोनों ड्रैगन एक साथ आकाश की ओर दहाड़े और पोकेमोन तुरंत लाल रोशनी में परिवर्तित हो गए और उछलकर वापस अपने पोकेबॉल में चले गए। अगले ही पल पाल्किया के कंधे का कवच चमक उठा और अंतरिक्ष जम गया। साथ ही आकाशगंगा डायल्गा के मुख से निकलकर एक जगह सिमट गई और समय थम गया। देवता इसलिए देवता हैं क्योंकि उनके पास अजेय शक्ति है और तुम अंततः बस एक हताश प्रतिरोध कर रहे हो। जैसे ही ये शब्द उसके मुख से निकले, स्पेस टाइम स्लैश और टाइम गर्जना एक साथ शुरू हो गई। किसी भी अंतरिक्ष को चीरने में सक्षम एक वार, किसी भी समय को नष्ट करने में सक्षम प्रकाश का एक स्तंभ आपस में जुड़कर चुपचाप यानशियाओ की ओर बढ़ने लगे। उस पल पूरा दृश्य मानो थम गया। यानशियाओ, दूर से गिरटिना द्वारा पीछे धकेले गए लैन ने ये देखकर चीख मारी। दूर जा रहे आर्सिस अवतार ने भी पीछे मुड़कर देखा। वूश, बिखरा हुआ स्पेस टाइम धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में आ गया और वहां मौजूद सभी लोगों की सुनने की शक्ति वापस आ गई। लेकिन अकारी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसके सामने युद्ध पोशाक पहने लड़का बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था। ऊपर क्रिस्टल नीले कवच वाला एक कछुआ हवा में तैर रहा था, जिसकी पूंछ लंबे लहराते बालों से बनी थी।
कवच स्वप्निल अलौकिक प्रकाश से जगमगा रहा था, जिस पर 18 गुण अंकित थे, जबकि बीच में बना षड्भुजाकार चिन्ह प्रकाश की एक किरण उत्सर्जित कर रहा था जो सीधे आकाश की ओर जा रही थी। प्रकाश के नीचे लड़के का रूप किसी देवता जैसा लग रहा था। तुम कौन हो? ये कैसे संभव है? मैं बस एक साधारण इंसान जो पोकेमोन से प्यार करता है। आखिरकार मनुष्यों के लिए देवताओं के बराबर होना आम बात है। ताली बागोस, क्रिस्टल क्लस्टर का इस्तेमाल करो। बागो क्रिस्टलीकृत ऊर्जा एक अत्यधिक केंद्रित प्रकाश किरण के रूप में प्रकट हुई, जो आकाश में लंबवत ऊपर की ओर बढ़ती हुई ऊपर छाए काले बादलों को चीरते हुए सूर्य के प्रकाश को अंदर आने देती है। फिर तारों की ऊर्जा की एक चकाचौंध भरी बौछार उल्कापिंडों की तरह बरसने लगी। प्रत्येक तारे में एक उच्च तापमान वाली ढाल थी जो हवा को संकुचित कर रही थी। प्रत्येक टूटता तारा स्पेस टाइम ट्विन ड्रैगन्स को कई फीट पीछे धकेल रहा था। बूम 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 बूम। अनगिनत लड़ाइयों से पहले से ही घायल और जख्मी हो चुके स्पेस टाइम ट्विन ड्रैगन्स अंततः क्रिस्टलीकृत तारों के प्रकाश के इस शक्तिशाली विस्फोट के नीचे गिर पड़े। स्नैप! उनके गले में बंधी लाल जंजीरें टूट गईं और तारों के प्रकाश में विलीन हो गईं। आकाश में बनी आकाशगंगा भी दृश्य गति से तेजी से विलीन हो रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह आकाशगंगा, ये गायब हो गई। नहीं, रेडसन ने एक उड़ने वाला बैग निकाला और आकाश में उड़ गया। वह उस दुनिया में जा रहा था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। जैसे ही वह आकाशगंगा में प्रवेश करने वाला था, शून्य में एक दरार चुपचाप खुल गई। गरज! गिराटीना उसमें से निकला, उसे काटते हुए एक विचित्र और काल्पनिक दुनिया में खींच ले गया। इससे पहले कि वह पूरी तरह से शांत होता, उसने पीछे मुड़कर यान शियाओ को गहरी नजर से देखा और विपरीत दुनिया का प्रवेश द्वार धीरे धीरे गायब हो गया। गिराटीना, लगता है उसे होश आ गया है। सिंथिया गार्चॉम्प पर सवार होकर बोली। यान शियाओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने एडमिंट और जेड ऑर्ब निकाले और उन्हें टाइम स्पेस ट्विन ड्रैगन्स को उपचार के लिए दे दिया। धन्यवाद यान शियाओ। टाइम स्पेस ट्विन ड्रैगन्स ने टेलीपैथी के माध्यम से अपना आभार व्यक्त किया। मुझे धन्यवाद दो, तो तुम्हें यहाँ कम रहना चाहिए, ताकि उसे हर बार तुम्हारी गड़बड़ ठीक न करनी पड़े। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। समय और स्थान के दो ड्रैगन चुप रहे, स्पष्ट रूप से थोड़े शर्मिंदा थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, यान शियाओ को सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर अपने अपने स्थानों पर लौट गए। जाने से पहले आकाश से दिव्य प्रकाश की दो किरणें, एक नीली और एक गुलाबी, उतरी और यान शियाओ के शरीर में समा गईं। डिंग! मेजबान को समय और स्थान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। समय और स्थान के कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अब आप समय और स्थान के बंधनों से मुक्त होंगे और आपका शरीर बहुत मजबूत हो गया है। यान शियाओ ने अपनी मुट्ठी भींची, उसे ऐसा लगा जैसे वह अब एक ही मुक्के से बैल को गिरा सकता है। उसने जमीन पर पड़े तीनों बेहोश संत मशरूमों को इकट्ठा किया, उन्हें कुछ ऊर्जा घन खिलाई, ताली बजाई और खड़ा हो गया। उफ! अगला नंबर उसका है। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और दूर स्थित विशाल शिखर पर बने मंदिर की ओर मुड़ा। डिंग! आर्सिस का अवतार उन्मादी अवस्था में प्रवेश कर गया है। विशेष मिशन जीवन के स्रोत को पुनः प्राप्त करें अपडेट हो गया है। अगले ही क्षण आर्सिस की क्रोधित आवाज आकाश में गूंज उठी। मानवता क्षमा के योग्य नहीं है। आरजेक्स प्रीवियस अध्याय 417 नश्वर प्राणी, उनके लिए देवताओं के बराबर होना आम बात है। नेक्स्ट सेटिंग्स टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर फैंकी रैंडम नॉवेल्स ए बुक्स नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर ट्रांसलेशन टूल्स और रिसोर्सेज आइसबर्ग मिस्ट्री नॉवेल्स एजेंट थ्रिलर बुक्स डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 418 घर्षण की लड़ाई आर्सिस विशेष जीवन का स्रोत पुनः प्राप्त करें। विवरण आर्सिस का अवतार जीवन का स्रोत पुनः प्राप्त करने आता है, लेकिन उत्तराधिकारी से उसे एक नकली रत्न मिलता है। बार बार धोखा खाकर वह क्रोधित हो उठता है। आवश्यकताएं उग्र अवतार को शांत करें और 5 पत्थर की शिलाओं से बना जीवन का स्रोत प्राप्त करें। पुरस्कार आर्सिस पौराणिक पोकेमोन को वश में करने का मिशन अनलॉक होता है और उसके मेजबान के साथ उसका संबंध बढ़ता है। 5 पत्थर की शिलाएं प्राप्त होती हैं, भूमि जल घास विद्युत और ड्रैगन। मूल कहानी में आर्सिस भी एक नकली रत्न से धोखा खाकर उसे पुनः प्राप्त करना चाहता था और क्रोधित हो गया था। 3 भौतिक देवताओं के हस्तक्षेप से ही वह रुका, जिससे ऐश और उसके दोस्तों को समय यात्रा करने का अवसर मिला। अंततः मुख्य पात्रों के प्रयासों से गलतफहमी दूर हुई और संकट टल गया। लेकिन अब यान शियाओ जीवन के स्रोत की खोज करने के बजाय इस अवतार का सीधे सामना करने के लिए अधिक उत्सुक है। एक बुरी तरह घायल अल्पाका, या यूं कहें एक अवतार। अगर हमने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो हम उन 3 भौतिक देवताओं का अपमान करेंगे जिन्होंने इस स्थान का सृजन किया। यही सोचकर यान शियाओ पित्जियोर की पीठ पर कूद गया। झूलन चौंक गई। यान शियाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? अनुभव प्राप्त करने जा रहा हूँ बहन झूलन। 3 पौराणिक मशरूमों पर नजर रखना। यान शियाओ ने सहजता से मुस्कुराते हुए बवंडर में ऊपर की ओर उड़ान भरी। बागो टेलेबागोस खुशी से चिल्लाया और उसके पीछे पीछे चला गया। झूलन ने उसकी दूर जाती आकृति को देखा और अचानक समझ गई कि कैसे इस लड़के ने, जिसने 1 साल से भी कम समय पहले पदार्पण किया था, इतनी ऊंचाई हासिल कर ली। चुनौती एक अंतहीन ऊपर की ओर चुनौती डॉट डॉट डॉट। इस समय मिजिना के मंदिर में। आर्सियस, हमें समझाने दीजिए, यह जरूर कोई गलतफहमी होगी। शीना ने नकली रत्न को घबराकर ऊपर उठाया, उसके शब्द बेहद कमजोर लग रहे थे। झूठे इंसानों, जीवन कोश हमें सौंप दो। आर्सियस गुस्से से दहाड़ा, जिसका असर ऐश और उसके दोस्तों पर पड़ा और पिकाचू तो दबाव से लगभग उड़ ही गया। आर्सियस, वह तो एक निर्दोष को फंसा रहा है, डॉन ने शिकायत की। ऐश आगे बढ़ा और गंभीरता से बोला, आर्सियस, हमें थोड़ा और समय दीजिए, हम जीवन कोश जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन जवाब में उसने एक विनाशकारी हाइपर बीम मारी। धमाका। हॉल धमाके के साथ ढह गया, खंभे टूट गए और चट्टानें नीचे लुढ़क गईं। पहाड़ की तलहटी में खड़ी टीम रॉकेट को आने वाले खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मतलब क्या हमने एक पौराणिक पोकेमोन को पकड़ने का अपना सबसे अच्छा मौका गंवा दिया? जेम्स ने अनिश्चितता से कहा। लेकिन वो डॉक्टर यान, जो उस बदमाश से भी ज्यादा ताकतवर है, यहाँ है। म्याऊं। और वहां से नो चैंपियन सिंथिया भी है। हमारे पास तो कोई मौका ही नहीं है। म्याऊं। उन दोनों की तुलना में मुसाशी कहीं ज्यादा आशावादी था। अरे सुना नहीं, उस अल्फाज़ ने कहा कि उसका रत्न इसी महल में है। अगर हम उसे ढूंढकर चुपके से निकल जाएं। कोजिरो की आंखें चमक उठी। इस तरह हम बिना लड़ाई का जोखिम उठाए उसे अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, म्याऊं सोचता है कि अगर हम रत्न बॉस को दे दें तो हमें शाखा प्रबंधक का पद जरूर मिल जाएगा। म्याऊं। तीनों ने एक साथ कहा, चलो करते हैं। म्याऊं। लेकिन अगले ही पल
धड़ाम, असंख्य गिरते हुए पत्थरों ने उन्हें दफना दिया। विशाल पर्वत की चोटी पर आरजेस, कृपया अपना क्रोध शांत करो, केविन ने सेना को बचाते हुए विनम्रतापूर्वक विनती की। लेकिन आरसेस की ऊर्जा एक बार फिर बढ़ गई। जैसे ही वह हमला करने वाला था, क्षितिज से एक ठंडी आवाज आए, लंबे कान वाले खरगोश, हाई फाइव। वूश, युद्ध में क्षतिग्रस्त काली मोजों में लिपटा विशालकाय लंबे कान वाला खरगोश पलक झपकते ही आ पहुंचा। उसके चाबुक जैसे कान आरसेस के बगल में जोर से लगे। बूम, विनाशकारी हाइपर बीम कई बार विक्षेपित हुई और दूर स्थित एक पर्वत शिखर से टकराकर उसे पल भर में नष्ट कर दिया। चीख, तेज हवा के बीच पित्जियोर ने अपने पंख फड़फड़ाए और समूह के सामने आ गया। यान शियाओ मुड़ी, इस अवस्था में इससे संवाद करना लगभग असंभव है, इसलिए एकमात्र विकल्प है इसे हराना। सृष्टिकर्ता देवता आरसेस को हराना। ब्रॉ की आंखें लगभग सिकुड़ गईं। क्या ये संभव भी है? डॉन ने सवाल किया। ऐश ने मुट्ठी भींची। यान शियाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कोई जरूरत नहीं, तुम सबको लेकर जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, ये पर्वत गिरने वाला है, इसे मुझ पर छोड़ दो। यान शियाओ ने सामने खड़े आरसेस की ओर देखते हुए कहा। मनुष्य, तुमने मुझे क्रोधित कर दिया है। हाइपर बीम और अचानक हुए हमले के संयुक्त प्रभाव से अचेत हुए आरसेस ने अपने चारों ओर मौजूद 5 पत्थर की शिलाओं को तेजी से घूमते हुए देखा। अंत में एक शिला पर गहरे बैंगनी रंग की विशैली रोशनी चमकी और आरसीएस की सुनहरी अंगूठी और चारों खोर एक साथ बैंगनी भूरे रंग के हो गए। उसने दंडात्मक ऊर्जा का एक विस्फोट किया। बचने के लिए विकल्प जलधारा कॉम्बो। लंबे कानों वाला खरगोश 2 भागों में बढ़ गया। उसका विकल्प किरण को रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन टकराते ही वह तुरंत नष्ट हो गया। हालांकि इस संक्षिप्त अवसर का लाभ उठाते हुए मुख्य शरीर ने बिजली का बोल्ट सक्रिय किया। उसके हाथ और पैर पानी से लिपटे हुए थे और उसने तुरंत आरसीएस के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर 3 जलधाराएं छोड़ी। बैंग बैंग बैंग, आरसीएस ने खुद को संभाला और आसानी से हमले को रोक दिया। उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश प्रवाहित हुआ, जिससे वह सामान्य प्रकार में लौट आया और उसका आकार अचानक बढ़ गया। बैंग, लोपनी अचानक हुए हमले से अचंभित रह गया और हवा में बहुत ऊपर उछल गया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, आरसेस उसके पीछे टेलीपोर्ट हो गया और उसे जमीन पर पटक दिया। बूम, लोपनी पहाड़ की चोटी पर जोर से गिरा, जिससे धूल का बादल उठ गया। जैसा कि इसकी स्टैब एक्सट्रीम स्पीड से उम्मीद थी, यान शियाओ ने कहा। उसकी निगाहें धूल से निकलते हुए मेगा लोपनी पर टिकी थीं। लोपनी अब चमक रहा था, उसकी स्पीड बूस्ट अपने चरम पर थी। तो फिर आपकी एक्सट्रीम स्पीड के लिए धन्यवाद। लोपनी, मिमिक का फिर से इस्तेमाल करो। मिरो, लोपनी की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी आभा बढ़ गई और वह अपनी जगह से गायब हो गया। टकराव से उठी धूल ने एक अवतल चाप बना लिया, लेकिन आरसेस को इसका पता भी नहीं चला। लोपनी उसकी आंखों में तेजी से बड़ा हो गया था, उसकी प्रतिक्रिया सीमा के करीब पहुंच रहा था। एक छोटी सी चींटी पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही है। अपना घमंड दिखाते हुए उसने हार मानने से इनकार कर दिया और तुरंत अपनी दिव्य गति से हमले का डटकर सामना किया। बैंग बैंग बैंग, टकराव की गूंज आसमान में लगातार सुनाई दे रही थी। इंसानी आंखें अब इन घटनाओं को देख नहीं पा रही थीं। हर टक्कर से निकलने वाली दमनकारी आभा के जरिए ही उन्हें देर से महसूस किया जा सकता था। क्या ये वाकई मुमकिन रफ्तार है? शियाओ गैंग के माथे पसीने से भीग गए थे। शियाओ गैंग का मुंह खुला रह गया। यान शियाओ, क्या वो सच में आरसेस से मुकाबला करने जा रहा है? शियाओ जी ने मुट्ठी भींची। पिकाचू, हम भी एक दिन उस रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। पिकाचू, गार्चोंप की पीठ पर बैठी सिंडाकुल ये सब देख रही थी और अपने बेचैन साथी को थपथपाते हुए बोली, तुम्हें उससे लड़ने का मौका मिलेगा। बोलते ही उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। आमने सामने की टक्कर समझदारी भरा कदम नहीं है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, धड़ाम, एक बार फिर जोरदार टक्कर हुई, लेकिन इस बार एक आकृति हवा में गिरती हुई पहाड़ की ढलान से टकराए और धूल का गुबार उड़ा दिया। आकाश में आरसेस ने खुद को संभाला और धीरे धीरे यान शियाओ के सामने उतरा। उसकी सांस थोड़ी फूल रही थी। मनुष्य, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, रास्ते से हट जाओ। क्या ऐसा है? यान शियाओ ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, फिर आदेश दिया, बनी बैटन पास का इस्तेमाल करो। वूश, सुनहरी रोशनी से जगमगाता बैटन गड्ढे से फेंका गया और लाल चमक के साथ अपने पोके बॉल में वापस आ गया। यान शियाओ की कमर पर बंधी पोके बॉल उसी समय खुल गई। धप, विशालकाय ने एक कदम आगे बढ़ाया और बैटन को पकड़ लिया। रेगिंगीज लड़ाई में उतर आया। लड़के की आंखों में दृढ़ निश्चय था। शायद मेरा एक साथी तुम्हारा मुकाबला न कर पाए, लेकिन मेरे सभी साथी तुम्हें हराने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। प्रीवियस अध्याय 418 घर्षण की लड़ाई। आरसेस। नेक्स्ट। सेटिंग्स। टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, मूवीज, फिल्म अडेप्टेशन न्यूज़, फैंकी रैंडम नॉवेल्स, फैंटेसी नॉवल सीरीज, ट्रांसलेशन, इन्फिनिट लूप नॉवेल्स, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो, टोमोटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 419 बस मुझे बता दो कि तुम जीते या नहीं। रेगिंगीज, आरसेस के अवतार के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता दिखाई दी। कई लड़ाइयों के बाद भी ये चैंपियन स्तर के विरोधियों को आसानी से हरा सकता था, लेकिन एक ईश्वर स्तरीय प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक था। रेगिंगीज, गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग करो। रेगिंगी, पृथ्वी देवता के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने आरसेस के शरीर को भारी बना दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी चरम गति का प्रयोग किया, लेकिन उसकी गति पहले ही कम हो चुकी थी। झपट्टा मारो। रेगिंगीज ने अपनी भुजाएं फैलाईं और आरसेस से सीधे टकरा गया। धड़ाम, पहाड़ की चोटी से चट्टान के टुकड़े उड़ गए और भीषण कंपन के बीच पहाड़ की चोटी की ऊंचाई थोड़ी कम होती हुई प्रतीत हुई। यह हमला बराबरी पर समाप्त हुआ। अपनी धीमी शुरुआत क्षमता से मिली शक्ति के साथ रेगिंगीज आरसेस का सीधे सामना करने में सक्षम था। जारी रखो, झपट्टा मारो। रेगिंगीज हवा में उछला और जोरदार हमला किया, लेकिन आरसेस, जिसने पहले ही सबक सीख लिया था, ने उसे चकमा दिया, जहर वाले रूप में बदल गया और जहरीली धुंध का एक घना बादल छोड़ दिया। जहरीला। यान शियाओ ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए तुरंत अपना अंतिम हमला किया। इनसाइट का इस्तेमाल करो। इनसाइट प्रतिद्वंदी के विजन बूस्ट और नॉर्मल टाइप के प्रति घोस्ट टाइप की प्रतिरक्षा को नजरअंदाज करता है, जिससे हमला ज्यादा असरदार होता है। पफ, जहरीली धुंध ने रेगिंगीज को घेर लिया और उसे जहर की स्थिति में डाल दिया। थंडर वेव, यान शियाओ की शांत आवाज गूंजी और पहाड़ की चोटी पर बिजली की एक लहर फैल गई। आरसेस ने चकमा देने की कोशिश में एक्सट्रीम स्पीड का इस्तेमाल किया, लेकिन गुरुत्वाकर्षण और इनसाइट के संयुक्त प्रभाव से थंडर वेव पलट गई और सटीक वार किया। चटकने की आवाज, चटकने वाली बिजली ने आरसेस को घेर लिया और उसे लकवाग्रस्त कर दिया। उसी समय रेगिंगीज की धीमी शुरुआत की अवस्था समाप्त हो गई।
आरसीएस, ये लो। यान शियाओ की आंखें चमक उठी। उसके बाएं हाथ से जेड क्रिस्टल का उपयोग करके प्रकाश की एक किरण निकली। जेड मूव, अल्टीमेट इनविंसिबल ग्रेट इम्पैक्ट। रैगिंग ने एक जोरदार कदम बढ़ाया और पहाड़ की चोटी पल भर में ढह गई। अगले ही पल अभूतपूर्व गति के साथ वह आरसीएस की ओर ऐसे बल से दौड़ा मानो आकाश को भेद रहा हो। मनुष्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक देवता की महिमा को चुनौती देने की? हाँ। आरसीएस का सिर दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। प्रकाश की एक किरण आकाश को चीरती हुई निकली और लगातार विस्फोटों के बीच उल्कापिंड रैगिंग पर बरसने लगे। बूम 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 बूम। रैगिंग की गति लगातार कमजोर होती जा रही थी, लेकिन उसका लक्ष्य आरसीएस पर ही टिका रहा। बैंग, एक और कदम बढ़ाते हुए उसकी भुजा आरसीएस के सामने जोर से टकराए। धड़ाम, एक कान फाड़ देने वाली दहाड़। आरसीएस पीछे की ओर उड़ गया, जबकि रैगिंग ने अपना हमला पूरा करके जहर का असर किया और घुटनों के बल गिर पड़ा। शाबाश रैगिंग, बेवे, तुम्हारी बारी। पोकेबॉल्स बदल दिए गए और यान शियाओ ने पहले ही अदला बदली पूरी कर ली थी। बूम, दूर एक छोटी पहाड़ी से टकराकर आरसीएस धीरे धीरे अपनी गति खो बैठा। उसने खुद को शांत करने की कोशिश में अपना सिर जोर से हिलाया। तभी यान शियाओ की आवाज सुनाई दी, ताना मारो, भागो। बेबे ने मासूमियत भरा चेहरा बनाते हुए अपना पंजा बढ़ाया और इशारा किया। आरसीएस की आंखों में एक लाल बत्ती चमकी। उसने तेजी से अपना पंजा बढ़ाया, तुरंत युद्ध के मैदान में वापस आया और बेबे से टकरा गया। रास्ते में एक भयंकर रेतीला तूफान उमड़ पड़ा, जिसकी शक्ति असीम थी। यान शियाओ का चेहरा पागलपन से विकृत हो गया। भालू, आमने सामने की लड़ाई लड़ो और डटकर मुकाबला करो। काइट, भालू के शरीर में रक्त ऊर्जा का प्रवाह हुआ। उसकी मुट्ठियां चमक उठी और उसने एक जोरदार मुक्का मारा। बैंग, उस मुक्के से आरसीएस सचमुच पीछे की ओर गिर पड़ा। उसका पीछा करो, पूरी ताकत लगाओ। भालू ने अपनी गति तकनीक का प्रयोग किया और प्रकाश की किरण में परिवर्तित होकर आरसीएस के पीछे प्रकट हुआ। उसने एक और मुक्का मारा, जिससे आरसीएस हवा में उछल गया, फिर वह उसके पीछे कूद पड़ा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आरसीएस की आंखें सिकुड़ गईं, उसका शरीर हवा में मुड़ गया और उसने दंडात्मक प्रकाश की एक धारा उगल दी। बूम बूम बूम। भालू के वस्त्र पहने हुए अचानक हुए हमले में वह हवा में ही गिर पड़ा और पहाड़ की चोटी पर जा टकराया। उल्कापिंड की किरणें लगातार गिरती रहीं और पूरी पहाड़ की चोटी को अपनी चपेट में ले लिया। पत्थर, मिट्टी और घास के अनगिनत टुकड़े चारों ओर उड़ गए। मंदिर मलबे में तब्दील हो गया। पिजट पर सवार यान शियाओ पहाड़ की चोटी से दूर खड़ी रही। उसके होठों पर मुस्कान थी। आरसीएस की आभा पूरी तरह से कमजोर हो गई थी। ये न्याय का प्रहार एक भयंकर हमले से कहीं अधिक मृत्यु से पहले ऊर्जा का अंतिम विस्फोट था। तो मेरे महान उपहार को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। भालू के वस्त्र पहने हुए पुनरुत्थान का प्रयोग करो। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। आरसीएस की आंखें चौड़ी हो गईं। दूर खड़ी लैन झू ने भी अपनी भुआएं उठाईं। खंडहर हो चुकी पहाड़ की चोटी से एक सफेद पट्टी लहराए। अगले ही पल पहाड़ से एक गुलाबी और काली आकृति प्रकट हुई। टी भालू का रूप प्रकाश की एक लकीर में बदल गया, जो पल भर में आकाश तक पहुंच गया। उसने मुट्ठी भींचकर जबरदस्त ताकत से वार किया। धड़ाम, आरसीएस आकाश से नीचे गिरा और पहाड़ की चोटी पर जोर से टकराया। बैंग बैंग बैंग। उसकी गति कम नहीं हुई। वह पहाड़ की ढलान से नीचे फिसलता गया, रास्ते में अनगिनत विशाल पेड़ों और चट्टानों को तोड़ता हुआ अंत में आधे रास्ते में रुक गया। उसकी ताकत क्षीण हो रही थी। किट, भालू का शरीर बेजान हो गया और वह आकाश से नीचे गिर गया। तभी भालू के शरीर से एक नई आभा निकली। यान शियाओ की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह जानता था कि इस लड़ाई में भालू ने देवत्व की दहलीज पार कर ली है। शाबाश भालू, वापस आओ और आराम करो। यान शियाओ को याद आया, फिर उसने पहाड़ की ओर देखा। वहां आरसीएस का अवतार उठने की कोशिश कर रहा था। फिर से लड़ना चाहते हो? यान शियाओ ने ऊपर से पूछा। मनुष्य, तुम शक्तिशाली हो, लेकिन तुमने मेरी कमजोरी का ही फायदा उठाया। अवतार का चेहरा नाखुश था, लेकिन उसके शब्द अड़ियल थे। बस मुझे बता दो कि तुम जीते या नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अवतार चुप रहा। उसकी आंखें और भी उदास होती गईं। हालांकि मुझे नहीं पता कि आरसीएस ने तुम्हारे जैसा प्राणी क्यों बनाया, लेकिन इससे सृष्टिकर्ता देवता की प्रतिष्ठा सचमुच कम होती है। यान शियाओ ने शांत भाव से कहा। तुम? अवतार की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी, गुस्सा और स्पष्ट आश्चर्य और अनिश्चितता के भाव थे। उसका अस्तित्व हमेशा से एक रहस्य था, लेकिन उसके सामने खड़ा लड़का इसे भली भांति जानता था। लेकिन मुझे जिज्ञासा है, क्या तुम्हारे जैसे किसी को पकड़ना संभव भी है? यान शियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी हथेली में एक मास्टर बॉल प्रकट हो गई। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ये देखकर अवतार के चेहरे पर पहली बार घबराहट के भाव उभर आए। अपनी चोटों को नजरअंदाज करते हुए उसने दंडात्मक ऊर्जा की एक किरण छोड़ी। हालांकि गंभीर चोटों के कारण वह अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाया। इसके बजाय वह एक कमजोर रूप में दिखाई दिया। किरण की शक्ति काफी कम हो गई, उसकी गति और सीमा भी घट गई। फिर भी अधिकांश दिग्गज पोकेमोन इसका सामना नहीं कर सके। मैं तुम्हें स्पष्ट और निर्णायक रूप से हरा दूंगा। यान शियाओ ने क्रिस्टल ऑर्ब को हवा में उछालते हुए कहा और छोटा कछुआ अपने पोकेबॉल से बाहर आ गया। तालिबागोस, क्रिस्टलाइज हो जाओ। तालिबागोस। बूम, दंडात्मक ऊर्जा क्रिस्टल में लिपटे तालिबागोस पर सीधे टकराए और धुआं पूरे आकाश में छा गया। डॉट 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 प्रीवियस अध्याय 419। बस मुझे बता दो कि तुम जीते या नहीं। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, मूवीज, आइसबर्ग मिस्ट्री नॉवेल्स, एजेंट थ्रिलर बुक्स, नॉवेल्टी बुक कवर्स, ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन सर्विस, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल 0.81। यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल। एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 420। मैं फिर से एक उपकरण बन गया हूँ। वूश, आकाश में एक चकाचौंध भरी रोशनी चमकी, जिसने युद्धक्षेत्र के घने कोहरे और धूल के साथ साथ काले बादलों और अवशिष्ट ऊर्जा को भी पूरी तरह से दूर कर दिया। अखाड़े में एक क्रिस्टल जगत पर खड़ा एक क्रिस्टल पोकेमोन प्रकट हुआ। यह 18 विभिन्न गुणों की रंगीन रोशनी बिखेर रहा था, जिसके शीर्ष पर एक षटभुजाकार नुकीला क्रिस्टल नीला हिमभन चिन्ह था। छोटा कछुआ अपने क्रिस्टल रूप में अपने ही क्रिस्टल मॉडल पर खड़ा था, जो 18 षटभुजाकार गुणों वाले क्रिस्टलों से घिरा हुआ था और नीचे एक गोलाकार क्रिस्टल जगत था। यह आकाश में लटके हुए तारे जैसा लग रहा था। यह क्या है? क्या यह एक पोकेमोन है? ऐश और अन्य लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। यहाँ तक कि पास में खड़ी सिंथिया भी अपने दिल में एक सिहरन महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। अपनी तेज दृष्टि से वह स्वाभाविक रूप से देख सकती थी कि इस पोकेमोन में पौराणिक स्तर से भी अधिक शक्ति थी।
लेकिन यान शियाओ ने इसकी स्वीकृति कैसे प्राप्त की? टेलॉर्गस क्रिस्टल क्लस्टर भागो। नन्हे कछुए की प्यारी सी चीख के साथ आकाश से तारों की एक श्रृंखला गिरी और पल भर में अवतार को घेर लिया। बूम, एक भयानक झिलमिलाती सफेद ऊर्जा का विस्फोट हुआ जिसका नजारा बेहद खूबसूरत था। काफी देर बाद झटके शांत हुए और आरजीएस जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, मानो इस तरह अपना गुस्सा जाहिर कर रहा हो। लेकिन अगले ही पल एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ मास्टर बॉल उसके सिर पर जा लगी। धड़ाम, मास्टर बॉल जमीन पर गिर गई, अवतार को पकड़ने में नाकाम रही। स्पष्ट रूप से इस अवतार को पकड़ा नहीं जा सकता था। कितना अफसोस। यान शियाओ ने अपना सिर हिलाया और अवतार के चारों ओर मौजूद 5 पत्थर की शिलाओं पर अपनी नजर डाली। मानो उसकी निगाहें महसूस करते ही उसकी आंखों में दहशत झलक उठी। अपने जख्मों की परवाह न करते हुए वह अंतरिक्ष में तेजी से गुजरा और गायब हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बस यूं ही यान शियाओ थोड़ा अचंभित रह गया। क्या वह डर गया था? ठीक है, अब ये तुम्हारा है। यान शियाओ ने उसे 2 पौराणिक घन दिए, फिर पहाड़ की तलहटी की ओर देखा। वहां पत्थरों का ढेर था। वूश, पत्थरों के ढेर से एक हाथ निकला, उसके पीछे बिखरे हुए गहरे लाल बाल थे। आउच आउच, कौन है? कितना दुष्ट। मुसाशी बड़बड़ाते हुए बाहर निकला, उसके सिर में एक सड़ता हुआ राजदंड फंसा हुआ था। अरे मुसाशी, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे सिर पर चोट लग गई है। म्याऊं 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 ने अपने शरीर से धूल झाड़ी और मुसाशी के बालों की ओर इशारा किया। मेरे प्यारे, शानदार और सबसे गौरवशाली बाल, क्या हुआ? मुसाशी ने घबराकर अपने बालों को संवारा, तभी उसे अपने बालों में लिपटा हुआ एक राजदंड दिखाई दिया। ये तो किसी प्राचीन वस्तु जैसा लग रहा है, शायद इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो। कोजिरो ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा। मुसाशी की आंखें तुरंत चमक उठी। यह कितना अद्भुत एहसास है। वूश, यान शियाओ पित्जियोर पर सवार होकर तीनों के सामने आ पहुंचा। हवा का एक झोंका उन्हें लगभग पलट ही देता। अरे, ये क्या कर रहे हो? ये तो हमें मिली एक प्राचीन वस्तु है। मुसाशी ने अपना राजदंड अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया, जबकि कोजिरो और म्याओ उसके सामने खड़े थे, मानो किसी दुर्जय शत्रु का सामना कर रहे हों। यान शियाओ, चाहे उसने उन्हें कितनी ही बार देखा हो, इन तीनों में एक अजीब सी हास्यप्रदता थी। तुम्हें इस राजदंड की कोई जरूरत नहीं है, तो इसे मुझे बेच दो। यान शियाओ ने बेरकिन को छोड़ते हुए कहा। मैं अपने दोस्तों से तुम्हें बढ़िया भोजन कराऊंगी, कैसा रहेगा? वैसे म्याओ, हमें ठीक से खाना खाए हुए बहुत समय हो गया है। हालांकि खाना खिलाते समय वह थोड़ा सख्त था, लेकिन हमने इतना खाया। अंत में तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जोर से सिर हिलाया। मुसाशी ने यान शियाओ की ओर मुड़कर कहा, तुम्हें लगता है कि तुम हमें सिर्फ एक बार खाना खिलाकर भगा दोगी? कम से कम 2 बार, नहीं 3 बार। बोलते हुए उसने 2 उंगलियां उठाई, फिर जल्दी से 3 कर दी। यान शियाओ हंसी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का खाना खिलाऊंगी। तीनों ने एक साथ भौहें उठाई। ठीक है। फिर उन्होंने राजदंड यान शियाओ के हाथों में थमा दिया। वापस नहीं लिया जा सकता। यान शियाओ मुस्कुराए। ठीक है। यान शियाओ की अनुमति मिलने पर बेबे ने उन तीनों को उठा लिया। कुछ ही छलांगों में बेबे उन तीनों को दूर ले गया। मेरी कमर टूट जाएगी। हवा में एक चीख गूंजी। यान शियाओ मुस्कुराए और राजदंड को वापस अपने बैग में रख लिया। उसके कान में एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया। डिंग, विशेष मिशन जीवन का स्रोत खोजें पूरा हो गया है। इनाम आपके सिस्टम बैग में भेज दिया गया है, कृपया इसे प्राप्त करें। जी हाँ, इस राजदंड के शीर्ष पर जड़ा रत्न ही असली जीवन रत्न था। इतिहास में डेमोक्ल्स को उसके अधीनस्थों ने सम्मोहित कर लिया था, जिन्होंने आर्सिस को मंदिर में बुलाकर उस पर हमला किया था। इससे आर्सिस क्रोधित हो गया, जिसने वहां मौजूद सभी को नष्ट कर दिया और गहरी नींद में सो गया। इस प्रकार डेमोक्ल्स की मृत्यु से पहले उसके हाथ में रहा असली राजदंड मंदिर के खंडहरों में खो गया। यान शियाओ को अभी एक मिशन पूरा करने के बाद सिस्टम नोटिफिकेशन मिला था और तभी वह पहाड़ की तलहटी में स्थित खंडहरों की जांच करने आया। उसने संयोगवश मुसाशी के सिर में गड़ा हुआ राजदंड देखा। इसे पाना कितना आसान था। गैस, इसी क्षण क्षितिज से गारचौंप की दहाड़ सुनाई दी। गारचौंप पर सवार सिंथिया धीरे धीरे यान शियाओ के बगल में उतरी। उसकी दूसरी आंखें उसे बड़ी उत्सुकता से देख रही थी, मानो वे पहली बार मिल रहे हों। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? यान शियाओ उसकी निगाहों के नीचे थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। इस साल के शीर्ष 8 चैंपियनों को शायद एक दुर्जय चुनौती का सामना करना पड़ेगा, सिंथिया ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। फिर अपने सिर पर बैठे यान शियाओ के छोटे कछुए की ओर मुड़कर पूछा, लेकिन मुझे जो जानने की उत्सुकता है वह यह है कि क्या तुम प्रतियोगिता में इन शक्तिशाली साथियों का उपयोग करना चुनोगे? यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, खैर, ये तो मेरे मूड पर निर्भर करता है। एक तरफा मुकाबला उतना दिलचस्प नहीं होता। ज्यादा आत्मविश्वास मत रखो, गारचौंप और मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। महिला चैंपियन ने अपने बाल झटक दिए। उसकी आंखों में लड़ने का जबरदस्त जोश था। उसके पीछे गारचौंप ने भी सही समय पर ड्रैगन की शक्ति का हल्का सा प्रदर्शन किया। यान शियाओ ने शुरू से ही देख लिया था कि सिंथिया का गारचौंप पहले ही लेजेंडरी स्तर पार कर चुका है, वरना वह गिरजना को इतनी देर तक रोक नहीं पाता। मैं फालतू की बातें करके समय बर्बाद नहीं करूंगी, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। बस याद रखना कि लड़ाई के दौरान गारचौंप के लिए एक मेगास्टोन लाना। यान शियाओ ने घमंडी मुस्कान बिखेरी। सिंथिया का चेहरा जम गया और उसने झुंझलाहट में आंखें घुमाई। ओ फेयो हैश। उसने ये भी देखा कि मेगा इवोल्यूशन के बाद गारचौंप की विनाशकारी शक्ति तो बढ़ गई थी, लेकिन उसकी फुर्ती एक स्तर कम हो गई थी। गति में इस बदलाव ने वास्तव में उसकी पसंदीदा दमनकारी रणनीति में कुछ कमियां उजागर कर दी। एक तरह से बेहतर यही था कि वह इवोल्यूशन न करे। यान शियाओ के चेहरे के भाव देखकर वह गुस्से से भर उठी। तभी सिंथिया की आंखें चमक उठी। वैसे ली को यहाँ जो हुआ उसकी जांच करनी चाहिए। प्रोफेसर यान, डॉक्टर होने के नाते आपको पूरा सहयोग करना होगा। यान शियाओ चौंक गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, सिंथिया मुस्कुराई, गारचौंप की पीठ पर कूदी और तेजी से भाग गई। पलक झपकते ही वह क्षितिज पर एक छोटे से काले बिंदु में बदल गई। वह गति किसी ऑफिस कर्मचारी के लिए इमारत से घर जाते समय लगभग अधिकतम गति थी। तो मैं फिर से काम से बचने का मोहरा बन गया हूँ, यान शियाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। गेराटिना, भाइयों, कृपया मुझे सहारा दीजिए, मुझे थोड़ा आत्मविश्वास दीजिए। प्रीवियस अध्याय 420, मैं फिर से एक उपकरण बन गया हूँ। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, यानडरे कैरेक्टर बुक्स, ट्रांसलेशन टूल्स और रिसोर्सेज, फिल्म अडेप्टेशन न्यूज़, अकेडमिक जीनियस रिसोर्सेज, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटीएल V0.81। यानामी अन्ना,